करने के ऊपर काम किया है। जो उपलब्ध पानी है, उस उपलब्ध पानी का अधिकतम उपयोग हम कैसे कर सकें, क्योंकि पानी एक सीमित संसाधन है। उस सीमित संसाधन की सीमितता को देखते हुए उपलब्ध पानी का अधिकतम उपयोग कर हम किस तरह से अपने देश में जो है पानी के को निर्बाध आपूर्ति कर पाएं, इस दृष्टिकोण से भारत सरकार सतत चिंतन मनन करते हुए काम कर रही है। इसमें मेरा भी मानना है कि सभी माननीय सदस्यों को इस गंभीर चिंता पर एक गंभीर प्रयास अपने अपने संसदीय क्षेत्र में करनी चाहिए। हाँ, एक मिनट उसके बाद और हमें प्रयास करना चाहिए कि हम किस तरीके से सरफेस वाटर को रोककर और तालाब बना सकें, तालाबों को गहरा कर सकें। इसमें अपना जो सांसद कोष निधि है उसका भी उपयोग होना चाहिए और जन सहयोग से भी करना चाहिए, ताकि हम पानी की जो चिंतित होने के लिए उसके लिए करें। सुदीप बंदोपाध्याय जी, मां नरेगा भी है, उसमें सभी है संसाधन का उपयोग। सर, व्हाट आई 75 तालाबों का अभियान चला था अमृत महोत्सव में, कई माननीय सांसदों ने अच्छे काम किए। ऐसे करना चाहिए अच्छे काम। सर, द मेन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द क्वेश्चन ऑफ हेमा मालिनी जी वाज interlinking of the rivers throughout the nation, which was proposed once by Atal Bihari Vajpayee ji. It was followed up by the next government also. But whether this proposal is at all viable, is it at all any possible which can be implemented in the country? If so, how far you have taken the lead or progress in this proposal? शॉर्ट में बता देना आप। देखिए, जल संसाधनों का अधिकतम उपयोग हो सके और हम दोहन कर सके, मैंने पूरे विस्तार से निवेदन किया था कि देश में लगभग 16-17% हिस्सा ऐसा होता है जहां हर साल बाढ़ आती है, और मैं जिस क्षेत्र से आता हूं वैसा देश भर में लगभग इतना ही हिस्सा ऐसा है जहां हर साल सूखे की चपेट होती है। हम इस तरह से एक वाटर ग्रिड बना करके एक सामने उपस्थित कर सकें, इसके ऊपर बहुत लंबे डेलिब्रेशंस होकर के विचार होकर के इस तरह का निर्णय हुआ है। और मैं ये मानता हूं कि ये सारे लिंक्स अगर सभी राज्य सहमत हो जाएं और ये सारे लिंक बना दिए जाएं, तो देश के जल संसाधनों की जो चुनौती है, वो चुनौती, जल की उपलब्धता की चुनौती को हम आने वाले सदियों तक के लिए एड्रेस कर सकते हैं। डॉक्टर M.K. विष्णु प्रसाद, इस पर बहुत लंबी चर्चा होगी, क्योंकि अगर इस तरह से चलेंगे तो अपने 20 प्रश्न हैं और प्रश्न लग रहे हैं केवल 3, इसलिए माननीय मंत्रीगणों से भी आग्रह, माननीय सदस्यों का आग्रह, संक्षिप्त में पूछें। क्वेश्चन नंबर 64, श्री मन्ने श्रीनिवास रेड्डी। माननीय मंत्री जी। सदन के पटल पे रखा गया है माननीय अध्यक्ष जी। श्री कोमती वेंकट रेड्डी। श्री विद्युत बरण महतो। विद्युत बरण महतो। अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री से मुराकाटी शाखा हमारे संसदीय क्षेत्र में जादूगोड़ा, मुसाबोनी, डुमुरिया प्रखंड के करीब 12,000 हेक्टेयर जमीन सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराए जाने का प्रबंधन है, जो मुख्यतः आदिवासी किसानों की गाजिया स्थिति खरकाई नदी पर वर्ष 2019-20 को 500 करोड़ लागत से बारज बनकर तैयार है। पिछले 3 वर्षों से मुड़ाकाटी शाखा नहर नहीं बनने के कारण सारे किसान इस सिंचाई सुविधा से वंचित है। विगत 4 वर्षों से माननीय प्रश्न पूछे ना सदस्य जी। मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूँ कि उक्त योजना को क्या जल्द से जल्द नहर निर्माण करने का काम करेंगे, ताकि उस क्षेत्र के किसानों को फायदा मिल सके। मैंने सभापति महोदय, जल क्योंकि राज्य का विषय है, इस तरह की योजना का निर्माण करना, DPR बनाना, उस योजना को लागू करना, नहरों का जो है जाल खड़ा करना और सिंचाई की सुविधा को बढ़ाना, ये सभी राज्य सरकार के दिशा में विशेषाधिकार में है। इस तरह का कोई भी प्रपोजल अभी भारत सरकार में लंबित नहीं है।
माननीय सदस्य यदि पत्र लिखेंगे तो मैं माननीय सदस्य के बिहाफ पर राज्य सरकार को उस पत्र को लिख करके इनकी चिंता को संसूचित करूँगा। राजीव प्रताप रूडी। धन्यवाद अध्यक्ष जी। हमारे बिहार में एक गंडक कैनाल है जहां वाल्मीकि नगर नेपाल की तरफ से पानी आता है 15,000 क्यूसेक, और उसके लिए 8,000 क्यूसेक बिहार का है, लेकिन पानी बिहार तक नहीं पहुंचता है। बार बार मैं इश्यू उठाता हूं, पानी चोरी हो जाती है। और उसके लिए एक बड़ा प्रस्ताव सेंट्रल वाटर कमीशन और गंगा फ्लड कंट्रोल से, क्योंकि मेरा जिला सबसे अंतिम है और सबसे कम सिंचाई की व्यवस्था है, भारत सरकार को प्रस्ताव प्राप्त हुआ, जिससे विमर्श समय समय पर होता रहा है माननीय मंत्री जी से, और इनकी भी संवेदना। और प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के तहत क्या भारत की सरकार इस 2 बड़ी योजनाएं जो गंडक केनाल के पानी को सारण जिला तक पहुंचाने के लिए प्रस्तावित है, जिसका बाढ़ नियंत्रण में भी एक प्रस्ताव है और एक इरिगेशन का भी है और एक बाढ़ नियंत्रण का भी है, ये दोनों प्रस्ताव भारत सरकार पर डीपीआर बनने के बाद भारत सरकार के इस 2 विभागों में प्रस्तावित है, जिसके बारे में भारत की सरकार क्या कोई निर्णय लेना चाहेगी, मैं आपसे आग्रह करना चाहूँगा। इस पर आपकी जानकारी भी है और मैं आपसे कुछ जानना भी चाहूँगा बिहार के हित में। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जिस विषय को लेकर के प्रश्न किया है, उस योजना की डीपीआर बन के जो पहले इन्वेस्टमेंट क्लियरेंस 2012 में हुआ था, वो बहुत ज़्यादा पुराना होने के जाते कॉस्ट या जो है रिवाइज कॉस्ट एस्टिमेशन करके उसके रिवीजन को वापस करना और एक बार फिर नए सिरे से इन्वेस्टमेंट क्लियरेंस देने की आवश्यकता थी। प्रपोजल के लिए वापस जो है इस को विचार के लिए जब वो प्रपोजल आया था, हमने CWC ने दौरे विचार इसे बिहार सरकार से कुछ और सूचनाओं को देने के लिए भेजा है। बिहार सरकार द्वारा एक बार उन सूचनाओं को देने के बाद उसका अप्रेजल करके उसके अनुरूप आगे कार्रवाई की जाए। निशिकांत दुबे। अध्यक्ष महोदय, बिहार और झारखंड का एक एक्सलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम में प्रोजेक्ट है बटेश्वर पंप नहर योजना। पिछले 20 साल से वो नहीं बन पा रहा है, जिसके कारण गोड्डा में जो गंगा का पानी आना है मेरे लोकसभा में, वो नहीं आ पा रहा है। मेरा मंत्री महोदय से आग्रह है या पूछना है कि वो AIBP का जो स्कीम है बटेश्वर पंप नहर योजना, उससे किसानों को पानी मिलेगा या नहीं मिलेगा, या राज्य सरकार की लापरवाही के कारण, बिहार सरकार के कारण वो कभी जिंदगी में वो पानी नहीं आएगा, यही पूछना था सर। धन्यवाद। देखिए, माननीय सदस्य से मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि निश्चित ही उनकी चिंता जायज़ है कि राज्य सरकार के रवैये के चलते हुए प्रोजेक्ट निश्चित रूप से डिले हुआ है, लेकिन ये कहना कि मिल पाएगा कि नहीं पाएगा, हम सबको आशान्वित रहने की आवश्यकता है, निरंतर प्रयास करते रहने की आवश्यकता है, और हम प्रयास करेंगे तो निश्चित ही आने वाले समय में इस दृष्टिकोण से जो है हमें सफलता मिलेगी। अभी तक मैं ये आग्रह करना चाहता हूँ माननीय सदस्य से कि इस विषय में राज्य सरकार ने, माननीय सदस्य ने मुझे पहले भी पत्र लिखा था, मैंने राज्य सरकार को उस पत्र को अग्रेषित किया है, लेकिन अभी तक राज्य सरकार की तरफ से किसी भी तरह का कोई प्रपोजल अभी प्राप्त नहीं हुआ है। क्वेश्चन नंबर 65, श्री श्रीधर कोटागिरी। Question number 65. Thank you, sir. While road safety is of primary importance, functionality and convenience of local population should also be considered. A greenfield highway currently under construction from Sattupalli to Devarpalli, covering 80 kilometers cutting across my parliamentary segment. There are 3 SC segments and 2 ST segments in the path. It was initially a 6-lane highway with service road on either side. I now realize that the service road was cancelled, causing a lot of hardship to the local farmers who have to approach their farmlands on a daily basis. It's adding a few extra kilometers for each of them. The service road, I was told, was cancelled because due to safety concerns, and also that it was an obstacle for the speed of the highway because it was meant to be an express highway. I request through you, sir, the development should be inclusive and not cause hardship to the local population or to anyone for that matter. So I request Honorable Minister to consider providing for a service road, just a service road, with no additional exits or entries to the highway. Land is also being acquired for the same. It can accommodate a service road as well. Without the service road, the local population are currently enraged and do not look at it as a road to development.
as there are only 2 entries and exits in the entire 50-kilometer stretch. Kindly, through you, sir, I request Honorable Minister to look into this matter and try and provide for it. Thank you, sir. Honorable Speaker Mahoday, basically the express highway is axis control, and the speed in the express highway is more than 100 kilometers, 120 kilometers. Now with the service road, there is a problem because already we are facing very crucial problem related with the road accident, which already you elaborated. Presently, unfortunately, in 2021, the number of road accident is 4,12,432, and in 2022 it is 4,61,312 accidents, that is 12% rise. Number of deaths, actually 2021 it was 1,53,972, and presently it comes to 1,68,491. The 10% is increase. Now the problem is that when we make the express highway, there are huge people demanding for increase in the speed, because some of the people driving on Delhi-Mumbai express highway with the speed of 140 kilometer, 160 kilometer, and they are asking me that you should relax the law related with the speed. At the same time, there is demand. Some of the people are telling me you reduce the speed, and that is the reason the accidents are increasing. Now the problem is that at the same time, if we can connect service road, then again it will be a problem. But by considering the convenience of the people, and when you are presenting this problem to me, I will again check it, verify it, and I will try to find out the way out. But one thing is absolutely correct, where I need cooperation from all the stakeholders related with road accident. It is very unfortunate. It is a loss of GDP of 3.14%. And the most unfortunate thing is 67% deaths belong to 18 to 45 years. The young people now, they are facing this problem. And I am very sorry, unfortunately, it is not a good success story of my department that we are trying our level best from last 9 years, but we are not in position to reduce the accidents and death, where we say a problem of human behavior. They have to obey the law, lane discipline, driving license, don't talk on the mobile phone at the time of driving. These are the small things where we need cooperation from the people. प्रश्नकाल समाप्त। माननीय सदस्यगण, मुझे कुछ माननीय सदस्यों द्वारा कुछ विषय पर स्थगन प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई है। मैंने स्थगन प्रस्ताव की किसी सूचना के लिए अनुमति प्रदान नहीं की है। सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र आइटम नंबर 2 श्री कृष्णपाल जी। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से आज की संशोधित कार्यसूची की क्रम संख्या 2 पर मेरे नाम के सामने सूचीबद्ध दस्तावेजों को सदन के पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 3 श्री रामेश्वर तेली जी। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से आज की कार्यसूची के क्रम संख्या 3 पर मेरे नाम से उल्लेखित प्रतिवेदन लोकसभा के पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 4 श्री कौशल किशोर जी। महोदय जी, आपकी अनुमति से मैं आज की पुनरीक्षित कार्यसूची में क्रम संख्या 4 पर मेरे नाम के समक्ष सूचीबद्ध कागजातों की एक प्रत हिंदी व अंग्रेजी में सभा पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 5 डॉक्टर किरीट भाई सोलंकी जी। महोदय, मैं आज की कार्यसूची में दर्शाए अनुसार अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के 19वें और 24वें प्रतिवेदन 17वीं लोकसभा में अंतर्विष्ट सिफारिशों टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की गई अंतिम कार्रवाई दर्शाने वाले विवरण की एक प्रति हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण सभा पटल पर रखता हूँ। धन्यवाद। आइटम नंबर 6 श्री दुलाल चंद्र गोस्वामी जी। सभापति महोदय, मैं गृह कार्य संबंधी अस्थायी समिति के निम्नलिखित 2 प्रतिवेदनों की एक प्रति हिंदी और अंग्रेजी में सभा पटल पर रखता हूं। प्रथम,
गृह मंत्रालय के अनुदान मांग 2023-24 के संबंध में विभाग संबंधित गृह कार्य संबंधी संसदीय अस्थायी समिति के 242वें प्रतिवेदन में अंतर्विषय सिफारिशों विमुक्तियों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई संबंधी समिति के 249वां प्रतिवेदन और उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्रालय के अनुदान मांग 2023-24 के संबंध में विभाग संबंधित गृह कार्य संबंधी संसदीय समिति अस्थायी समिति के 243वें प्रतिवेदन में अंतर्विषय सिफारिशों विमुक्तियों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई संबंधी समिति का 250वां प्रतिवेदन सभा पटल पर रखता हूं। धन्यवाद। शून्यकाल श्री धर्मवीर सिंह जी। सभापति जी, मैं आपके माध्यम से एक बहुत ही ज्वलंत और गंभीर मामला सदन व सरकार के संज्ञान में लाना चाहता हूं। जैसा कि सर्वविदित है कि पूरी दुनिया में भारतीय संस्कृति वसुदैव कुटुंबकम एवं समागम समाज व भाईचारे के लिए जानी जाती है। हमारा सामाजिक ताना बाना दुनिया में सबसे अलग है। पूरी दुनिया के लोग भारतीय संस्कृति विभिन्नता में एकता की कायल है। भारतीय समाज में सदियों से तयशुदा शादियां की परंपरा रही है। आज भी देश में लोगों का एक बड़ा हिस्सा अपने माता पिता या सम्मानीय पारिवारिक सदस्यों द्वारा तय की गई शादियों को ही प्राथमिकता देता है, जिसमें दूल्हा दुल्हन की सहमति भी होती है। तयशुदा शादियां कई चीज़ों का मेल कराने के आधार पर उन्हीं को ध्यान में रखकर निर्धारित की जाती है, जैसा कि सामाजिक व व्यक्तिगत मूल्य और पसंद, साथ ही उनके परिवारों की पृष्ठभूमि को भी प्राथमिकता दी जाती है। जैसा कि सर्वविदित है कि भारत में शादी को एक पारिवारिक पवित्र बंधन माना जाता है, जो कि 7 पीढ़ियों तक चलता रहता है। भारत में सदियों के जीवन भर पाने के लिए माना जाता है और यहाँ तलाक की दर संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की तुलना में 40% की तुलना में मात्र 1.1% है। ये देखा गया है कि तयशुदा शादियों में तलाक की दर बहुत कम होती है। हालांकि हाल के वर्षों में तलाक दर में काफ़ी वृद्धि हो रही है, जिसमें ज़्यादातर की वजह प्रेम विवाह होता है। इसलिए मेरा एक सुझाव है कि प्रेम विवाह में लड़का लड़की के माँ बाप की सहमति को जरूरी बनाया जाए, क्योंकि भारत में एक बहुत बड़े भाग में समगोत्र व एक ही गांव में शादी नहीं होती। इसलिए प्रेम विवाह से गांव में झगड़े बहुत होते हैं। इन झगड़ों में खानदान के खानदान बर्बाद हो जाते हैं। इसलिए दोनों परिवारों की सहमति जरूर बनाई जाए। अध्यक्ष महोदय, आजकल समाज में एक नई बीमारी ने जन्म लिया है। वैसे तो ये बीमारी पश्चिमी देशों की है। इस बुराई व सामाजिक बुराई को लिव इन रिलेशनशिप कहते हैं। लिव इन रिलेशनशिप एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें 2 लोग, महिला या पुरुष, बिना शादी के साथ रहते हैं। इस प्रकार के संबंध विशेष रूप से पश्चिमी देशों में बहुत आम हो चुके हैं, लेकिन यह बुराई अब हमारे यहाँ भी तेजी से फैल रही है। इसका नतीजा भी भयानक होता है। हाल ही में सरदा और आफ्ताब का मामला सामने आया था, जिसमें दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रहते थे। ऐसा कोई उदाहरण नहीं है, बल्कि रोजाना कोई ना कोई केस सामने आ जाते हैं। इससे हमारा कल्चर तो बर्बाद हो ही रहा है, समाज में नफरत व बुराई भी फैल रही है। दुनिया हमें जिस सभ्यता व संस्कृति के लिए जानती थी, अगर यही हाल रहा तो हमारी संस्कृति एक दिन दम तोड़ देगी और हमारे उनमें कोई फर्क नहीं रहेगा। इस संबंध में मेरा माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि लिव इन रिलेशनशिप के खिलाफ जल्द से जल्द कानून बनाया जाए, ताकि समाज से ये खतरनाक बीमारी खत्म हो सके। धन्यवाद। श्री राजन विचारे जी। मैं मेरे लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र को जोड़ने वाला महत्वाकांक्षी ऐरोली कलवा एलिवेटेड महत्वाकांक्षी प्रकल्प की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। मेरे लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में अंतर्गत आने वाले ठाणे रेलवे स्टेशन का भीड़ 40% अतिरिक्त भार कम करने के लिए कल्याण और डोंबिवली बंदापुर के श्रमिक वर्ग को सीधे नवी मुंबई तक पहुंचने के लिए यह मार्ग आसान हो जाएगा। वर्ष 2014 में पहली बार सांसद चुनने के बाद इस रेल बजट में तत्कालीन रेलवे मंत्री सुरेश प्रभु से मांग की गई थी कि इस अनुसार इस महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए 428 करोड़ का रुपए देने के लिए इस परियोजना का भूमि पूजन 10 दिसंबर 2016 में प्रधानमंत्री आदरणीय
नरेंद्र मोदी साहब और हमारे शिवसेना के प्रमुख आदरणीय उद्धव ठाकरे साहब के शुभ हाथों से हुआ था। इस परियोजना में एमएमआरडी द्वारा 1080 झोपड़ियों को पुनर्वसन के कारण इस परियोजना में देरी न होने के कारण इस परियोजना को 2 चरणों में किया गया था। 2018 में इस दीघा गांव रेलवे स्टेशन का काम शुरू हो गया। यह दीघा गांव रेलवे स्टेशन के पिछले 7-8 महीने से बनकर तैयार है। इस दीघा रेलवे स्टेशन के लिए 90 करोड़ का खर्चा भी किया गया है। ये स्टेशन शुरू न होने के कारण लोग ज़्यादातर अपने खुद के गाड़ी से इस्तेमाल करते हैं, जिस वजह से यहाँ ट्रैफिक जाम करने का सामना लोगों को करना पड़ता है। यहाँ के नागरिक भी इस उद्घाटन के प्रतीक्षा में कर रहे हैं। इस संबंध में आदरणीय देश के पंतप्रधान नरेंद्र मोदी साहब, रेलवे मंत्री, रेलवे राज्य मंत्री, मध्य रेलवे के प्रबंधक 4 बार स्मरण पत्र देने के बावजूद भी, ये स्टेशन पूरा होने के बावजूद भी ये काम शुरू नहीं किया गया है। इस दीघा स्टेशन के आसपास के क्षेत्र में बड़ी संख्या में आईटी कंपनियां हैं, रिलायंस है और बड़ी बड़ी कंपनी वहाँ पे है। इसलिए नौकरी के लिए आने वाले श्रमिक वर्ग को, स्थानिक नागरिकों का पैसा और समय दोनों व्यर्थ हो रहा है। इसलिए रेलवे स्टेशन को न खुलने के सेंट्रल रेलवे का भी मिलने वाला राजस्व भी कम हो रहा है। हाल ही में दीघा गाँव में ये अभियान किया गया था ये स्टेशन चालू करने के लिए। उस समय हजारों नागरिकों ने यहाँ पे सहभाग लिया था। मैं आदरणीय देश के पंतप्रधान नरेंद्र मोदी साहब और हमारे रेलवे मंत्री से अनुरोध करता हूँ कि पिछले 7-8 महीने से ये तैयार हुआ ये दीघा गाँव रेलवे स्टेशन को तुरंत चालू करें। धन्यवाद। मेरा माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि बात कृपया संक्षेप में कहने का प्रयास करें। श्री अशोक कुमार रावत जी। धन्यवाद चेयरमैन साहब। मैं मेरे मिश्रिक संसदीय क्षेत्र में लगातार जनता द्वारा बिल्हौर स्टेशन पर रेलगाड़ी स्टॉपेज की मांग की जा रही है। ट्रेन संख्या 14151, 14152 कानपुर आनंद विहार एक्सप्रेस, 19409 और 19410 अहमदाबाद गोरखपुर एक्सप्रेस, 22443, 22444 कानपुर बांद्रा एक्सप्रेस और साथ ही 05305, 05306 कानपुर अनवरगंज लाल कुआं स्पेशल ट्रेन। लगातार इन ट्रेनों की स्टॉपेज की मांग की जा रही है। इन ट्रेनों का स्टॉपेज बिल्हौर स्टेशन पर किया जाए। साथ ही मेरे संसदीय क्षेत्र मिश्रिक के अंतर्गत संडीला स्टेशन पर भी 13307 और 13308 किसान मेल और साथ ही 13005, 13006 पंजाब मेल एक्सप्रेस के भी ठहराव की लगातार जनता द्वारा मांग की जा रही है। मैं माननीय मंत्री जी से व्यक्तिगत रूप से मिल करके इसके लिए निवेदन भी किया है। मेरा सदन के माध्यम से अनुरोध है कि इन ट्रेनों के अप डाउन ठहराव का संदर्भित रेलवे स्टेशनों पर दिए जाने हेतु स्वीकृति प्रदान के लिए कृपा की जाए। धन्यवाद। डॉक्टर ST हसन जी। बहुत बहुत शुक्रिया सर। मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से कांट तहसील के बारे में आपको बताना चाहता हूं। इस तहसील से नॉर्दर्न इंडिया में मेडिकल, रुई और बैंडेज का पूरा बिजनेस होता है और सप्लाई होती है और जम्मू में बहुत व्यापारी लोग जाते हैं। कोविड से पहले सियालदा एक्सप्रेस नंबर 13152 और 13151 इस स्टेशन पर रुकती थी। कोविड के बाद इसको रोक दिया गया। ये जम्मू तवी तक जाती है ये एक्सप्रेस। मेरा आपके माध्यम से सरकार से कहना है कि इसको तुरंत चालू करा जाए, क्योंकि व्यापारियों को मुरादाबाद जंक्शन आने पे बहुत प्रॉब्लम होती है। दूसरा सर, कांट से ही जो अमरोहा जाने वाली रोड के ऊपर एक क्रॉसिंग है 443B, जिसके ऊपर जाम लग जाता है और इतना बड़ा जाम लगता है कि हरिद्वार मार्ग भी बाधित हो जाता है। इसके ऊपर एक ओवरब्रिज या अंडरपास बनने की बहुत सख्त आवश्यकता है। बहुत बहुत शुक्रिया। श्री महाबली सिंह जी।
सभापति महोदय, सहारा समूह में देश के करोड़ों लोगों ने अपनी गाढ़ी कमाई के पैसा को बचत करके इन्वेस्ट किया था, जमा किया था महोदय। उनकी मैच्योरिटी भी पूरी होने के बाद आज करीब 12 साल से सहारा समूह के देश भर के निवेशक धरना, आंदोलन, अनशन, प्रदर्शन करते करते महोदय कम से कम जो जमा किए हुए हैं सभापति महोदय, आंकड़ा के अनुसार जमा किए हुए लोग इलाज के अभाव में अपनी बेटी के शादी करने के लिए जो पैसे रखे थे वो नहीं मिल पाया, जिसके चलते अब तक हजारों लोग आत्महत्या कर चुके हैं देश में। लेकिन इसके बाद भी आज तक सहारा समूह ने इन्वेस्टरों को पैसा आज तक नहीं मुहैया करा पाई महोदय। जबकि स्थिति है महोदय कि इस जो सहारा समूह है, जो हमारी सरकार है, इससे भी सुप्रीम कोर्ट सहारा के मामले में फंसी हुई है और जो इस देश के सहारा समूह में जो निवेशकों ने पैसा किया, वो पैसे के अभाव में आज खाने बिना महोदय मर रहे हैं। इसलिए महोदय हम सरकार से आग्रह करना चाहते हैं कि देश के जो आम गरीब जनता है उसका क्या गुनाह है महोदय। उसने तो अपना पैसा जान करके इसलिए इन्वेस्ट किया था कि ये सरकार का एजेंसियां हैं, ये पैसा मेरा डूबेगा नहीं। लेकिन उन्हें आज ऐसा लग रहा है कि हमारी सरकार उन इन्वेस्टरों को पैसा दिलाने में अपने को असमर्थ साबित हो रही है, जिसके चलते आज बहुत बड़ी स्थिति दयनीय है। इसलिए हम सदन के माध्यम से सरकार से आग्रह करना चाहते हैं कि उन इन्वेस्टरों को, जहां तक सवाल है महोदय, मुझे जानकारी है कि सबसे ज्यादा इन्वेस्टर यूपी और बिहार के हैं। यूपी के कम से कम महोदय, 1 मिनट, बहुत गंभीर मामला है, यूपी के कम से कम 85 लाख लोगों ने 2200 करोड़ रुपया इन्वेस्ट किया है। बिहार के 55 लाख लोगों ने 1500 करोड़ रुपया इन्वेस्ट किया है। इनमें से कितने लोग पैसे के अभाव में, इलाज के अभाव में दम तोड़ दिए महोदय। इसलिए हम सदन के माध्यम से सरकार से आग्रह करना चाहते हैं कि कुल काम, सब काम छोड़ करके महोदय आप ऐसी अपील मत कीजिए। माननीय सांसद, ऐसी सबका अपना विवेक है, सभी माननीय सदस्यों का। अध्यक्ष महोदय, आप भेज दीजिए स्लिप, आप अपनी स्लिप भेज दीजिए। अध्यक्ष महोदय, यहाँ मेरे क्षेत्र में, हाँ ठीक है, ओके, आपकी बात पूरी हो गई। जी 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 जी। अध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र शिरडी लोकसभा मतदार संघ में जो गए 55 साल किसानों को पानी नहीं मिल रहा था, मैं अभिनंदन करना चाहता हूँ देश के पंतप्रधान नरेंद्र मोदी साहब का। यहाँ 55 साल के बाद किसानों को पानी मिला, इसके लिए किसान आनंदित है। और आनंदित होने से मैं देश के पंतप्रधान नरेंद्र मोदी साहब, जो वो टाइम के मंत्री है, हमारे महाराष्ट्र के नेता नितिन गडकरी साहब, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का अभिनंदन करेंगे कि 55 साल के बाद 182 गांव को पानी मिला। ये पानी मिलने के बाद मेरे संसदीय क्षेत्र में जो घाट बाते का पानी है, जो सह्याद्री से समुद्र के तरफ जाने वाला पानी है, 115 टीएमसी पानी बांध अड़ा के वो 115 टीएमसी पानी या शिरडी और नासिक और नगर या मराठवाड़ा के लिए उपलब्ध कराएंगे तो किसानों के लिए लाभ होगा। मैं आपसे विनंती करता हूं कि 2005 में महाराष्ट्र में समान जल वितरण अधिनियम कायदा पास हुआ है, उससे जो किसानों को हमारा हक है, ब्रिटिश कालीन जो सरकार शासन था, उसने अकाल पीड़ित तहसील है हमारे, उसको पानी देने का निर्णय किया। फिर 2005 का कायदा किया, वो जो ब्रिटिशों ने न्याय दिया था हमारे लिए, जो तहसील है हमारे, जो अकोला है, संगमनेर है, राहता है, कोपरगांव है,
या राहुरी है, श्रीरामपुर और नेवासा के लिए न्याय दिया था। वो न्याय 2005 का कानून पास करने के बाद जो हमारा पानी कम हो गया, पानी उपलब्ध करने के लिए मेरा एक सुझाव है कि जो घाट माते का पानी उपलब्ध कराए। उसके लिए मैं आपको विनती करता हूं कि 2005 में जो मराठवाड़ा में एक जायकवाड़ी डैम बनाया गया, उसमें 109 टीएमसी पानी उपलब्ध है। महाराष्ट्र में जो नासिक नगर का पानी उपलब्ध है वो 80 टीएमसी पानी है, और ये पानी उपलब्ध होने से हमारे को दिक्कत हो रही है। मैं आपसे माध्यम से ये बोलना चाहता हूँ, 115 टीएमसी पानी अड़ा के जो हमारे जो तहसील है, गोदावरी है, मुड़ा है, पवरा नदी है, उसके ऊपर एक कोल्हापुरी बांध करके जो 15 टीएमसी पानी अड़ा के हमारे किसानों को न्याय मिले। और 5 टीएमसी पानी जो अतिरिक्त पानी है, जो संगमनेर है, कोपरगांव है, या ठिकाणी रहता है, ये श्रीरामपुर तहसील है, उसको पानी देने के लिए 5 टीएमसी पानी उपलब्ध करा के ये किसानों वंचित हुए ये किसान है उसको न्याय दी। मैं शिरडी से सांसद होने से मैं आपसे बाबा का संदेश है श्रद्धा और समृद्धि का, मैं आपसे विनती करूंगा कि 115 टीएमसी पानी उपलब्ध करा के हमारे को 20 टीएमसी पानी, 1 मिनट सर, 20 टीएमसी पानी शिरडी को देके, 10 टीएमसी पानी नासिक को देके, बाकी जो बचेला पानी है, जो अतिरिक्त पानी होगा वो मराठवाड़ी जायकवाड़ी को दे। ये तुरंत आप महाराष्ट्र शासन को निर्देश कीजिए, वो प्रस्ताव मंगा के राज्य के ओर से वो तुरंत मंगा के उसको मान्यता दे। धन्यवाद। निंबालकर जी कृपया संक्षेप में बात रखें। धन्यवाद सभापति महोदय। धन्यवाद सभापती महोदय। मी आपल्या माध्यमातून धाराशिव आणि सोलापूर जिल्ह्यामध्ये शेतकऱ्यावर एक सुरत चेन्नई राष्ट्रीय महामार्ग आणि दुसरा सोलापूर तुळजापूर धाराशिव रेल्वे मार्ग, ह्या 2 प्रकल्पाच्या भूमी संपादनाच्या प्रक्रियेत होत असलेल्या अन्यायाबाबत केंद्र सरकारचं लक्ष वेधू इच्छितो। अध्यक्ष महोदय, ह्या दोन्ही प्रकल्पाचं भूसंपादन त्या ठिकाणी प्रक्रिया चालू आहे। ह्या भूसंपादन प्रक्रियेमध्ये मोठ्या प्रमाणात शेतकऱ्यांची मागणी आहे की त्यांची जमीन ही थेट खरेदीच्या पद्धतीने त्या ठिकाणी संपादित केली जावी। त्याच्या पाठीमागचं कारण असं आहे की थेट खरेदीने जर भूमीचं संपादन झालं तर शेतकऱ्याला त्याच्या जमिनीच्या किमतीच्या 5 पट त्या ठिकाणी रक्कम मिळते, पण दुर्दैवाने त्या ठिकाणी थेट खरेदीनं जमिनीचं संपादन न करता त्या ठिकाणी सक्तीचं भूसंपादन त्या ठिकाणी केलं जाते, ज्याच्यामुळे शेतकऱ्यांना 4 पटीच्या मोबदला त्या ठिकाणी ह्या प्रकल्पामध्ये मिळतोय। अध्यक्ष महोदय, आपल्या माध्यमातून मला आपल्याला लक्षात आणून द्यायचं आहे की महाराष्ट्रामध्ये पुणे मिरज ब्रॉडगेज असेल, बारामती फलटण लोणंद नवीन रेल्वे मार्ग असेल, वदासा गडचिरोली नवीन ब्रॉडगेज रेल्वे मार्ग आहे, ह्या सगळ्या रेल्वेच्या भूसंपादन प्रक्रियेमध्ये त्या ठिकाणी थेट खरेदी करण्यात आली। ह्याचा फायदा तिथल्या शेतकऱ्यांना झाला, 5 पटीने मोबदला मिळाला। माझी ह्याच पद्धतीनं राज्य सरकारचा सुद्धा 2015चा GR आहे की पहिल्यांदा भूसंपादन प्रक्रिया थेट खरेदीने त्या ठिकाणी अंमलबजावणी करावी, पण दुर्दैवाने धाराशिव तुळजापूर सोलापूर ह्या रेल्वे मार्गाचं मात्र भूसंपादन होत असताना त्या ठिकाणी कंपल्सरी पद्धतीने ॲक्विजिशन सक्तीचं भूसंपादन त्या ठिकाणी केलं जात आहे। अध्यक्ष महोदय, हा धाराशिव जिल्हा जो आहे त्या धाराशिव जिल्ह्यामध्ये सुरत चेन्नईचा राष्ट्रीय महामार्ग पण जातोय। ह्या महामार्गामध्ये सुद्धा सक्तीचं भूसंपादन त्या ठिकाणी केलं जातंय, जेव्हा की शेतकरीची मागणी आहे की थेट खरेदीच्या पद्धतीने भूसंपादन त्या ठिकाणी व्हावं, कारण 5 पट मोबदला मिळतोय। अध्यक्ष महोदय, धाराशिव जिल्हा हा आकांक्षित जिल्हा आहे, ॲस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट आहे। महाराष्ट्रामध्ये सगळ्यात जास्त शेतकऱ्याच्या आत्महत्या होणारा हा जिल्हा आहे। अध्यक्ष महोदय, आपल्या माध्यमातून विनंती आहे की त्या शेतकऱ्याला न्याय द्यायची गरज आहे, त्यांना मदत करायची आवश्यकता आहे। अशा परिस्थितीमध्ये शेतकऱ्यांना 5 पट मोबदला मिळावा ही तिथल्या शेतकऱ्याची माफक अपेक्षा आहे। अध्यक्ष महोदय, मला आपल्या माध्यमात लक्षात आणून द्यायचं आहे की भारत 1947ला स्वतंत्र झाला, पण दुर्दैवाने मी ज्या भागात मराठवाड्यात राहतो, मराठवाड्याला स्वतंत्र व्हायला सुद्धा किमान 1 वर्ष त्या ठिकाणी वेळ लागलेला आहे। अध्यक्ष महोदय, ह्या सगळ्या बाबीचा विचार करून केंद्र सरकारने ह्या प्रकरणामध्ये लक्ष घालावं आणि ही भूसंपादन प्रक्रिया
त्या ठिकाणी थेट खरेदीच्या माध्यमातून केली जावी, जेणेकरून माझ्या भागातल्या शेतकऱ्याला 5 पटीनं अधिकचा मोबदला मिळेल आणि न्याय मिळेल, ही माझी आपल्या माध्यमातून. Sir, I would like to raise the matter regarding the suspended stoppage of trains in many railway stations in Kerala after COVID pandemic. Now the situation is changed and normalcy is restored. The suspended stoppage are not restored at many railway stations, and also many travelling problems faced by the passengers in Kerala. Sir, on last 4th, 2 female students travelling in Parishuram Express fell unconscious in a suffocated stampede. Due to the uncontrollable rush, train passengers in Kerala have been facing the miserable journey after COVID pandemic. Due to insufficient number of trains, many passengers have to rely on the same train in the morning and evening. Holding up trains, including passenger trains, to allow other trains to pass causes physical inconvenience to the passengers and make it difficult to them to reach school, workplaces and other needs on time. Due to Shabarimala pilgrim season and Christmas holidays, there will be rush of passengers from neighboring states, from Andhra, Telangana, Karnataka, Tamil Nadu to Kerala, and also metro cities like Delhi and Bombay. I therefore request to the Honorable Railway Minister sanction more passenger trains and special trains from metro cities to avoid rush in Christmas, Shabarimala pilgrim season and New Year season. Thank you, sir. Shri S.R. Parthivanji. தமிழகத்தினுடைய மிகப்பெரிய மாவட்டமாக இருக்கக்கூடிய சேலம் மாவட்டத்தில் ரயில்வே கோட்டம் அமைக்கப்பட வேண்டும் என்று சொல்லி தந்தை பெரியார் அவர்கள் 1952ஆம் ஆண்டு சேலத்தில் நடந்த மாநாட்டிலே ஒரு தீர்மானத்தை நிறைவேற்றி சேலம் மாவட்டம் பொருளாதார வளர்ச்சி அடைவதற்காக ரயில்வே கோட்டம் மிக முக்கியம் என்பதை வலியுறுத்தினார். அதைத் தொடர்ந்து சேலம் மாவட்டத்தினுடைய முன்னாள் அமைச்சர் மரியாதைக்குரிய அண்ணன் வீரபாண்டியார் அவர்கள் பல்வேறு போராட்டங்களை முன்னெடுத்து சேலம் மாவட்டம் வளர்ச்சி அடைய வேண்டும் என்றால் சேலம் ரயில்வே கோட்டம் மிக முக்கியமானது என்பதை வலியுறுத்தி பல கட்ட போராட்டங்கள் நடத்தி வீரபாண்டியார் அவர்கள் சேலம் ரயில்வே கோட்டம் அமைப்பதற்கு காரணமாக இருந்தார். அதைத் தொடர்ந்து தமிழக முதல்வர் அதைத் தொடர்ந்து You have changed your subject? No, no subject. You are not speaking of the subject you have mentioned. ரயில்வே கோட்டம் அமைப்பதற்காக தமிழக முதல்வர் அவர்கள் same subject sir, same subject. Come to the same. Please. தலைவர் கலைஞர் அவர்கள் ரயில்வே கோட்டத்தை தொடங்கி வைத்தார். அதன் தொடர்ச்சியாக சேலம் ரயில்வே கோட்டமானது இந்திய ரயில்வேயின் தெற்கு ரயில்வே மண்டலத்தின் ஒரு ரயில்வே ஆகும். இது 2006 பாலக்காடு ரயில்வே குழுவிலிருந்து பிரிக்கப்பட்டு தமிழ்நாட்டிலே 15 மாவட்டங்களை உள்ளடக்கி 795 கிலோமீட்டர் தூரம் கோயம்புத்தூர் சந்திப்பு பிரிவின் மிக முக்கியமாகும். ரயில்வே கோட்டத்தில் இருக்க வேண்டிய மிக முக்கியமான பிட்லைன் எனப்படும் ரயில் பெட்டிகள் பராமரிப்பையும் ETR இன்ஜின் டர்ன் ரவுண்ட் எனப்படும் ரயில் இன்ஜின் ரயில் பெட்டிகள் மாற்றி அமைக்கும் வசதி இந்த சேலம் ரயில்வே கோட்டத்தில் இல்லை. சேலத்தில் பிட்லைன் அமைந்தால் இங்கே ரயில் பெட்டிகளை பராமரிக்க வசதி கிடைக்கும். இதன் மூலம் சேலத்திலிருந்து புதிய வழித்தடங்களில் ரயில்களை இயக்க முடியும். இதற்காக சேலம் டவுன் ரயில் நிலையம் அருகே பொனவாப்பேட்டை செயல்பட்டு வந்த சேலம் கிழக்கு ரயில் நிலையத்தை மீண்டும் ஏற்படுத்த வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறேன். சேலத்தில் பிட்லைன் வசதி ஏற்படுத்தப்பட்டால் சேலம் ஜங்ஷன் ரயில் நிலையத்தில் பகல் முழுவதும் வீணாக நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருக்கும் சேலம் சென்னை எழும்பூர் விரைவு ரயில் பராமரிப்பு செய்து சேலம் கோவை அல்லது சேலம் திருச்சி என குறுகிய வழித்தடங்கள் இயக்கப்பட வாய்ப்பாக ஏற்படும். இதேபோல அயோத்தியா பட்டணத்தில் உள்ள 2வது ரயில் நிலையமாக ஏற்படுத்தினால் சேலம் மயிலாடுதுறை விரைவு ரயில் சேலம் கோவை மற்றும் சேலம் காட்பாடி பயணம் ஆகியவற்றை அயோத்தியா பட்டணத்திலிருந்து இயக்குவதன் மூலமாக சேலம் டவுன் சேலம் செவ்வாப்பேட்டை ரயில் நிலையங்களுக்கு உட்பட்டவர்களுக்கு நேரடியாக வசதி கிடைக்கும். சேலம் ரயில் நிலையத்தில் பிளாட்ஃபார்ம் 1 மற்றும் 2 ஆகியவற்றின் நகரும் படிக்கட்டு வசதிகள் ஏற்படுத்திட வேண்டும். இதன் மூலம் வயதானவர், உடல்நலம் குறைந்தவர் மற்றும் மாற்றுத்திறனாளிகள் பயனடைவார்கள். சேலம் ரயில்வே கோட்டமாக இருந்தபோது அதன் வழியாக செல்லும் ரயில்களுக்கு EQ சேவையினை வழங்கிட பெங்களூர், திருவனந்தபுரம் மற்றும் பாலக்காடு ஆகிய கோட்டங்களையும் நம்பியுள்ள வேண்டியுள்ளது. எனவே சேலம் வழியாக செல்லும் அனைத்து ரயில்களும் EQ வசதி சேலத்திற்கு வழங்கிட வேண்டும் என்ற இந்த நேரத்தில் கேட்டுக்கொள்கிறேன். ஓமலூர் மேட்டூர் செல்லும் வழியிலே உள்ள லெவல் கிராசிங்கில் ஆயிரக்கணக்கான வாகனங்கள் மேட்டூர் டேம் மற்றும் கெம்ப்ளாஸ்ட் போன்ற நிறுவனங்கள் இருக்கிறது. அந்த பக்கம் ஆயிரக்கணக்கான வாகனம் வந்து செல்வதால் பல மணி நேரம் காத்திருக்க வேண்டிய டிராபிக் ஜாம் ஏற்படுகிறது. ஆகவே இந்த பகுதியிலே லெவல் கிராசிங்கில் உயர்மட்ட பாலம் ஒன்று அமைத்து கொடுத்து அந்த பிரச்சனை தீர்க்க வேண்டும். வண்டி எண் 22152
சென்னை சேலம் எக்ஸ்பிரஸ் தற்பொழுது நள்ளிரவு 11:50 மணிக்கு சென்னை இதனால் பயனாளிகள் சிரமப்படுகிறார்கள். கொரோனா நோய் காலத்துக்கு முன்பு இருந்த வண்டியில் புறப்படும் நேரத்தை மீண்டும் 10:40க்கு மாற்றி அமைக்க வேண்டும் இந்த நேரத்தில் நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன். नंरी वणक्कम. श्री विद्युत बरन बैतू जी. धन्यवाद सभापति महोदय. माननीय सभापति महोदय, आपका ध्यान अति महत्वपूर्ण विषय की ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना अंतर्गत सुवर्ण रेखा परियोजना SMP के खरकाई दाएं मुख्य नहर के निःशुल्क मुराकाटी शाखा नहर टेनियल एकरनामा के पुनर्जीवित करने की आवश्यकता है. उक्त संबंध में 2019 में केंद्रीय जल आयोग नई दिल्ली द्वारा फास्ट ट्रैक परफॉर्म क्लियरेंस FTPC के अंतर्गत सुवर्ण का परियोजना 14,959.744 करोड़ के रुपया के तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गई, जिसमें मुड़ाकाटी शाखा नहर का निर्माण का प्रस्ताव सम्मिलित था. पूर्व में 2010 में प्राइस लेवल का परियोजना कॉस्ट ₹6613.34 करोड़ इन्वेस्टमेंट क्लियरेंस प्राप्त कर जल संसाधन विभाग झारखंड सरकार द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई थी. जल संसाधन विभाग झारखंड सरकार के पत्रांक 1/PMC कार्य 996/2017-46/2020-21 रांची दिनांक 19/3/2021 द्वारा परियोजना को 12.849.46 करोड़ रुपया का स्वीकृति प्रदान की गई. मुड़ाकाटी शाखा नहर निर्माण कार्य सुप्तावस्था में रखा गया. मुड़ाकाटी शाखा नहर कुछ भाग में 3 एकरनामों के तहत एकरनामा संख्या SBD 1/2019-20 SBD 02/2019-20 तथा SBD 3/2019-20 दिनांक 11/1/2000 के अंतर्गत कार्य प्रारंभ करने के एकरनामा 11/1/2020 को किया गया था. उस समय राज्य सरकार द्वारा 3 टनियल का निर्माण कार्य प्रशासनिक स्वीकृति दी गई थी. एकरनामा नहीं होने के 3.5 वर्ष बीत जाने के उपरांत दिनांक 17/5/2023 को टनियल का निर्माण कार्य को बंद कर दिया गया. उल्लेखनीय है कि महोदय, मुड़ाकाटी शाखा नहर जादूगोड़ा मुसाबोनी डुमुरिया प्रखंड करीब 12,000 हेक्टेयर जमीन सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने जाने का प्रशासन से जो मुख्यतः आदिवासी किसानों के गाजिया स्थिति खरकाई नदी पर वर्ष 2019-20 में 500 करोड़ से लागत बराज बनकर तैयार है. पिछले 3.5 वर्ष में यदि मुड़ाकाटी शाखा नहर निर्माण कार्य पूरा हो गया होता तो गरीब किसानों का सिंचाई व्यवस्था हो गया होता. विगत 4 वर्षों से औपचारिक रूप से जल संसाधन विभाग रांची द्वारा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना अंतर्गत सुवर्ण का परियोजना के लिए अतिरिक्त केंद्रीय अनुदान प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा गया. मैंने दिनांक 2009-2000 तक माननीय मंत्री जल शक्ति मंत्रालय दिल्ली टेनियल के 3 एकरनामा को पुनर्जीवित करने का आह्वान किया था, परंतु 2000 के अनुसूचित दर पर निर्माण टेनियल का पूरा कर एकरनामा जीवित कर 2000 अनुसूचित कर पूरा करने का निर्णय किया गया था. अतः महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार को अनुरोध है कि उपरोक्त तथ्यों को आलोक में मुड़ाकाटी शाखा नहर को टेनियल को 3 को एकरनामा को हेतु झारखंड सरकार को निर्देश किया करने की कार्य करें. धन्यवाद महोदय. इतना विस्तार से बोलना अपेक्षित नहीं है जी. धन्यवाद स्पीकर सर. सर, मेरे क्षेत्र अंडमान निकोबार आइलैंड्स के अंदर में सर एक ही म्यूनसिपल काउंसिल है जिसका नाम पोर्ट ब्लेयर म्यूनसिपल काउंसिल है, और इस म्यूनसिपल काउंसिल के अंदर में करीब 4000 मजदूर काम करते हैं. इसमें आपका रेगुलर मजदूर है, कैजुअल मजदूर है और डेली रेटेड मजदूर है. 1999 में सर म्यूनसिपलिटी का जो कचरा सफाई करने के लिए वहाँ पे सर करीब 1195 डेली रेटेड मजदूर को लिया गया था सर, जिनको एक दिन में सिर्फ 50 रुपया दिया जाता था. और ये 1195 जो डेली रेटेड मजदूर हैं, इनको 2015, 2017 और 2020 में सर बैच वाइज इनको कैजुअल किया गया. मेरा आपके द्वारा सरकार से ये मांग है सर कि ये 1195 जो हमारे मजदूर भाई हैं जो 1999 से काम कर रहे हैं, आज 2023 हो गया, करीब 24 साल का उनका सर्विस हो गया. ठीक है, कचरा में साफ करते करते लोग बीमार हो गए सर. उनका जो हेल्थ का कंडीशन ठीक नहीं है. ठीक है, उनके बच्चे बड़े हो गए हैं,
एक एक आदमी आज 20 साल से ज़्यादा काम कर चुका है, उनका उम्र 50 साल से ज़्यादा हो गया, अभी तक उनको रेगुलर नहीं किया गया। तो आपके माध्यम से मैं सरकार से ये मांग करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो 1195 हमारे कैजुअल मजदूर भाई है उनको जल्द से रेगुलर किया जाए, क्योंकि उनका रिटायरमेंट एज भी उनका पास आ चुका है। और अगर उनको नहीं किया जाएगा तो एक बहुत ही उनके साथ में एक जाति होगा सर, जो इंसान पूरा जिंदगी अपना अंडमान निकोबार के लोगों का सेवा में जो बिताया है और कोरोना के समय भी उन लोगों ने बहुत काम किया। तो यही मेरा आपके द्वारा सरकार से श्री मनोज तिवारी जी। धन्यवाद सभापति महोदय। मैं आपका ध्यान हमारी लोकसभा में लगभग 10,000 परिवारों का घर उजाड़ने की एक साजिश के तरफ दिलाना चाहता हूं, जहां देश में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 4 करोड़ बेघर को छत दे देते हैं और वो योजना दिल्ली में रोकी जाती है। ऊपर से जहां दिल्ली के बुराड़ी और तिमारपुर विधानसभा में 10,000 परिवार जहां 40 साल से बसे हैं, उस पर दिल्ली सरकार ऑर्डर करती है कि इनको तोड़ दिया जाए और इवैक्यू लैंड घोषित किया जाता है। आपको जान करके आश्चर्य होगा सभापति महोदय कि माननीय उच्च न्यायालय को दिल्ली की केजरीवाल सरकार से गलत हलफनामा दिया जाता है कि वो खाली लैंड है, जबकि वो 40 साल से वहां लोग बसे हैं। पीएम उदय योजना में जहां दिल्ली की सभी अनधिकृत कॉलोनियों को हमारे प्रधानमंत्री जी ने एज इज वेयर इज मान्यता दे दी है, उसमें शामिल है। उसके बाद भी वहां के लोगों को पता भी नहीं कि वो उनका केस चला और वो हार गए, हमें दोबारा हाईकोर्ट जाना पड़ रहा है, तब स्टे मिला है। ऐसे अत्याचार के दौरान मैं माननीय सभापति महोदय आपसे निवेदन करना चाहता हूं, सदन के माध्यम से मांग करना चाहता हूं कि पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच कराई जाए। आखिर किसको फायदा पहुंचाने के लिए केजरीवाल सरकार ने 40 साल से बने मकानों को तोड़ने की साजिश की, और ऐसे घोर निंदनीय कृत्य करने वाले लोगों को कठोर सजा देने के लिए भी कार्रवाई की जाए। सरकार हस्तक्षेप कर इन 10,000 गरीब परिवारों को बचाने की कोशिश करे, ये हम आपसे प्रार्थना करते हैं। एन.के. प्रेमचंद्रन जी। Thank you very much, Mr. Chairman, sir. Sir, my zero-hour submission is relating to the Anganwadi workers and Anganwadi helpers. I hope that the entire House will associate with me the submission to be made, because the Anganwadi workers and helpers, their life is very pathetic situation. So the salary and benefits of Anganwadi workers are meager and they are not able to meet their essential day-to-day expenses. But at the same time, the responsibility of the Anganwadi workers and helpers are very high, but the benefits available to them is very, very less. It is negligible. Even in my state, even the Anganwadi teachers, that is workers, the salary is less than 13,000 rupees per month. This is a meager allowance being provided to the Anganwadi workers and helpers. Sir, so my submission is, they have the demand, and I have given already a private member bill has already been introduced, and in which I have demanded for extending ESI benefit to the Anganwadi workers. So far it has not been considered. So since it is, and since the responsibility is very high and they have to retire without getting any pension, there is no retirement benefit, nothing is there. After 20 years, 30 years of service of a Anganwadi worker and helper, she has to retire without getting a single pie as pension or gratuity or insurance. Nothing is there. There is no medical benefit, nothing is there. So my submission is, I request the government to come out with an official bill providing the following facilities. That is, minimum allowance should be provided to the Anganwadi workers, minimum not less than 25,000 rupees, and for the workers, for the helpers, minimum 20,000 rupees. And the second demand is ESI medical benefit may be extended to Anganwadi workers and helpers. And the third one is retired Anganwadi workers and helpers may be provided with a minimum pension of not less than 5,000 rupees, for which I urge upon the government to come out with a government bill so as to provide all these benefits to Anganwadi workers and helpers. I request the government to respond it. And sir, this is a very important matter. I hope that the government will respond to it. Cabinet ministers are there, but unfortunately, they are not even listening to it. It is quite unfortunate. So we are seeking a response from the government regarding the
Anganwadi workers and Anganwadi helpers, extending the benefit to them, that has to be taken very seriously because it is a central as well as the state-sponsored scheme. They have to be protected. They are the major force of our country. जो एसोसिएट करना चाहते हैं, please send your slips. So once again, I urge upon the government to consider this request. Thank you very much, sir. Thank you, Chairman, sir. The tussle between Governor of Kerala and state government has put the entire higher education administration and governance on a standstill, and it is impacting the delivery of quality learning and critical areas of research. The lack of appointments of vice chancellors in almost all universities causing a total halt in continuity of administration and academics, and this situation demand an immediate resolution. Sir, the education excellence achieved in the higher education sector is under question as the political between governor and state government led by the Chief Minister is impacting the quality of education in the University of Kerala State. The post of academic significance like Vice Chancellor being used and exploited for satisfying political points is a blatant violation of UGC norms and guidelines. The controversy surrounding the appointment of Dr. Gopinath Ravindran is the latest of such a shameful incident that erode the quality of higher education in Kerala, sir. The same is the experience with the appointment of vice chancellors in Kerala Technical University, Fisheries University, and other universities. Even with the 14 universities are not regular vice chancellors. The purpose of education excellence and research output of national importance is not achieved as the institution have become the battleground for political contest and the people loyalty than academic quality are appointed through the back door, sir. Sir, this is a very serious situation in Kerala. Higher education in Kerala also facing serious problem because governor and state government is going different way. So governor is appointing vice chancellor, state government is appointing another vice chancellor. So the entire higher education system is totally paralyzed. And also the students are now going abroad. Put your demand now. Yeah, sir. The students, they are going to abroad because of this issue. In colleges and universities in Kerala, dropout is also there. Sir, number of students, they are going out the state. This is very serious matter, sir. I would like to request honorable... Every issue is very serious, whatever is put in parliament. No, this is an education issue, sir. Yes. Sir, you know Kerala education system is very... Kerala education system, everybody is appreciating. But the recent situation in Kerala, governor and state government going different way. The entire system is collapsed. Shri Vincent Chapalaji. Through you, sir, the government of India, especially the Ministry of Education, should interfere this matter and ensure the quality education in higher education sector. Chairman, sir, I urgently seek your intervention in urging the government of India to make a decisive determination on the implementation of the inline permit ILP in the state of Meghalaya. In 2019, the State Assembly of Meghalaya has passed a resolution that the ILP to be implemented as soon as possible. Regrettably, the citizens of Meghalaya continue to grapple with uncertainty as the government of India has yet to provide clarity on the matter, causing unrest and confusion. I respectfully implore you to leverage your esteemed position to prompt the government of India to make a clear and timely decision regarding Meghalaya's inclusion under the ILP, thereby offering much needed clarity to the people of Meghalaya. The establishment of ILP intended to protect the people from exploitation and alienation. Over the time, the ILP system has undergone a significant evolution,
regulation has been relaxed and diverse categories of permits have been introduced to cater the various needs, making the system adaptable. Sir, the implementation of ILP in Meghalaya will protect the tribal communities and also will contribute to the sustainable development of the region by regulating resources, mobilization, and equally distribution to the people. Thank you, sir. डॉक्टर सुजय राधाकृष्ण विखे पाटिल। धन्यवाद सभापति महोदय। सर, मेरे लोकसभा अहमदनगर के निर्वाचन क्षेत्र में भिंगार कैंटोनमेंट का निर्माण सन 1879 में किया गया और आज 2023 तक करीबन 25,000 सिविलियन पॉपुलेशन उस कैंटोनमेंट एरिया में रिसाइड करती है। कैंटोनमेंट एरिया डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट होने की वजह से सिविलियंस को काफ़ी दिक्कत होती है, जैसे कि ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई है, FSI की दिक्कत है, NOCs फॉर कंस्ट्रक्शन और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स। सर, पिछले 25-50 सालों से यहाँ पे जितनी भी सिविलियन पॉपुलेशन है उनको इतनी दिक्कतों का सामना किया गया कि हर बार मांग हुई कि हमें म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में लिया जाए। इसी के तहत हमारे देश के सम्माननीय संरक्षण मंत्री माननीय श्री राजनाथ सिंह जी के पहल से 16-10-23 और 26-11-23 को 2 उच्च स्तरीय मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ऑफिसर्स के साथ मीटिंग की गई और जिसमें ये तय किया गया कि ये भिंगार कैंटोनमेंट एरिया अबॉलिश करके इसकी जो सिविलियन पॉपुलेशन है इसको अहमदनगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में समायोजित किया जाए। इसी के तहत 3/12/23 यानी पिछले हफ्ते एक मीटिंग अहमदनगर में ली गई जिसमें सारे सिविलियंस को विश्वास में लेते हुए सबने इस बात से सहमति दी और सबका यही मसला था और सबने यही राय जताई कि हमें अहमदनगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में आना है। इसी के तहत आज मैं आपके माध्यम से मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को ये विनती करना चाहूँगा कि जल्द से जल्द एक्सक्लूजन ऑफ भिंगार कैंटोनमेंट एरिया फ्रॉम कैंटोनमेंट बोर्ड एंड इंक्लूजन इन अहमदनगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की जो प्रक्रिया है वो जल्द से जल्द पूरी की जाए और 3 महीने में इन सिविलियंस को म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में समायोजित करके इनकी सारी समस्याओं का हल ढूंढा जाए। धन्यवाद सर। सभापति महोदय, और मैं आज बिहार के 14 करोड़ लोगों का दर्द उठाने के लिए उठा हूँ, विषय उठाने के लिए उठा हूँ और मुझे विश्वास है कि भारत के 140 करोड़ लोगों की संवेदना इस विषय के साथ होगी। और अभी से 3 दिन पहले महोदय, ये देश में कहीं एक मौत हो जाती है तो लोग चिंता व्यक्त करते हैं। कर्नाटका के विजयपुरा जिला में 7 मजदूर जो हमारे यहाँ बेलदार कहलाते हैं, उनकी मौत कैसे हुई? उनकी मौत मक्के के जो ढेर लगे हुए थे एक फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में, अनुमान लगाइए महोदय, उनकी चीख लेकर के मैं सदन के भीतर आया हूं, बिहार के गरीबों की चीख लेके आया हूं महोदय। बोरे गिरने से अनुमान लगाइए कि कैसी व्यवस्था होगी। गोदाम में बोरे गिरने से 7 मजदूर चीख चीख कर मर जाते हैं और ये हमारे बिहार के वैसे मजदूर हैं। और उनकी आयु क्या थी? ये बेलदार थे जो सामान, जो बोरा उठा उठा के रखते थे और एक ही जाति की। उनकी आयु क्या थी? हम लोग यहाँ सदन में बात करते हैं देश के भविष्य का और नौजवानों का। एक की आयु 18 वर्ष थी, दूसरी की आयु 20 वर्ष थी, तीसरों की आयु 33 वर्ष थी, दूसरे की आयु 44 वर्ष थी। और मरने वाले कौन है? राजेश मुखिया पिछड़ी समाज से, खगड़िया से, शंभू मुखिया बेगूसराय से, राम ब्रिज समस्तीपुर से। पूरे बिहार के गरीबों का नक्शा देखिए। कृष्णा बेगूसराय से, लोकू यादव आपके क्षेत्र के बगल से, पटना के निकट का है, दुलार चंद्र बेगूसराय से, राम बुद्ध मुखिया समस्तीपुर से। महोदय, मैं ये नहीं कहना चाहता हूं इनकी पहचान गरीबों की ये है, ये सब पिछड़े समाज के हैं जिसकी दुहाई बिहार की सरकार लगातार करती है, जिसकी दुहाई जिन गरीबों के वोट पर लगातार पिछले 35 वर्ष से शासन कर रही है, वो इन गरीबों की चीख है। महोदय, पूरे भारतवर्ष में, और यही की कहानी नहीं है, पुणे में स्लैब गिरता है, मरने वाला मजदूर बिहारी है। बेंगलोर के सेप्टिक टैंक में जो सफाई करने जाता है वो मजदूर बिहारी है। दिल्ली के मंडी में आग लगती है, 36 लोग जल के मर जाते हैं, वो मजदूर बिहारी है।
पंजाब के लुधियाना में खेत से काम करके अपने घर में सोता है, वो मरने वाला बिहारी है जी। और हैदराबाद की फैक्ट्री में अगर आग लगता है प्लास्टिक के तो मरने वाला बिहार है। कश्मीर के घाटियों में जो अपना पेट भरने जाता है, खून से लगाता है, आप क्या आतंकियों के मैं विषय पर आतंकियों के गोली से मरने वाला बिहारी है। महोदय, मैं इसलिए इस विषय को उठा रहा हूं कि पूरे सदन की संवेदना होगी। पूरा भारत बिहारी आगे है, बिहार पिछड़ा है। ये क्यों है सवाल, और इसी सवाल के साथ इन मरने वाले मजदूरों की आवाज और चीख लेकर के मैं बिहार की आबादी में से 14, मैं बिहार से हूं, 14 करोड़ की आबादी में से किसी को ये बात स्वीकार करने में कठिनाई होती है कि 4 करोड़ लोग बिहार छोड़ के चले गए हैं, और 4 करोड़ में से 3 करोड़ लोग वो गए हैं जिसकी जातीय जनगणना बिहार की सरकार कराती है और वोट की राजनीति करती है। महोदय, मैं सिर्फ इस विषय को इसलिए उठा रहा हूं, ये गिनती का धोखा। और आज मैं एक और अंतिम मांग करता हूं। कर्नाटक की सरकार, बहुत सारे यहाँ मेरे मित्र बैठे हैं, मलूक साहब बैठे हैं, हमारे बेगूसराय के पुराने मित्र बैठे हुए हैं, अलवालिया साहब, बहुत सारे केरल से। महोदय, पूरे भारत में बिहार के मजदूर गरीबी के हालात में काम करते हैं, ट्रेनों के हालात में देखिए। मैं कर्नाटक का सरकार को कहूंगा कि उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। 10 लाख रुपए का मुआवजा मांगूंगा, कर्नाटक की सरकार से ज्यादा नहीं मांगूंगा। और बिहार की सरकार से 1-1 करोड़ हर मजदूर मरने वाला, और आने वाला दिनों में देश में कोई भी मजदूर मरे उसे 1-1 करोड़ रुपया दिया जाए, क्योंकि बिहार सरकार का पूरा खर्चा, ये 4 करोड़ लोग जो पूरे भारत में रहते हैं वो बिहार सरकार की खर्चा चलाते हैं। मेरी मांग है बिहार सरकार से, एक तो उनको मुआवजा दिया जाए, और पूरे भारत के संसद में मैं विषय उठाना चाहता हूं कि संजय सेठ जी उस गरीब बिहारी के साथ होनी चाहिए जिसकी बात मैं उठा रहा हूं। स्लिप भेज दीजिए, प्लीज सेंड योर स्लिप। सब जी, संजय सेठ जी, अगर सदन सहमत है तो ताली बजा करके नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा अपील नहीं करनी चाहिए। नो नो नो। धन्यवाद सभापति महोदय, आपका जोहार। नो नो जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार पे प्रहार और देश को गारंटी दी थी कि भ्रष्टाचार पर प्रहार करते हुए अपनी सरकार चलाएंगे, और जिसका परिणाम हुआ झारखंड के अंदर मुख्यमंत्री से लेकर अधिकारी तक सब ईडी के जद में हैं। ईडी कार्रवाई कर रही है, करोड़ों करोड़ रुपए बरामद हो रहे हैं। मुख्यमंत्री के निकट की रही एक आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल, जिसको पिछले साल गिरफ्तार किया गया ईडी ने, उसके चार्टर्ड अकाउंटेंट के यहाँ 20 करोड़ रुपए नगद बरामद हुआ, और उसने कई 100 करोड़ लगाकर एक बड़ा अस्पताल बनाया रांची में। वह अस्पताल ईडी ने अटैच कर लिया है। मेरा आग्रह है कि उनकी संपत्ति जब्त की गई, अस्पताल जब्त किया गया है, उस अस्पताल को जो हृदय रोग, किडनी रोग, लीवर रोग, दिमाग संबंधी, कैंसर संबंधी बड़े बड़े उपकरण वहां लगे हैं। मेरा स्वास्थ्य मंत्री से आग्रह आपके माध्यम से कि उसको देवघर एम्स में अटैच कर एक्सटेंशन सेंटर बना दिया जाए, ताकि झारखंड के लोगों को भला हो सके, और रिम्स की जो कुव्यवस्था है वहां पर, उस कुव्यवस्था पर लगाम लगे, और इस काली कमाई जो झारखंड के जनता से काली कमाई की है उसका सदुपयोग हो। और यह आग्रह मैं आपके माध्यम से आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री से करना चाहता हूं। Thank you very much, Mr. Chairman, sir. I wish to draw the attention of the Honourable Education Minister and the Chairman of the University Grants Commission towards the plight of the non-NET PhD research fellows concerning the stipend they receive. As you're aware, sir, these are for researchers who do not get scholarships through the UGC NET exam. However, the researchers get a stipend of 8,000 rupees a month, with a contingency of 10,000 per annum for science subjects and 8,000 per annum for humanities and social science subjects, which has remained the same since 2006, sir. Unlike other fellowship programs, the stipend is yet to be subject to revision. Normally, revisions take place every 4 years. There should normally have been 4 upward revisions in the amount of the fellowship amounts that they're getting, sir. UGC is responsible for ensuring a conducive environment for scholars to conduct research. However, delayed revisions have imposed a financial burden due to the rise in inflation. We all know how prices are rising in our country, living costs are going up, impacting their daily lives and their commitment to doing meaningful, effective, impactful research. The fact is, sir, money is only part of the problem. The research scholars are also facing difficulties due to insufficient resources in their institutions, in the infrastructure of the research institutes, inadequate support from their supervisors, and the absence of grievance redressal committees.
the government must address these and also ensure regular disbursements of the stipend without delays. I therefore urge the Minister to consider hiking significantly the stipend amount of the non-NET fellows, as their contributions are pivotal in advancing our nation's growth in research and development. Thank you, Mr. Chairman. धन्यवाद सभापति महोदय। धन्यवाद सभापति महोदय। सभापति जी, मैं आपका ध्यान मेरे संसदीय क्षेत्र श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ की तरफ दिलाना चाहूँगा, जहाँ राजस्थान के मूंग और चना किसानों की जो फसल है उसको 2020 और 21 में लगभग 2 करोड़ 25 लाख रुपए की हिंदुस्तान इंसेक्टिसाइड लिमिटेड यानी HIL पर बकाया है। और अनेकों बार मेरे व्यक्तिगत रूप से विभाग से अनुरोध करने पर भी मेरे संसदीय क्षेत्र के इन किसानों को अभी तक राशि का भुगतान नहीं हो पाया है। वर्ष 2020-21 में HIL ने यहाँ के किसानों से लगभग 868 क्विंटल चना और लगभग 1710 क्विंटल मूंग की खरीद की गई थी, जिसका भुगतान भी अभी तक नहीं हुआ है, जिससे किसानों को आर्थिक रूप से और दयनीय होना पड़ रहा है। वो सभी लोग मानसिक और आर्थिक तौर पे वो परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसी तरीके से 2023 में FCI के द्वारा खरीद किए गए गेहूं की आढ़त का राशि का भी भुगतान अभी तक मेरे लोकसभा क्षेत्र में व्यापारियों को नहीं मिला है। FCI ने मेरे संसदीय क्षेत्र श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले में गेहूं की खरीद के लिए 30 जून 2023 को जो पोर्टल बंद हो गया था और व्यापारियों ने इससे पहले आढ़त के बिल को FCI के पोर्टल पर ऑनलाइन करके अपलोड कर दिए थे, लेकिन काफ़ी समय बीतने के बाद यहाँ के व्यापारियों को उनकी आढ़त का भुगतान अभी तक नहीं मिला है, जिसके कारण उन व्यापारियों को भी मानसिक रूप से परेशान होना पड़ रहा है। मैं आपके माध्यम से इस सदन का मैं ध्यान और विभाग का ध्यान मैं दिलाना चाहूँगा कि किसानों और व्यापारियों को उनके भुगतान की संपूर्ण बकाया राशि जल्दी से जल्दी जारी कराकर और विभागों को समुचित दिशा निर्देश दें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। मैं देखिए मैं जी क्या एडजॉर्न करने वाले हैं, तब तक और कुछ 0 और भी ले लीजिए। ऑब्वियसली मेरा भी मैं ले रहा हूं, लेकिन कृपया 1 मिनट पौन मिनट में अपनी बात करने की कोशिश कीजिए, धन्यवाद। तो अधिक माननीय सदस्य एकोमोडेट हो पाएंगे। श्रीमती परनीत कौर जी, प्लीज बी ब्रीफ विद इन 1 मिनट जी। माइक ਧੰਨਵਾਦ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਰੇਲਵੇ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨਾਰਦਰਨ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ट्रेन नंबर 14,525 और 14,526 हरिद्वार गंगानगर इंटरसिटी एक्सप्रैस ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਧੁੰਦਲਾ ਮੌਸਮ ਹੋਊਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਰੋਜ਼ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰ ਨੀਚੇ ਜਾਂਦੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮੰਥਲੀ ਸੀਜ਼ਨ ਟਿਕਟ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਹੋਏਗੀ। मेरे लोक सभा क्षेत्र पटियाले विचों कोई 1000 बंदा रोज़ अप डाउन करता है, काम ते जाता है इस ट्रेन के उत्ते। सो थोड़े राही मैं रेल मंत्री नू रिक्वेस्ट करना चाहती हैं कि जेड़ा ये रोज़गार है हज़ारां लोगों का, इसनू मद्देनज़र रख के इस ट्रेन नू कैंसल ना करें। श्रीमती हेमा मालिनी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं बधाई देना चाहती हूँ तीनों राज्यों में जो हमारी अपार सफलता मिली है उसके लिए। बधाई तो सभी को देनी चाहिए, मोदी जी आप अपनी बात कहिए। और उनके साथ सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं को बधाई देती हूँ। जाके सर मोर मुकुट मेरो पति सोहे, मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरों न कोई। आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द ऑगस्ट हाउस to the excitement in which Mirabai's 525th Janmotsav was celebrated in my constituency, Mathura, on 23rd November 2023. On behalf of my Brajwasis and myself, I would like to thank our Honorable Prime Minister for making the event so memorable by his solemn visit and his presence.
It was a privilege to have our Honorable Prime Minister, who released a commemorative stamp on Mirabai and also a coin that marks her 525th birth anniversary. Mathura being such a culturally vibrant and dynamic region, we have to have a cultural presentation, and I'm grateful to Modi ji for witnessing a dance ballet on Mira, her life, by my troupe and myself. And it was a humble offering, but your appreciation and words of encouragement overwhelmed each one of us, so we are really fortunate. In fact, your presence at the Janmotsav brought alive the bhakti of our people towards Mira, who was given less importance in general by the seekers of Lord. Sant Mirabai's sojourn and stay in Vrindavan in the 16th century had contributed immensely towards the rejuvenation and enrichment of the bhakti movement that would last for ages to come. Her unwavering devotion to Lord Krishna, despite facing great hurdles, is legendary and is a subject of folklore in our country. The Honorable Prime Minister, in his brief address on the occasion, had rightly captured Sant Mirabai's impact on the cultural religious significance in the country when he said that Mirabai had nurtured the consciousness of India with her devotion and spiritualism. Now, what the do you people want? of Braj, and we are all proud that our Honorable Prime Minister has expressed his desire to support the all-round development of the land of Braj. I'm heartful gratitude to Modi ji for his consistent effort and his tireless work for the people of Bharat. With your kind bhakti, each one of us is certain that our rich heritage will be forever preserved. Thank you so much. श्री राम कृपाल यादव जी, कृपया समय का ध्यान रखें, नहीं तो अधिक माननीय सांसद नहीं बोल पाएंगे। माननीय सभापति महोदय, मैं सबसे पहले आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि आपने एक महत्वपूर्ण अपने संसदीय क्षेत्र लोकहित का मामला पर बोलने के लिए मुझे इजाज़त दी है। महोदय, मैं पीड़ा के साथ आपके माध्यम से रेल मंत्रालय का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। मेरे संसदीय क्षेत्र पाटलिपुत्रा में एक बहुत ही पुराना परियोजना है जो रेल से संबंधित है, वो है बिहटा से औरंगाबाद रेल लाइन। सर, ये केवल मेरे ही संसदीय क्षेत्र से इसका लाभ नहीं होने वाला है, बल्कि सर पाटलिपुत्रा के अलावा जहानाबाद, काराकाट, औरंगाबाद 4 संसदीय क्षेत्र में होकर ये जाएगी और लाखों लोगों को लाभ मिलेगा। लगभग 118 किलोमीटर है सर। 2007 में इसकी स्वीकृति मिली, कई वर्ष हो गए, नहीं हुआ। अभी जो है सर, वहाँ पर रजिस्ट्रेशन भी बड़े पैमाने पर चल रहा है इस योजना को लागू करने के लिए। सर, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूँगा, उस समय सर सरकार अगर तत्कालीन सरकार 2007 में धनराशि देती तो शायद ये स्थिति नहीं होती। धनराशि नहीं देने की वजह से, पूर्ववर्ती सरकार के कारणों की वजह से नहीं लागू हो सका। मैं आपके माध्यम से निवेदन पूर्वक आग्रह करना चाहता हूं, जन आंदोलन को देखते हुए इस योजना, बिहटा औरंगाबाद रेल परियोजना को तुरंत लागू किया जाए, आवंटित करे सरकार धनराशि, ताकि वहां के सपना साकार हो सके और उस इलाके में विकास की महत्वपूर्ण भूमिका करते हुए लाइन ही नहीं देखा सर। इसलिए मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि सर माननीय मुख्यमंत्री श्रीजुक्त नवीन पट्टनायकों द्वारा यही मॉडल प्रस्तुत हो सारी, जहा द्वारा महिला माने विभिन्न नीति नियम ग्रहण करिपारिबे। मान्यवर सदस्य मानकु एक आकलन देबा पई मो राज्य ओडिशा रे समस्त ब्लॉक एवं सहरांचल स्थानीय संस्था गुड़िक 6 लक्षरू अधिक महिला स्वयं सहायक गोष्ठी रे 70 लक्षरू अधिक महिला संगठित होइछन्ति। मु मिशन शक्तिर महिला स्वयं सहायक गोष्ठी को प्रतिनिधित्व करुथिबा एही अगस्त गृहर निर्वाचित सदस्य हेबारु एक उदाहरण। अधिकंतु मान्यवर प्रधानमंत्री 5 ट्रिलियन डॉलर अर्थनीतिर स्वप्न को साकार
କରିବା ପାଇଁ ମହିଳାମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ସଶକ୍ତିକରଣ ଆବଶ୍ୟକ। ରାଜନୈତିକ ସାମାଜିକ ତଥା ଅର୍ଥନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଶତାବ୍ଦୀରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇ ଆସୁଥିବା ମହିଳା ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ପ୍ରକଳ୍ପ ଠିକ୍ ଏବଂ ଆତ୍ମା ସହିତ ଏହି ଆଇନ କରିବାକୁ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କୁ ମୋର ନିବେଦନ। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। श्री एस आलूवालिया जी। उपाध्यक्ष महोदय, मैं बंगाली में बोलना चाहूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, আমি বর্ধমান দুর্গাপুর লোকসভা সংসদীয় ক্ষেত্র থেকে নির্বাচিত হয়েছি। আমার এলাকাটা পশ্চিম বাংলার, ইট ইজ নোন অ্যাজ গ্রেনারি অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল, অর্থাৎ ধানের বাটি। আমাদের গত বছরে 31শে অক্টোবর 2022 সালে আমাদের পাশেরই মুলুক নেপালকে আমরা সাহায্যর জন্য প্রায় 6 লক্ষ মেট্রিক টন ধান ডিউটি ফ্রি দিয়েছি, তার নোটিফিকেশন হয়েছে। যার প্রতিফল কি হয়েছে যে কি ধান ভাঙলে চাল বেরোয়, আর ভাঙা চাল বেরোয়, ব্রান বেরোয়, আর ব্রান থেকে ব্রান অয়েল বেরোয়, আর ভাঙা চাল থেকে ইথনল তৈরি হয়। তারপর ওই ভাঙা চাল থেকে ব্রান থেকে অয়েল বার করার পর খলি বেরোয়, যেটা পশুদের আহারের জন্য প্রয়োগ করে। ধান এক্সপোর্ট হয়ে গেলে আমাদের এলাকার যে ধানের মিলগুলো আছে, অর্থাৎ রাইস মিলগুলো যেগুলো আছে তার উপরে এফেক্ট হয়েছে, সলভেন্ট প্লান্টের উপরে এফেক্ট হয়েছে, ইথনল প্লান্টের উপরে এফেক্ট হয়েছে। এখন শুনেছি আবার 10 লক্ষ টন তারা ডিউটি ফ্রি ধান চাইছে। আমার আপনার মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আবেদন আছে বাণিজ্য বিভাগকে আর বিত্ত মন্ত্রণালয়কে, যে দয়া করে এখানকার মানুষ সব বেকার হয়ে যাবে, এই যতগুলো মিল আছে বেকার হয়ে যাবে, আর আমাদের এলাকায় ধানের দাম বেড়ে যাবে এই মিল চালাবার জন্যে। অর্থাৎ চালের দাম বাড়বে, সলভেন্ট প্লান্টের দাম, সলভেন্ট অয়েলের দাম বাড়বে, আর ইথনলের দাম বাড়বে। একে বাঁচাবার জন্যে এই পুরনো অর্ডারকে নিরস্ত করা হোক, নতুন কোনো অর্ডার যাতে না দেওয়া হোক, এটাই আমার অনুরোধ। ধন্যবাদ। अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं बेमौसम बरसात मेरे अमरावती सहित विदर्भ, पश्चिम महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, इस पूरे महाराष्ट्र में आज बेमौसम बरसात के कारण बहुत ज़्यादा मेरे किसान भाई बहनों का फसलों का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। सर, मैं विनती करती हूँ मेरी केंद्र सरकार से, राज्य सरकार अपनी पूरे प्रयत्न में है कि हमारे यहाँ पे सोयाबीन, कपास, चना, तूर, मूंग, प्याज, अंगूर, संतरा, उस दिन मैं नासिक गई, नासिक में बहुत ज़्यादा नुकसान, और आज भी बेमौसम बरसात है। हमारी राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर हमारे महाराष्ट्र के किसानों भाई बहनों को, उनको आर्थिक मदद करके, उनका कर्ज माफ़ी करके या उनकी नुकसान भरपाई करके मेरे महाराष्ट्र के किसान भाई बहनों को मदत करिए। कारण मी ज्या क्षेत्रातून बिलॉंग करते ते पूर्ण अमरावतीमध्ये खूप जास्त पावसामुळे माझी अमरावतीचे शेतकऱ्यांचं खूप मोठं नुकसान आहे। तर तिथे बेमौसम जे बरसात तिथे आलेली आहे ते घोषित करून त्यांना सगळ्यांना सरसकट कर्जमाफी करून त्यांना नुकसान भरपाई द्यावी, एवढी केंद्र सरकारला आणि राज्य सरकारला मी विनंती करते। कारण की त्यांना आधार देणं आज आमच्या काळाची गरज आहे, नाही ते येणाऱ्या भविष्यामध्ये या देशामध्ये शेतकरी आपल्याला सापडत नाही, तेव्हा आपण खूप पछताऊ। पण आज आपण जर त्यांना मदत केली तर खूप मोठी मदत या शेतकरी भाऊ बहिणांना होईल। थँक्यू सर। जी Thank you, sir. Sir, I would like to point out the issues and concerns related with the plantation laborers in my constituency. Many of the times I raised this matter here. Sir, many of the plantations are in a severe crisis. Their management is not able to run the day-to-day affairs. The workers are not getting their gratuity.
last 10 years they are not getting their gratuity benefit. That is not the benefit, that is the right of the plantation laborers, but the managements are not giving properly. That's why I urge upon the government to issue at least 50 crore rupees for getting the gratuity benefit to the plantation workers in my constituency, that is at Pirimedu. Thank you, sir. जी श्री अधीर रंजन चौधरी जी। पिछले 5 तारीख को सर सदन में प्रश्नकाल के दौरान ये संदेश आए कि हमारे देश में मिनिमम सपोर्ट प्राइस 22 आइटम पे दिए जाते, उसमें जूट जिसके 1 क्विंटल की भाव 5,050 रुपया ये तय हुआ है। सर मैं हिंदुस्तान की वो जिले से आते हैं जिस जिले में सबसे ज़्यादा जूट का पैदावार होते हैं, और हुआ सर लाखों की तादाद में किसान, सिर्फ हमारा डिस्ट्रिक्ट मुर्शिदाबाद ही नहीं बल्कि सारे बंगाल में ये जूट गुरुवार माना जाते, लेकिन सर जेसीआई उससे जूट नहीं खरीद करते। तो सर ये ब्यौरा देने की मतलब क्या है? अगर जेसीआई जूट उन लोगों से ना खरीदे तो वो बेचारे किसान जाए कहां? बाजार में बिचौलिया है, बाजार में महाजनों ने लूट रहे हैं। साथ साथ सर जूट बोर्ड, नेशनल जूट बोर्ड बहुत बारे बातें कहते हैं कि हम डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट बना के मदद करके मार्केट एक्सपोजर देंगे, लेकिन वो भी किसानों के साथ और हुआ जो गरीब लोग जो डाइवर्सिफाइड जूट प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं उन लोग के साथ भी इस तरीके की धांधली कर रहे हैं। सर इसके लिए ये आज जूट ग्रोअर के हालात दिन पे दिन बदतर होते जा रहे हैं। मैं इस सदन से ये गुजारिश करूंगा और मंत्री को ये मेरा दरखास्त रहेंगे कि जब सदन में पेशकश किए जाते हैं कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस 5,050, तो कितने किसान, कितने जूट ग्रोअर ये 5,050 पैसा में रुपया में ये पाट बेचे हैं, इसका भी ब्यौरा देना चाहिए। माननीय सभापति महोदय जी, 1 मिनट प्लीज। इस सीमा का प्रत्येक माननीय सदस्य आपने अति महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर दिया, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। महोदय, उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्रों की चयन प्रक्रिया जिसमें ग्राम सभा का सर्वाधिक अंक प्राप्त व्यक्ति मेरिट के आधार पर शिक्षा मित्र बना है। शिक्षा मित्र पूरे मनोयोग से उत्तर प्रदेश के प्राथमिक स्कूलों में 23 वर्षों से सेवाएं दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय बहन कुमारी माती जी की सरकार द्वारा कार्यरत सभी शिक्षा मित्रों को 2 वर्ष का बीटीसी प्रशिक्षण डाइट के माध्यम से कराया गया था। वर्तमान में शिक्षक की योग्यता के जो मानक एनसीटी द्वारा निर्धारित है वह मानक उत्तर प्रदेश के लगभग सभी शिक्षा मित्रों ने पूरे कर लिए हैं, लेकिन दुर्भाग्य है कि उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार केवल इस महंगाई में शिक्षा मित्रों से 10,000 रुपये प्रति माह मानदेय में कार्य करा रही है। मैं जबकि अन्य राज्य जैसे बिहार, उड़ीसा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड आदि राज्यों में शिक्षा मित्रों को राज्य कर्मचारी का दर्जा देकर समान कार्य, समान वेतन व अन्य सुविधाएं लागू की हैं। महोदय, मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करता हूं कि पूरे देश में, खासकर उत्तर प्रदेश राज्य में भी शिक्षा मित्रों को राज्य कर्मचारी का दर्जा देकर समान कार्य, समान वेतन व अन्य सरकारी सुविधाएं प्रदान करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभापति महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद। पिछले कई बार मैंने इस सदन में मेरे लोकसभा संसदीय क्षेत्र में मेरे दरंग डिस्ट्रिक्ट जो नोडल डिस्ट्रिक्ट भी है मेरा, वहाँ पर अभी तक रेल लाइन का कोई कनेक्टिविटी नहीं है। तो बार बार मैं उठा रहा हूँ, उसका सर्वे भी हो गया है, सुना हूँ, लेकिन अभी तक इसका क्या स्टेटस है अभी तक जानकारी नहीं है। मैं आपसे निवेदन करता हूँ जल्द ही जल्द मेरे इस दरंग डिस्ट्रिक्ट को रेल लाइन मैप में सम्मिलित किया जाए। दूसरा, 31 दिसंबर और 1 जनवरी 2024 में देवघर में ऋतिक कॉन्फ्रेंस हो रहा है, ऑल इंडिया ऋतिक कॉन्फ्रेंस। नॉर्थ ईस्ट से काफ़ी मात्रा में देवोतीस आता है, ऋतिक लोग आते हैं, तो उनके लिए एक स्पेशल ट्रेन 29 दिसंबर को डिब्रूगढ़ से और 3 जनवरी को देवघर से गुवाहाटी डिब्रूगढ़ तक एक स्पेशल ट्रेन का व्यवस्था किया जाए। इस संदर्भ में जनरल मैनेजर एनएफ रेलवे से भी एक प्रपोजल आया हुआ है। मैं आग्रह करता हूँ रेल मंत्री से ये स्पेशल ट्रेन दे करके ये व्यवस्था किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। I rise to bring your attention the alarming surge in violence and abuse against children in our country.
It is disheartening to see that the recent data from National Crime Record Bureau paints grim picture of vulnerability to our children. According to NCRT data, the situation reveals a disastering reality with a staggering 409 crimes against children every day. Crimes against children were majority dominated by two heads, with the kidnapping and abduction according to 45%, and the protection of children from sexual offence POSCO Act 2012 according to 39.7% cases, which includes the child rape. Sir, in light of the situation, I urgently call upon the government to take swift and devised action to enforce existing law, expedite the rapid resolution of cases, and advocate immediate legislation measures aimed at introducing child-friendly methods for evidence gathering. Additionally, it is to conduct expensive capacity building and sensitization programs for law enforcement agencies, ensure that they can promptly and effectively handle cases related to crimes against children. Lastly, I would request the establishment of comprehensive rehabilitation programs, including the provision of dedicated psychologists to aid the recovery and well-being affected children. Thank you. श्रीमती सुनीता दयाल जी, सुनीता दुग्गल जी, सॉरी, सुनीता दुग्गल जी। बहुत बहुत धन्यवाद सभापति महोदय। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, कि जिन्होंने पूरे भारतवर्ष के अंदर जिस तरह से जो रेलों का जाल बिछाया है, अभी पिछले दिनों ही 7 वंदे भारत जो है उसका उन्होंने उद्घाटन किया। और मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी सभापति महोदय मैं कहना चाहूँगी कि माननीय रेल मंत्री जी का भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगी कि 5 जो है वो अमृत स्टेशन बनाए जा रहे हैं और स्टॉपेज भी मिले हैं। लेकिन फिर भी कुछ, क्योंकि मेरा जो इलाका है वो हरियाणा में सबसे पिछड़ा इलाका है, सिरसा लोकसभा जो है, तो उसके अंदर सभापति महोदय मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ कि एक तो 57 साल हो गए हैं हरियाणा को बने हुए, लेकिन अभी तक भी मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है वो हमारी जो राजधानी है चंडीगढ़, वहाँ से जुड़ी हुई नहीं है। तो एक तो आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारी जो सिरसा जो जिला है, फतेहाबाद जिला है और हमारा नरवाना विधानसभा है, इसको चंडीगढ़ से जो हमारी राजधानी है उससे जोड़ा जाए। एक टोहाना में वहाँ पर श्री गंगानगर से लेकर दिल्ली तक की जो इंटरसिटी है उसके लिए बहुत बार जो है मांग मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी से आती है, तो वहाँ पर अगर इंटरसिटी का स्टॉपेज मिलेगा तो बहुत ज़्यादा मेहरबानी होगी। और सभापति महोदय, एलनाबाद से लेकर जो है सिरसा तक एक छोटा सा टुकड़ा है, अगर वहाँ पर नई रेल लाइन बन जाती है तो बहुत जो है वहाँ पर मेरे इलाके के लोगों को फायदा मिलेगा। रेल मंत्री जी को आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ बहुत धन्यवाद सभापति महोदय। Sir, 1.5 minutes, sir. This is regarding the cyclone that has happened in Andhra Pradesh. Thank you, sir. I would like to bring to the notice of central government the issue of farmers, the drought situation in the state of Andhra Pradesh, sir. And as expected, the drought came because there was 25% less rainfall in the Kharif season. But not just the natural side of the calamity, sir. There has also been, this is also a man-made calamity because of the inefficiency, incapability and irresponsibility of the state government, who has not looked after the situation of the farmers, sir. Sir, if you look at, sir, let me ask the central government, sir. Sir, this is regarding the sir, in the before the monsoon, sir. Yeah, what happened? Sir, 1 minute, sir. 1 minute. I just. Very important subject, sir. It is only 1 minute to speak. Sir, 1 minute. I've just lost it. Sir, regarding the drought, sir, if you look at the season that has just happened, sir, the state government was supposed to complete a lot of projects in the last 4.5 years, but not a single project has been completed. And also the canal system, sir, it has not been properly maintained. If you go in the state, you can't even find any canal system, sir, right now. It is completely covered with silt and greenery. So in this situation, 25 lakh acres, sir, farmers have not sown in 25 lakh acres because of the inability of state government. And also secondly, sir, whenever there was drought, during former Chief Minister Nara Chandrababu Naidu's time, he used to use technology, sir, just to wet the crops in that critical time. Sprinklers, drip irrigation, and also rain guns. When you can use these kind of systems, sir, you can save the crops. But none of these kind of systems have been utilized by the state government, sir. And also, one of the important points, sir, no report has been prepared for the draft situation, sir. Out of more than 650 mandals, even though more than 50% of the area in the state has been affected by drought,
There have been only 100 mandals which have been put in the list, sir. I know for a fact in my constituency, Ichapuram received 60% less rainfall. Sompeta, Palasa, Vajrap, Kotturu, Kaviti, all these have been affected by the drought, but they are not listed in the drought affected areas, sir. If this is the kind of attitude, then they won't get any input subsidy, they won't get any insurance, they won't get any incentive for the next Rabi crop. The situation is so bad, the state government is now telling the farmers, don't even sow any crop for the Rabi. Sir, if this is the situation, how is the farmer going to come out of this crisis, sir? On top of this, some farmers were fortunate enough to save their crops, sir. But now the gods have been angered again, and we have been affected by Michong cyclone, sir. Now, whatever little crop is ready for harvest, it has been submerged, it has been damaged, and whatever was harvested also, because there was no proper storage, even that is being damaged, sir. So I request the central government to send proper teams to make good assessment for the farmers, and then provide an assistance of 5,000 crores for the state of Andhra Pradesh immediately, sir. Thank you. जी सर, आप हमको दिए हैं 0 आवर्स में हमारा हम बंगाल में हावड़ा हमारा कॉन्स्टिट्यूंसी है। इतना तकलीफ हो रहा, थोड़ा बोलना चाहता है इसीलिए जो इधर में बागसारा बोल के एक हमारा एरिया है, जो बागसारा इन साउथ हावड़ा, उधर में आदमी लोग इधर उधर जा नहीं सकते। सोचिए सांतरागाछी स्टेशन दो घर कमती उधर में है। सांतरागाछी में लॉक कर देते, जब 1 घंटा उधर खड़ा हो रहे थे। तो अभी तक करीब कोविड से करीब 200 आदमी मर गया उधर खड़ा होके एम्बुलेंस से। तो हमारा विनती है आप लोग के पास, जब से विनती है, जो जैसी भी करिए, ये इतना तकलीफ में गिर रहा, आदमी लोग ट्रेन बंद कर देगा बोला, ये कर रहा वो करना चाहते, इसलिए हम MP हैं, हम विनती करते हैं आपको मिनिस्टर को भी जल्दी एक अंडरपास करा दीजिए। अंडरपास जरूरत है सर। जी थैंक यू। श्री दिलेश्वर कामेत जी, धैर्य रखिए प्लीज। महोदय, पूर्व मध्य रेलवे के समस्तीपुर मंडल अंतर्गत ललित ग्राम से फारबिसगंज रेलखंड का CRS इंस्पेक्शन 11/1/23 को ही हो चुका है, किंतु उस खंड पर अभी तक रेल परिचालन प्रारंभ नहीं किया गया है। फलस्वरूप बस मालिकों द्वारा जनता का शोषण हो रहा है। जोगबनी से दानापुर तथा जोगबनी से सहरसा एक्सप्रेस ट्रेन परिचालन के लिए रेलवे बोर्ड द्वारा टाइम टेबल भी निर्गत किया गया है, किंतु अभी तक इसका शुभारंभ नहीं हुआ है। साथ ही राजरानी ट्रेन नंबर 12,567, 12,568 पटना सहरसा का विस्तार सरायगढ़ या सुपौल तक किया जाए, अथवा कोई भी मेल एक्सप्रेस ट्रेन सरायगढ़ या सुपौल से पटना प्रतिदिन किया जाए। इस संबंध में मैं माननीय रेल मंत्री से कई बार भी ट्रेन चलाने का आग्रह किया, किंतु अभी तक यह नहीं हो पाया है। मैं आज इस सदन के माध्यम से मैं सरकार से मांग करता हूं कि उक्त ट्रेनों का परिचालन शीघ्र किया जाए। धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, हर रोज देश भर में लाखों डिपॉजिटर्स के करोड़ों रुपया कैसा लूटा जा रहा है, इसका उदाहरण। हेलो, बोलिए जी। अध्यक्ष महोदय, हर रोज लाखों डिपॉजिटर्स का करोड़ों रुपया कैसा लूटा जा रहा है, इसका उदाहरण मैं महाराष्ट्र के कुछ कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में बताना चाहता हूं, जिन्होंने मिलकर कम से कम 2000 करोड़ रुपए के जो लोगों के डिपॉजिट्स थे उसको लेकर फरार हो गए। आदर्श नागरिक पद संस्था 62,000 डिपॉजिटर्स है। रुक्मणी, यशस्विनी, न्यानोबा 80% डिपॉजिटर्स जो है वो एक्स आर्मी मैन है, जिन्होंने अपना पैसा इसके अंदर लगाया कोऑपरेटिव सोसाइटीज और कोऑपरेटिव बैंक्स के अंदर। देवलाई महिला, मलकापुर अर्बन, अमरावती की अनुग्रह, मुंबई की नागरिक पद संस्था, ऐसे कुल मिलाकर कम से कम 2000 करोड़ रुपए। अध्यक्ष महोदय, ना तो RBI का इनके ऊपर कोई कंट्रोल है, ना कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट का। अध्यक्ष महोदय, आदर्श नागरिक पद संस्था औरंगाबाद के मेरे चुनावी क्षेत्र के अंदर आती है, 62,000 डिपॉजिटर्स है। जिंदगी भर की कुछ ऐसी महिलाएं हैं, उनकी जिंदगी भर की कमाई 2 लाख रुपए है। वो 2 लाख रुपए उसने सिर्फ इस वजह से वहां पर उस संस्था के अंदर लगाई कि वहां पर इंटरेस्ट रेट ज्यादा दिया जाता है। ये लालच दिखाकर लोगों का PF का पैसा लिया जाता है। अगर कोई रिटायर हो रहा है तो उसका रिटायरमेंट का पैसा लिया जाता है, और ये पैसा लेकर
ये इनिशियली तो पैसा दे देते हैं उन्हें, लेकिन बाद में ये फरार हो जाते हैं। मैं सरकार से ये अनुरोध करना चाहूंगा कि आरबीआई ने फौरन इस तरह के कोऑपरेटिव सोसाइटीज के अंदर इंटरवीन करना चाहिए और कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट पर सख्त ताकीद करना चाहिए कि 6 महीने के अंदर इनका पैसा वापस मिलना चाहिए। Thank you, Chairman, sir. Large numbers of pilgrims from Odisha visit Deoghar, which is known as Baidyanath Dham, which is an important Hindu pilgrimage site. It is one of the 12 Jyotirlinga site of Hinduism and is famous for the Mela of Shravan. It is along the Sri Sailam, one of the few places in India where the Jyotirlinga and the Shakti Peeth are together lying side by side. In Bhubaneswar, we have Harihara, that's the famous Lingaraj temple, and large number of devotees also visit Baidyanath Dham roundabout via Calcutta. My request is, and recently, as has been already mentioned, there is a long pending demand from the devotees of Thakur Anukul Chandra regarding layover of Bhubaneswar Patna flight at Deoghar. I would urge upon the government to take immediate and necessary steps for layover of Bhubaneswar Patna flight at Deoghar airport without further delay in the interest of public at large. Thank you, sir. रमा देवी जी। सभापति महोदय, मैं सदन का ध्यान देश के एलपीजी सिलेंडर विस्फोट की घटनाओं में हो रही वृद्धि की ओर आकृष्ट कराना चाहती हूँ। हम सभी जानते हैं कि स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन की सोच के साथ माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत की थी, जिसके माध्यम से अब तक 9 करोड़ 60 लाख परिवारों, विशेषकर गरीबी रेखा के नीचे रह रही महिलाओं को रियायती दर पर एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराया गया है। इस योजना की देन है कि आज देश में ग्रामीण क्षेत्रों में भी एलपीजी उपयोगकर्ता की संख्या भी काफ़ी वृद्धि हुई है, परंतु सुरक्षा संबंधी जानकारी एवं जागरूकता के अभाव में आज बिहार सहित पूरे देश में एलपीजी सिलेंडर विस्फोट की घटनाएं में भी काफ़ी ज़्यादा वृद्धि हुई है, जो कि चिंता की बात है कि कई बार गैस कंपनियों या लीडरों द्वारा एक्सपायरी डेट पार कर चुके सिलेंडरों की भी आपूर्ति ग्रामीण क्षेत्रों में की जाती है, जिसके बारे में अधिकतर ग्राहकों को पता ही नहीं होता है, जिससे गैस लीकेज के कारण आए दिन रोज कहीं न कहीं सिलेंडर विस्फोट की सूचना मिलते ही रहती है। अभी हाल ही में बिहार के चंपारण क्षेत्र में एलपीजी सिलेंडर विस्फोट में लगभग 70 लोग बुरी तरह जख्मी हो गए, जिनमें कई लोगों की अपनी जान गंवानी पड़ी है। यह भी देखा गया है कि ऐसी घटनाओं के बाद जिम्मेदार कंपनी या डीलर द्वारा पीड़ित परिवारों का मुआवजा देने में भी काफ़ी देर की जाती है। अतः सदन के माध्यम से सरकार की अनुरोध करती हूँ कि देश में एलपीजी सिलेंडर विस्फोट की घटनाओं में हो रही वृद्धि की रोकथाम के लिए ठोस उपाय किए जाए, साथ ही एलपीजी सुरक्षात्मक उपयोग के बारे में देश के ग्रामीण क्षेत्रों में गैस कंपनियों तथा डीलर द्वारा समय समय पर जागरूकता अभियान सुनिश्चित कराया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। Respected Chairman, sir. சார், என்னுடைய கிருஷ்ணகிரி பாராளுமன்ற தொகுதியில் சுமார் 15,000 பஞ்சார சமுதாயம் என்ற அன்பாடி சமுதாய மக்கள் கச்சுவாடி, குண்டலம், பாளையகு, தாமசனப்பள்ளி, அஞ்சட்டி, உரிகம் போன்ற பகுதிகளில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார். சுமார் 2 லட்சம் பேர் தருமபுரி, திருவண்ணாமலை, சேலம் போன்ற மாவட்டங்களில் தமிழகத்தில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். அவர்கள் பெரும்பாலும் மலைவாழ் மக்களாக இருக்கிறார்கள். அவர்கள் கூலி வேலை செய்வது வாழ்க்கையை நடத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள். இவர்களுக்கு சரியான வீடுகள், சாலை வசதி, குடிநீர் வசதி இல்லாமல் சிரமப்பட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள். குழந்தைகள் சரியான கல்வி வசதி இல்லாமல் 5ஆம் வகுப்பு, 6ஆம் வகுப்பு அல்லது அதிகபட்சம் போனால் SSLC வரை படித்து நின்று விடுகிறார்கள். பட்டம் படித்தவர்கள் மிக குறைவு. அரசாங்க வேலையில் 100 பேர் கூட இல்லாமல் அதற்கு கீழ்தான் பணிபுரிந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். தமிழகத்தில் இவர்கள் பிற்பட்ட வகுப்பினராக பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. ஆனால் கர்நாடகாவில் SC பிரிவிலும் ஆந்திராவில் ST பிரிவிலும் சேர்க்கப்பட்டுள்ளனர். எனவே இவர்களை சமுதாயத்தில், வாழ்வாதாரத்தில், பொருளாதாரத்தில் உயர்த்துவதற்கு பிற்பட்ட வகுப்பினர் பிரிவிலிருந்து பட்டியலின வகுப்பு, அதை ST வகுப்பில் சேர்க்குமாறு தங்கள் மூலமாக அரசின் கவனத்திற்கு கொண்டு வருகிறேன். நன்றி. श्री विवेक नारायण शेजवलकर जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे मौका दिया। अयोध्या धाम विश्व का सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ क्षेत्र व धार्मिक पर्यटन आकर्षण बनने जा रहा है।
माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं माननीय रेल मंत्री जी को ग्वालियर से सीधे अयोध्या के लिए ट्रेन सुविधा हेतु आग्रह करना चाहता हूँ। वर्तमान में ग्वालियर से अयोध्या के लिए एकमात्र साप्ताहिक ट्रेन मुजफ्फर सूरत एक्सप्रेस है, जो वर्तमान में यह सुविधा अपर्याप्त है। मैं माननीय रेल मंत्री के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि ग्वालियर बरौनी मेल ग्वालियर से चलकर बाराबंकी जंक्शन होते हुए बुडबल, कर्नलगंज, गोंडा होते हुए मनकापुर पहुंचती है। इस लाइन पर अन्य गाड़ियां भी हैं। यदि उक्त ग्वालियर बरौनी मेल को यदि बाराबंकी से अयोध्या होते हुए मनकापुर पहुंचने का रूट करने से ग्वालियर, डबरा, दतिया एवं झांसी सहित संपूर्ण चंबल एवं बुंदेलखंड क्षेत्र के श्रद्धालुओं को अयोध्या धाम पहुँचने के लिए एक अच्छा साधन मिल सकेगा। दूसरा, झांसी से अयोध्या के लिए जाने वाली गाड़ियाँ क्रमशः अहमदाबाद, दरभंगा, साबरमती एक्सप्रेस, यशवंतपुर, गोरखपुर एक्सप्रेस, मुंबई LTT छपरा अयोध्या एक्सप्रेस, अहमदाबाद वाराणसी सिटी साबरमती एक्सप्रेस वाया कानपुर होकर अयोध्या से गुजरती हैं। यदि इनमें से कुछ ट्रेनों को झांसी से वाया ग्वालियर, भिंड, इटावा, कानपुर होकर चलाया जाए तो ग्वालियर अंचल व इसके आसपास के यात्रियों को अयोध्या के साथ साथ उत्तर प्रदेश, बिहार एवं गुजरात के महत्वपूर्ण शहरों के लिए भी ट्रेन सुविधा में बढ़ोतरी होगी। मेरा माननीय रेल मंत्री से अनुरोध है कि ग्वालियर लोकसभा क्षेत्र वासियों को अयोध्या के लिए रेल सुविधा प्रदान कर अनुग्रहित करने की कृपा करें। ধন্যবাদ অধ্যক্ষ মহোদয়জি। আমি আমার আরামবাগ পার্লামেন্টারি কনস্টিটিউয়েন্সির একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা, যেটা বারবার দীর্ঘ 10 বছর ধরে পার্লামেন্টে উঠিয়ে আসছি। যেহেতু আরামবাগ পার্লামেন্ট কনস্টিটিউয়েন্সি একটু বৃষ্টি হলেই, কালকেই বৃষ্টি হয়েছে, তাতেই বন্যার জল ধরে যাচ্ছে। কারণ খানাকুল এমন একটা জায়গা, অল্প একটু বৃষ্টি হলেই জল ধরে যায়। মুন্ডেশ্বরীর জল যখন গিয়ে রূপনারায়ণে পড়ে, সেটা আবার ফ্লো ব্যাক করে সেই আমাদের গ্রামগুলোতে ঢুকে যায়, এবং তার জন্য খানাকুল 1 এবং 2 নম্বর ব্লক জলমগ্ন হয়ে যাওয়ার জন্য কানেকশনও পুরো কাট অফ হয়ে যায়। মুন্ডেশ্বরী নদীর ওপরে নতিবপুর টু গণেশপুর একটি বাঁশের ব্রিজ আছে। বারবার কেন্দ্র সরকারকে বলা হয়েছে, লেখা হয়েছে, কিন্তু আজ পর্যন্ত কোনো কিছু এটা দেখা হয়নি। এই ব্রিজটার জন্য আমার হাওড়া এবং হুগলি দুটো যেরকম কমিউনিকেশনের একটা সুন্দর জায়গা হবে, তার সাথে সাথে খানাকুল এবং 1 নম্বর 2 নম্বর ব্লকও যুক্ত হবে। তার সাথে সাথে খানাকুলের সাথে পশ্চিম মেদিনীপুরের যুক্ত আরেকটা ব্রিজ, গড়ের ঘাট ব্রিজ, যেটা রূপনারায়ণ নদীর ওপরে। এই দুটো ব্রিজ খুব দরকার, যেটা আমার খানাকুল এবং আরামবাগ পার্লামেন্টারি কনস্টিটিউয়েন্সির প্রত্যেকটা কৃষিজীবী মানুষ, সাধারণ মানুষ যারা বিভিন্ন কাজের জন্য হাওড়া বা পশ্চিম মেদিনীপুর যায় তারা যেন এই ব্রিজটা করে। আমি ইমিডিয়েট আমাদের যে ইরিগেশন মন্ত্রণালয় আছে তাকে বলছি যে এটা করা হোক। अधिष्ठाता महोदय, मैं बहुत आपका आभारी हूँ। आप स्वयं अवगत हैं कि सिद्धार्थनगर और नेपाल की उस तराई में जहाँ भगवान गौतम बुद्ध पैदा हुए, वहाँ पे बुद्ध के प्रसाद के रूप में जब बुद्ध जी थे तो काला नमक चावल दिया करते थे। और आज वो काला नमक चावल देश और दुनिया की बाज़ारों में जिस तरह से बुद्ध के प्रसाद के रूप में हुआ है, उसकी मांग बढ़ी। उसको देखते हुए उत्तर प्रदेश की सरकार और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने उसको 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में भी शामिल कर दिया। आप स्वयं काला नमक चावल के बारे में जानते हैं। जल संसाधन मंत्री श्री गजेंद्र सिंह जी हैं, मेरी कंस्टिट्यूंसी में गए थे। इन्होंने वहाँ काला नमक चावल के बारे में किसानों से सुना, और 2700 हेक्टेयर से 15,000 हेक्टेयर हो गया, जियो टैग हो गया, और 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में है। निर्यात हो रहा था, लेकिन अभी बासमती को छोड़ के काला नमक पे प्रतिबंध लगा दिया गया। आखिर वहाँ के किसान ऋण ले रहे थे, वहाँ के किसान सिंगापुर का ऑर्डर होगा, यूरोपियन ऑर्डर होगा। तो मैं आपके माध्यम से सरकार से चाहता हूँ कि काला नमक चावल के ऊपर जो निर्यात पे प्रतिबंध लगाया गया है, उस प्रतिबंध को समाप्त किया जाए, जिससे सिद्धार्थनगर के किसानों के लिए एक नया जीवन मिल सके और वो उत्तर प्रदेश की $1 ट्रिलियन में अपना योगदान दे सके। थैंक यू वेरी मच स्पीकर साहब। Today I want to bring forth the plea of Anganwadi workers in India, an initiative under ICDS by the India government, where women are frontline workers providing essential services of additional and supplementary healthcare and nutritional services, including community level immunization to children and pregnant women. They are the ones who drove the vaccination drive thousands of villages of the country as frontline workers during the pandemic. Yet they struggle with low financial support provided to them, which is referred to as either an honorarium or record incentive for their
contribution, a meager and even less than the wages of a grade 4 employee in service of the government. Sir, in the absence of these Anganwadi workers, it would have been near to impossible for such a big country as India to provide essential primary health services to children and women in the grassroots. The government has taken advantage of these more than 24 lakhs of Anganwadi workers, entitling their hard work and giving them election and surveys related duties, adding more to their existing tax work. Time and again, the Anganwadi workers went to court demanding social security benefits, facilities, increased wages, the right to be paid gratuity, post-retirement benefits, and many more, but with no tangible result. Sir, I request the government to change the nomenclature of the compensation category of Anganwadi workers from honorarium to salary and provide requisite resultant benefits to them. Thank you very much, sir. बहुत परेशान है और मेरा क्षेत्र भी और आपका क्षेत्र भी, पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूरे देश में बहुत ज़्यादा गन्ने के किसान हैं। और जो पिछले 7 साल से अगर हम लें तो 2 बार, केवल एक बार 10 रुपये रेट बढ़ा है, एक बार 25 रुपये रेट बढ़ा है, जबकि सरकार की अगर 7 सालों की महंगाई बढ़ी हुई अगर माने किसी में 8 पॉइंट कुछ परसेंट, कभी 7 पॉइंट कुछ परसेंट, कभी 9%, तो करीब 60% बैठती है, जो 300 रुपए के करीब बैठता है। तो कम से कम 550 रुपए गन्ने का रेट बढ़ाना चाहिए, मांग करता हूं आपसे। धन्यवाद सभापति महोदय जी। मेरे लोकसभा क्षेत्र में सोजत मेहंदी विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ की मेहंदी का अनोखा रंग इसे विश्व प्रसिद्ध बनाता है और ये विशेष रंग द्रव्य इस क्षेत्र की मिट्टी और विशेष जलवायु से मिलता है। सोजत की मेहंदी के उद्योग में 160 से अधिक फैक्ट्रियों में हजारों की संख्या में मजदूर काम करते हैं और उनकी जीवन रेखा है। सोजत के साथ जैतारण, मारवाड़ जंक्शन, बिलाड़ा क्षेत्र में भी मेहंदी की खेती होती है। यहाँ के लोगों ने सोजत को मेहंदी नगरी बनाने हेतु बहुत मेहनत की, जिसका बाजार 1000 करोड़ रुपए से भी अधिक है। महोदय, हमारे सोजत की मेहंदी को जीआई टैग का हक देने के लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। इनकी बदौलत यहाँ के उद्योग को एक और नई उड़ान मिलेगी। महोदय, सोजत मेहंदी उद्योग एक बढ़ता हुआ उद्योग और पिछले वर्षों में तेजी से बढ़ा जीआई टैग बसेट प्राप्त होने के बाद इस उद्योग में कार्यरत लोगों की संख्या में बहुत बढ़त हुई और बढ़ती रही है। यहाँ के हजारों श्रमिकों के इलाज एवं सुरक्षा हेतु कोई एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन या एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस स्कीम के तहत अस्पताल नहीं है। यहाँ पर ईएसआईएस और ईएसआईसी का कोई भी अस्पताल नहीं है। इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय श्रम मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि सोजत में एक ईएसआईएस और ईएसआईसी अस्पताल के लिए स्थगित की जाती है।
Hello and a very warm welcome viewers. You're watching this special presentation of Sunset TV with your host Kriti Mishra. India's criminal justice system is set for a complete overhaul. The government has introduced 3 key bills to replace colonial era courts with the objective of speeding up trials by laying down specific timelines, boosting rates of conviction by improving the quality of evidence and providing relief and protection to victims. So what are the key provisions in the bill? What are the major recommendations of the Parliamentary Committee on Home Affairs? Well, we've packed everything for you in this edition, so come along. India's criminal justice system has been predominantly shaped by laws and regulations inherited from the British colonial era. In the post-independence years, these legal foundations underwent alterations and amendments to align with the evolving requirements of modern times. The experience of 7 decades of Indian democracy calls for comprehensive review of our criminal laws, including the Code of Criminal Procedure, and adopt them in accordance with the contemporary needs and aspirations of the people of India. The pre-independence criminal laws were used by the British to protect their colonial interests, to rule the people and the country, and to maintain their authority and supremacy over India. There was a need for comprehensive review of the criminal laws, the Criminal Procedure Code, the Indian Penal Code, and the Indian Evidence Act, and adapt them according to the present-day needs and aspirations. In fact, Prime Minister of India also advocated for the need to revamp all the legislations enacted across all departments during the British era. देश ने 1,500 से ज्यादा पुराने और अप्रासंगिक कानूनों को रद्द कर दिया है। इनमें से अनेक कानून तो गुलामी के समय से चले आ रहे हैं। In accordance with the basic principles enshrined in the Constitution of India, it was proposed to bring about fundamental comprehensive changes in the framework of Indian criminal laws. With this objective in view, the existing Indian Penal Code of 1860, the Code of Criminal Procedure 1973, and the Indian Evidence Act 1872 would now be repealed and replaced by the Bharatiya Nyaya Sanhita 2023, the Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita 2023, and the Bharatiya Sakshi Bill 2023, respectively. The Home Affairs Minister introduced these 3 key bills in the Lok Sabha on 11th of August 2023. ये तीनों कानूनों को रिप्लेस कर इनकी जगह जो 3 नए कानून बनेंगे, उनकी आत्मा होगी भारत के नागरिकों को संविधान प्रदत्त सारे अधिकार जो मिले हैं, इसकी सुरक्षा. The main problems in present legal system are very complex. There's huge pendency of cases in the courts. There's low conviction rate, and the amount of fine prescribed in the laws is very less, from 10 rupees to 500. There's overcrowding of under-trial prisoners in prisons. There's very little use of modern technology in the legal system. And there's delay in investigation, pending hearing process, and delayed justice due to inadequate use of forensic evidence. The new bills seek to historically address the problems in the criminal justice system to strengthen law and order, simplify legal procedure, provide speedy justice, and adapt the criminal justice system with the technological advancements. Further, all the outdated references have been deleted in the proposed bills. These bills seek to create a legal structure which is citizen-centric and to secure life and liberty of citizens and adopt them in accordance with the contemporary needs and aspirations of the people. The Bharatiya Nyaya Sanhita 2023 repeals the Indian Penal Code 1860. Key changes proposed in the bill include sedition. IPC defines sedition as bringing or attempting to bring hatred or contempt or exciting disaffection towards the government. It is punishable with imprisonment term between 3 years and life imprisonment and or a fine. The bill removes this offence. It instead penalizes the following: exciting or attempting to excite secession, armed rebellion, or subversive activities, encouraging,
feelings of separatist activities, or endangering sovereignty or unity and integrity of India. These offences may involve exchange of words or signs, electronic communication or use of financial means. These will be punishable with imprisonment of up to 7 years or life imprisonment and a fine. Terrorism. The bill defines terrorism as an act that intends to threaten the unity, integrity and security of the country, to intimidate the general public or disturb public order. The bill also penalizes conspiring, organizing or assisting in preparation of any terrorist act within an imprisonment term between 5 years and life imprisonment and a fine of at least 5 lakh rupees. Petty organized crime. The bill makes attempting or committing petty organized crime punishable with imprisonment between 1 and 7 years and a fine. Death penalty for gang rape of minor. IPC allows death penalty for gang rape of women below 12 years of age. The bill now allows death penalty for gang rape of women below 18 years of age. The Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita 2023 was introduced in the Lok Sabha on 11th of August. It repeals the Code of Criminal Procedure 1973. The code provides for procedure for arrest, prosecution and bail for offences under various acts, including the Indian Penal Code of 1860. The highlights of this bill are trials in electronic mode. The bill provides that all trials, inquiries and proceedings may be held in electronic mode. It also provides for the production of electronic communication devices likely to contain digital evidence for investigation, inquiry or trial. Electronic communication includes communication through devices such as mobiles, computers or telephone. Forensic investigation. The bill mandates forensic investigation for offences punishable with at least 7 years of imprisonment. Timelines for procedures. The bill prescribes timelines for various procedures. For instance, it requires medical practitioners who examine rape victims to submit their reports to the investigating officer within 7 days. Trial in absence of offender. The bill provides for conduct of trial and pronouncement of judgment in the absence of a proclaimed offender. This shall be done when such a person has absconded to evade trial and there is no immediate prospect of arresting him. The Bharatiya Sakshi Bill 2023 was introduced in the Lok Sabha on 11th of August. It repeals the Indian Evidence Act of 1872. The Act provides rules for the admissibility of evidence in legal proceedings. The highlights of Bharatiya Sakshi Bill are admissibility of electronic or digital records as evidence. The bill provides that electronic or digital records will have the same legal effect as paper records. It expands electronic records to include information stored in semiconductor memory or any communication devices like smartphones or laptops. Oral evidence. Under the Act, oral evidence includes statements made before courts by witness in relation to fact under inquiry. The bill adds any information given electronically to be considered as oral evidence. Secondary evidence. The bill expands secondary evidence to include oral and written admissions and the testimony of a person who has examined the document and is skilled in the examination of documents. दस्तावेजों की परिभाषा का विस्तार कर इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड, ईमेल, सर्वर लॉन्ग्स, कंप्यूटर, स्मार्टफोन, लैपटॉप, एसएमएस, वेबसाइट, लोकेशनल साक्ष्य, डिवाइस पर उपलब्ध मेल और मैसेजेस, ये सभी को कानूनी वैधता देता है, जिससे अदालतों के अंदर जो कागजों के ढेर लगते हैं, अंबार लगते हैं, वो समाप्त हो जाएंगे। अब हमने सर्च और जब्ती में वीडियोग्राफी को कंपलसरी करा है, जो अब वीडियोग्राफी केस का हिस्सा होगी। पुलिस द्वारा ऐसी रिकॉर्डिंग के बिना कोई भी चालान, चार्जशीट रखा जाएगा, वो वैध नहीं होगा। हमारा दोष सिद्धि का प्रमाण बहुत कम है। आज़ादी के 75 साल के बाद भी हम दोष सिद्ध नहीं कर पाते हैं। मान्यवर, इसीलिए फॉरेंसिक साइंस को हमने बहुत बढ़ावा देने का काम किया। The need to reform and rationalize the Code of Criminal Procedure, as also the need to undertake a comprehensive review of the criminal justice system of India, has been expressed
from several quarters from time to time. The Law Commission of India, in its various reports, has recommended several amendments in the criminal laws of the country. Rajya Sabha Chairman Jagdeep Dhankar referred these 3 bills to the department-related Parliamentary Standing Committee on Home Affairs on 18th August 2023 for submitting its report within 3 months. The committee, during its deliberations, held a total of 12 meetings spanning more than 45 hours. 19 domain experts were called before the committee to present their views on the bills. The experts invited to participate in the deliberations included senior advocates practicing in the Supreme Court and various high courts, renowned university professors, retired judges, Chairman of Law Commission of India, retired Director General of Police, and besides, the representations received from private individuals and organizations and members of Parliament and ex-members of Parliament were also examined by the committee. Some of the major observations and recommendations of the committee include: the text of all 3 bills is in English language and hence the proposed legislations are not in violation of provisions of Article 348 of Constitution. The Sanhita has widened the scope of definition of gender by including transgenders. For the first time, community service has been introduced as a punishment in Sanhita for petty offences. The committee appreciates the government for introducing death penalty as a punishment for the offence of gang rape on a woman below 18 years of age, which was not provided in the IPC. The committee has recommended the government to seek the opinion of Attorney General and Solicitor General of the country with regard to Clause 1012, which is apparently about mob lynching. The committee appreciates the government for enhancing the punishment under Clause 104 on causing death by negligence from 2 years to 7 years. However, the committee has recommended reducing this punishment to 5 years as the proposed punishment of 7 years is unreasonably long. The committee commends the addition of Offence of Terrorist Act in the Sanhita. The committee compliments the government in deleting the term sedition from criminal law by rephrasing it without compromising the security of the state. The committee has recommended the government to include Section 377 of IPC in the Sanhita. A recommendation has also been made to retain Section 497 of IPC on adultery in the Sanhita by making it gender neutral. This is 75th year of our independence. Now, the salient features. The Bharatiya Nyaya Sanhita number of sections have been reduced from 511 to 356 and the chapters from 23 to 19. This is regarding Bharatiya Nyaya Sanhita, that is Old Indian Penal Code. We have used the word Nyaya, not a dand, not a penal, because this is a democracy. We are giving justice, not a dand, not a penalty. 24 sections have been deleted from Old Indian Penal Code, 22 have been added, and a large number of sections have been rearranged. The existing laws stemming from the colonial era no longer represented the present-day dynamics and aspirations of Indian society. The existing laws have often been criticized for being outdated and not in tune with the present-day needs. The proposed Bharatiya Nyaya Sanhita seek to change the nature of law towards providing justice rather than punishment and would be a step forward to remove traces of colonial mindset. It was a mammoth task of drafting comprehensive amendments to the criminal laws and 4 years of intense discussions for making new laws that imbibe Indian thought process and the Indian soul. A comprehensive review of criminal justice system in our country was the need of the hour to bring it on par with the contemporary aspirations of the people of India. Well, viewers, that's all I had for you in this edition. Thanks for watching and stay tuned to Sunset TV. Goodbye for now from my side.
Rajya Sabha Chairman Jagdeep Dhankar has reconstituted the panel of vice chairpersons with 50% women parliamentarians. Many parliamentarians have been nominated for the first time. I have to inform honorable members that the panel of vice chairpersons has been reconstituted with effect from 4 December 2023 with the following honorable members: Shrimati Fulo Devi Netam, Shrimati S. Fognan Konyak, Shrimati Darshana Singh, Dr. Sonal Man Singh, Dr. Sasmit Patra, Shri V. Vijay Sai Reddy, Shri Sukhendu Sekhar Rai, and Shri Kartikesh Sharma. All the nominated members have expressed gratitude to Chairman Dhankar for the opportunity. इतना बड़ा मौका देने के लिए मैं माननीय सभापति जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और बहुत आभार प्रकट करती हूँ कि उन्होंने एक महिला को ये सम्मान और अवसर प्रदान किया है और ये मौका दिया है, तो निश्चित तौर पे इस काम को मैं अच्छी तरीके से करूँगी. This is my last year of the term, and I'm looking forward to understanding a little more on the other side, sitting on the other side. And I suppose to be seated in that grand seat, that chair, would definitely mean something in my entire career, not only of as a MP, in my life. देखिए, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जो मेरे को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है. निश्चित तौर पर इस जिम्मेदारी को बेखूबी से निभाने का पूरा कोशिश करूँगी. I'm very grateful to the chairman for giving me this opportunity. It's a big responsibility. I would like to thank the honorable chairman for giving me this opportunity, and I think it's fantastic that youngsters like myself who have been in the parliament for a little more than a year have got opportunities to understand the system and also be a part of the system. It's a very big responsibility, and I intend on taking it very seriously as well. So my basic priority will be that the House should function in a manner that it's supposed to. And it took me almost a year to make my maiden speech. I hope that doesn't happen to the others because of the disruptions by the opposition party. I think the main mandate of all members of parliament when they're elected by people is that they put out their opinion and voice their opinion of people who they represent. And it's extremely important to give them a chance to speak. I think that will be my main priority, that people should get an opportunity to voice their opinion. I'm profusely thankful to the Vice President of India and Chairman Rajya Sabha for nominating me as a panel of Vice Chairmen. I will discharge my responsibility as per the rules, regulations, and with utmost care and integrity. No, I'm extremely grateful to Honorable Chairman Rajya Sabha Shri Jagdeep Dhankar ji, because his dynamism, his leadership and his mentorship has always been a blessing for me. And in that sense, Honorable Chairman has always looked out and especially promoted and encouraged young parliamentarians like me. And in 2022, when he came to office, initially at the first time, he immediately had appointed me to the panel of vice chairman. And thereafter, there were two lady the members from my party who were also appointed to the panel of vice chairman. And today, by reappointing me, I'm deeply grateful to Honorable Chairman Shri Jagdeep Dhankar ji. According to the rules, the chairman shall, from time to time, nominate from amongst the members of the council a panel of vice chairmen, any one of whom may preside over the council in the absence of the chairman and the deputy chairman when so requested by the chairman, or in his absence by the deputy chairman.
माननीय सभासदों, माननीय सभापति जी, नमस्कार। अठवाले सब दिखाई नहीं दे रहे। Honorable members, we resume further discussion in short duration discussion motion on the economic situation in the country on 6 December 2023. Srimati Sulata Dev had concluded her speech while participating in the discussion. I shall now call upon the names of remaining members whose names have been received for participation in the discussion. I don't see. We will have to learn to go by the rules, particularly for those who have been leader of the opposition at the state level. Greater expectations from them. Dr. V. Sivadasan. Sir, 3 minutes. Respected Chair, some of the leaders of the ruling party, they are trying to make an illusion. India is growing, the economy is growing. What is the meaning of the growth of the economy? Sir, the corporate families, the big corporate families, the assets and income of the corporate families is increasing. That is not the development of the economy. Sir, the asset of the ruling party is increasing. Through the electoral bond, they are getting thousands of crore rupees. The increasing asset, increasing income of the ruling party is not the development of the economy. Here, Sarkari log, Sarkar, they are telling, the ruling party is selling, they are rich. Sarkari log, Amir hai, lekin जनता गरीब लोग है सरकारी लोग अमीर है लेकिन जनता गरीब है मैडम here look the education sector thousands of 13,000 students have been dropped out from the higher education institutions. They are not providing the fellowship. Rajiv Gandhi fellowship, Maulana Azad fellowship, where is the fellowship? Day by day, they are cutting the fellowship. Madam, the recruitment, if you are looking the recruitment, LIC, the recruitment is not there. Thousands of posts lying vacant. Development officer post lying vacant. Madam, BSNL, when is the last recruitment was happened in BSNL? When is the recruitment was happened? Madam, recruitment is not there. Railway, recruitment is not there. Everywhere, the ban of recruitment we are seeing. Madam, here, MGNREG, look the matter. Why are you not disbursing the pending amount of MGNREG? Thousands of crore are lying pending. Why they are not disbursing? Madam, as a wage component, as a material component, the pending amounts are there. They are telling they are rich, but they are not disbursing the amount to the poorest of the poor people. Madam, the ASHA workers, what is the condition of ASHA workers? Anganwadi workers, the Anganwadi workers is not getting minimum wage. ASHA workers is not getting minimum wage. They are telling they are rich. Then why they are not ready to provide the minimum wage to the Anganwadi workers and ASHA workers? This is the question from the people. Madam, respected madam, the workers are struggling in HECL,
Workers are struggling NTC, workers are struggling in Bemal. Why they are struggling? Because of the policy of the government. They are stealing, they are rich. If they are rich, if economy is growing, then why are not providing the proper amount, proper wage to the workers in the companies? Madam, they are telling they are rich. But here in WHO is saying minimum 1 doctor for 1,000 people. But what is the condition of here in India? WHO is saying minimum 3 nurses for 1,000 people. But what is the condition here in India? Madam, look the matter here. Nurses in India, the number of the nurses is very less. But same time, thousands of nurses are going abroad. Why they are going? Here, nurses are not getting better salary here. That is why they are going outside. The Vishwaguru, the term is okay, but they are not providing the salary. They are not ready to invest the money to the in different sectors. Respected madam, you please look the condition of the people in here in India. Here, they are, madam, Please conclude. 1 minute, madam. Please conclude. Here, they are increasing the price of LPG. LPG price, they have increased. Madam, if they have reached, why they are increasing the price of the LPG? Sarkari log, Shri Aditya Prasad, your time is up. Honorable member, your time is up. Shri Aditya Prasad, not present. Dr. L. Hanumathaya, ma'am. Okay. Shri Syed Nasir Hussain, not present. Dr. Lakshmikant Bajpai. क्या इस पे किस विषय पर इससे चक्कर में फंस जाता हूँ मैं पता नहीं नहीं एक मिनट रुको कल ही देखा मैंने Next. Shri Breach Lal. Shri Ghulam Ali. He will speak later. Shri Nihari Amin. Shri S. Selvaganapati. Please be seated. Honorable Deputy Chairman, Madam, thank you very much for giving me an opportunity to participate in this very important discussion on economic situation in the country. First, I would like to thank the Honorable Prime Minister and the Honorable Finance Minister for achieving a historic milestone in gross domestic product, GDP, which has surpassed the 4 trillion mark for the first time. Madam, I would like to praise the Honorable Prime Minister Modi ji, who brought an unprecedented zeal to his economic reformist agenda. The GST was the reform of reforms, and he did pull it off with a great success. The taxpayer base has nearly doubled since its launch, and the collections to have risen. The GST collections in April rose 12% from the year earlier to an all-time monthly high. It is of 1.87 lakh crore. Majority of large states have reported 20% plus GST growth over the same period last year, indicating a broad level growth across sectors and states. 90 million e-way bills were generated in March 2023, 11% higher than 81 million in the preceding month. He is probably the first Indian Prime Minister to leverage technology so much for his welfare programs. His government's unified payment interface, UPI, has revolutionized
India's economy by facilitating digital payments even in villages. Behind the huge digital payments infrastructure that has come up in India is India's stake, a set of open API and digital public goods that aim to unlock the economic potential of identity, data, and payments at population scale, such as Aadhaar, UPI, DigiLocker, and more recently, COVID vaccination platform. The core idea behind State Stake is to lower the cost of transactions so that 1.3 billion people get access to socially and economically important services, and those services can be delivered by the private as well as public sector. It enables private innovation on the back of public infrastructure. India's stake created a set open of protocols or standards that are implemented by the institution concerned. The UPI has helped private sector companies to rely on business models based on digital payments. IMF has said in a working paper recently, nothing that digitalization has supported formalization of India's economy, and Aadhaar has helped in direct transfer of payments to beneficiaries without reducing leakages, without any leakages. National logistic policy, the logistic cost in India is 13% of GDP, as compared with 8% in developed economics, making it difficult for Indian exports to compete globally. With a massive drive to build roads, trains, railways, ports, and bridges, a logistics policy is now set to revolutionize India's trade by making goods move faster across India, reducing the cost of logistics to be comparable to global benchmark by 2030. Our country recorded a robust GDP growth of 7.8% in the April-June period of 23-24, outpacing China's 6.3%. It took nearly 6 years to reach 2 trillion in 2014, working towards 5 trillion economy by 2025 and potential growth to 6.7 trillion by 2031. All these are possible only under the visionary, able leadership of our beloved PM by ongoing government initiatives across all sectors with a focus on income-centric policies. Emphasis on agriculture is a priority, and a roadmap is built to achieve 7 trillion economy by 2030. Sir, Madam, the International Monetary Fund, IMF, has projected India to become 5 trillion economy with the third largest GDP in 2027 and 28. At the end of 22-23, the Indian GDP stood at 3.7 trillion. In 1980-81, size of the Indian economy was USD 189 billion, which increased to 326 billion after a decade. In 2000 and 2001, the size of the GDP rose to 476 billion. With the rapid penetration of the internet and smartphones, digitization is creating endless possibilities for delivering meaningful solutions that transforms lives, livelihoods, business practices, and governance. This digitization has given a strong boost to entrepreneurship in the country. India's innovation in technology is not only proliferating within the boundaries, but also around the world. India has a thriving IT industry that is a major contributor to the country's GDP, employment, and exports. In 2022,
the Indian IT industry generated 227 billion in its revenue. In 2023, India's IT industry is estimated to register an 8.4% rise in total revenue to reach 245 billion. Madam, it is known to everybody that all these achievements has been made only by the leadership of our Honorable Prime Minister, and it is being supported, followed by our Honorable Finance Minister. Thank you, Mr. Shri Shambhu Sharan Patel. धन्यवाद उपसभापति महोदय कि आपने मुझे देश के इकोनॉमिक सिचुएशन पर बोलने का मौका दिया है। महोदय, मैं सबसे पहले अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो देश के करोड़ों लोगों के हित को ध्यान में रखते हुए समाज के सभी वर्गों के प्रति उदारता एवं जन कल्याण की भावना एवं भारत देश को परम वैभव तक पहुंचाने की भावना को ख्याल में रखते हुए देश को आर्थिक रूप से संपन्न बनाने का कार्य किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी के अथक प्रयास और 9.5 वर्षों तक बिना रुके बिना थके और उनकी कड़ी मेहनत का नतीजा है कि आज भारत पूरे विश्व में सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बन गई है। सभापति महोदय, उपसभापति महोदय, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश में चौतरफा विकास हो रहा है। भारत का कोई भी सेक्टर इस विकास से अछूता नहीं रहा है। देश के स्वास्थ्य का क्षेत्र हो या रेलवे का क्षेत्र हो, जलमार्ग से लेकर वायुमार्ग तक का क्षेत्र हो, चाहे संचार का क्षेत्र हो, सूचना प्रौद्योगिकी का क्षेत्र हो, रक्षा का क्षेत्र हो एवं देश के ऑटोमोबाइल का क्षेत्र हो या अंतरिक्ष का क्षेत्र हो, आज देश चारों तरफ चौमुखी विकास कर रहा है। महोदय, हमारे पार्टी के नेता श्रद्धेय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की सोच थी अंत्योदय, यानी कि समाज के अंतिम व्यक्ति का जब तक विकास नहीं हो जाता तब तक उस राष्ट्र का, उस देश का विकास नहीं हो जाता है। उन्हीं के राह पे चलते हुए हमारे प्रधानमंत्री जी अंत्योदय को जो है अक्षर पालन करते हुए देश को परम वैभव तक पहुंचाने के कार्य में लगे हुए हैं। महोदय, पूर्ववर्ती की कांग्रेस की सरकार पूरी तरह से तुष्टीकरण की राजनीति करते आई है। उन्होंने मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया और हम देश के करीब 52% पिछड़ों समाज के लोगों के साथ समाज को विकास से महरूम रखा। और मैं अति पिछड़ा समाज से आता हूं और देश में जब कांग्रेस ने 60 वर्षों तक राज्य की शासन करने के बावजूद भी पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा नहीं दिया। अन्य पिछड़े वर्गों के लिए सामाजिक और आर्थिक उन्नयन के लिए 1953 में अनुच्छेद 340(1) के अंतर्गत तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने काका कालेलकर की अध्यक्षता में एक पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया। आयोग अपनी रिपोर्ट 1955 में भारत सरकार अपनी संस्तुतियों में सहित दे दी, लेकिन 60 वर्षों तक ये कांग्रेस की सरकार रही। उन्होंने पिछड़ा वर्ग को संवैधानिक दर्जा नहीं दिया, जिससे पिछड़ा वर्ग का आर्थिक सर्वेक्षण हो, उसका सामाजिक विकास हो, सही ढंग से नहीं हो पाया। जब हमारे प्रधानमंत्री जी देश के प्रधानमंत्री बने, उन्होंने देश में पहली बार पिछड़े समाज को हित में ध्यान रखते हुए देश पिछड़ा वर्ग आयोग को जो है वो संवैधानिक दर्जा देने का कार्य किया। और कार्य करने के बाद उन्होंने रिटायर्ड जस्टिस रोहिणी जी के नेतृत्व में एक आयोग का भी गठन किया, जो कि पिछड़ों का वर्गीकरण करने का कार्य करेगी। महोदय, मैं बिहार जैसे पिछड़ा शब्द तो माननीय प्रधानमंत्री जी हटा दिया, आकांक्षी राज्य से आता हूं। जब बिहार में भाजपा सत्ता में थी, साझेदार थी, तो बिहार में चौतरफा विकास हो रहा था। भारतीय जनता पार्टी ने पिछड़े वर्ग से आने वाले जो वर्तमान वहां के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी, उनको बिहार का 6 बार सीएम बनाया। और जब मुझे जैसे एक अति पिछड़ा का बेटा को जब भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र मोदी जी ने राज्यसभा भेजने का कार्य किया, तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से संबंध तोड़कर जो भ्रष्टाचार के आगोश में डूबी हुई राष्ट्रीय जनता दल थी, उसके साथ अपनी सरकार बनाई और बिहार जैसे प्रांत को फिर से जंगल राज में भेजने का कार्य किया। और अभी बिहार में जो है वहाँ की आर्थिक और सामाजिक स्थिति काफ़ी दयनीय हो चुकी है। महोदय,
भारत आज विश्व में सबसे तेज गति से विकास करने वाली अर्थव्यवस्था बन गई है। पूरा विश्व भारत को एक उभरती हुई आर्थिक शक्ति के रूप में देख रही है। महोदय, स्वास्थ्य के क्षेत्र में जिस तरह से कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में 60 वर्षों में लगभग शून्य कार्य हुआ, 2014 के बाद जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई, पूरा विश्व भारत के हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम का लोहा मान रहा है। 100 वर्षों के बाद आई वैश्विक महामारी कोरोना में जहां पूरा विश्व की स्वास्थ्य व्यवस्था के पोल खोल कर रख दी, वहीं श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व की वजह से देश के करोड़ों लोगों की जान बच पाई। जहां विश्व के सभी विकसित देश जैसे अमेरिका, चीन, यूरोपियन कंट्री, इटली, ब्रिटेन, फ्रांस इत्यादि की स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई, वहीं भारत ने सिर्फ देश में कोरोना वैक्सीन बनाया, बल्कि 220 करोड़ डोज भारतीयों को लगाया गया और देश यह डोज जो है मुफ्त जो है भारतीयों को लगाया गया। और वैक्सीन लगने के बाद विदिन मिनट जो है आपको वैक्सीनेट आप हो गए, उसका सर्टिफिकेट भी हमारे स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को प्रदान किया। और बहुत सारे कंट्री में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बहुत सारे देशों को हमने मुफ्त में वैक्सीन और दवाइयां भी कोरोना काल में जो है वो सप्लाई किया। महोदय, विपक्ष के साथियों को सिर्फ हमारे नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार में त्रुटियां नजर आती हैं, लेकिन कोविड काल से लेकर अभी तक भारत के 80 करोड़ लोगों को जो मुफ्त अनाज देने का कार्य कर रही है, जिससे देश का कोई भी गरीब, कोई भी मजबूर, कोई भी बेसहारा भूखा सो ना पाए। इस मुफ्त अनाज देने की योजना आगे भी हमारी सरकार ने बढ़ाया है। इस 80 करोड़ लोगों को मुफ्त देने की योजना में हमारी सरकार ने ना कभी कोई जाति देखा, ना कोई धर्म देखा, ना कोई पंथ देखा, कोई बैरियर नहीं रखा। और यही वजह है कि 2014 के बाद देश जो है हर क्षेत्र में विकास कर रहा है। 2014 में जहां हम देश की विश्व की 10वीं बड़ी अर्थव्यवस्था थे, अभी हम विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है। और जब नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार 2024 में प्रधानमंत्री की शपथ लेंगे तो भारत जो है वो तीसरी विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। और जब देश हमारा 100वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा होगा तो भारत जो है विश्व का नंबर 1 आर्थिक क्षेत्र में बन जाएगा। महोदय, हमारे जो साथी हैं, कांग्रेस साथी है, हमारे विपक्षी दलों जो है उनको सिर्फ हमारी सरकार में त्रुटियां नजर आती हैं। हमारे सरकार का जो योजना है, जो हमारी सरकार का थीम है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, ये नजर नहीं आता है। आप देखिए 2014 के पहले जहां देश में 74 एयरपोर्ट था, अभी लगभग 148 एयरपोर्ट बन के तैयार हो गया है। जहां देश में 2014 के पहले 7 एम्स था, 7 एम्स में वो भी 6 हमारे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का देन था। और अभी देश में जो लगभग 23 एम्स हो गया है। बिहार सरकार की नाकामियों की वजह से हमारा जो दरभंगा का एम्स है अभी बन नहीं पाया, नहीं तो वो 23वां पूर्ण हो चुका होता। उसके बाद अभी देखिए सबसे आधुनिक सुविधा से युक्त हमारा जो वंदे भारत ट्रेन है वो भी अपने आप में एक बेमिसाल है। हमारे बिहार को भी कुछ मिला है और मैं आगे और भी मांग करूंगा माननीय रेल मंत्री जी से कि और वंदे भारत ट्रेन जो है वो बढ़ाया जाए। हमारी जो 9 वर्षों का जो अचीवमेंट है हमारे सरकार का, अगर उसको ठीक से अगर बोला जाए तो अपने आप में एक डिक्शनरी बन जाएगा। लेकिन एक छोटा सा जो उसकी वानगी है वो बताने का काम करता हूँ। छोटा सा जो समरी है, आप किसानों को ले लीजिए तो हमारे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लगभग 12.5 करोड़ लोगों को दिया गया। प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, अंतर्राष्ट्रीय अनाज मेला, गरीबों के लिए जल जीवन मिशन योजना, प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र, ये अपने आप में एक मिसाल है। प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र के माध्यम से लगभग 10,000 जो है जन औषधि केंद्र खोले गए। आयुष्मान भारत योजना, ये पूरे वर्ल्ड में अपने आप में एक मिसाल है कि आप पूरे जो है 5 लाख तक का जो है आप फ्री में इलाज, समाज का कोई भी गरीब वर्ग, उसमें ना कोई जात, न पंथ, न धर्म का कोई बैरियर रखा गया है, हमारी सरकार ने देने का कार्य किया है। प्रधानमंत्री आवास योजना, क्या मैडम मेरा समय समाप्त हो गया क्या?
अच्छा, एक Please मिनट conclude. कंक्लूड कर दूं। प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, स्वच्छ भारत मिशन के तहत हमारी जो अति पिछड़ा और दलित समाज की महिलाएं थी, जिन्हें शाम होने का इंतजार और सुबह में सूरज उगने के पहले का इंतजार होता था कि मुझे शौच के लिए जाना है, उसका ख्याल रखते हुए, उनकी इज्जत और मर्यादा ख्याल रखते हुए जो करोड़ों शौचालय बांटे गए, बनाए गए हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा, यह दर्शाता है कि 2024 में जब जो बचा हुआ कार्य है, हमारे प्रधानमंत्री जब फिर से पुनः 2024 में तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे तो देश उन्नति करेगा और वह दिन दूर नहीं जब भारत देश की विश्व की सबसे बड़ी आर्थिक अर्थव्यवस्था बनेगा। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। श्री आदित्य प्रसाद। माइक और नहीं है। माइक। सभापति महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आर्थिक विषय पर बोलने का अवसर दिया है। सभापति महोदय, 2014 की शुरुआत से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के सिद्धांत पर काम किया है और वर्ष 2014 में भारत विश्व की 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में अपनी स्थिति से ऊपर उठते हुए आज 5वीं सबसे बड़ी वैश्विक अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित है और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के मार्ग पर अग्रसर है। विश्व में लगभग हर जगह एक बड़ी आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रहा है, लेकिन इस विपरीत परिस्थिति में भी हमारा देश निरंतर आगे बढ़ रहा है। आज मोबाइल विनिर्माता के क्षेत्र में दूसरे नंबर पर, ऑटोमोबाइल निर्माता के क्षेत्र में तीसरे नंबर पर और स्टॉक एक्सचेंज में चौथे नंबर पर है। वित्तीय वर्ष 2023 के लिए भारत की जीडीपी की वृद्धि दर 7.2% थी, जो कि दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्था में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था थी। महोदय, इतनी बड़ी महामारी कोविड के समाप्त होने के बाद जिस प्रकार से भारत में सड़कें, रेलवे, हवाई अड्डों का निर्माण तेज गति से हो रहा है, ये कोई साधारण बात नहीं है। पूरा दुनिया जब अपनी आर्थिक व्यवस्था से चरमराई हुई स्थिति में थी, तब पूरी दुनिया के लोग भारत को बहुत आशा भरी निगाहों से देख रहे थे, उम्मीद भरी निगाहों से देख रहे थे कि आखिर भारत की स्थिति क्या होगी। इतना बड़ा लोकतांत्रिक देश है, इतनी बड़ी आबादी वाला देश है, लेकिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जो गरीब परिवार से आने वाले व्यक्ति है, जो गरीबी में पला है, बढ़ा है, गरीबी में जिया है, गरीबी को बहुत नज़दीक से देखा है, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व वाली कुशल सरकार में यह संभव हो पा रहा है कि गरीब कल्याण योजना के माध्यम से कोई गांव का व्यक्ति जब घर से काम करने के लिए नहीं निकलता था, चूँकि हम लोग गांव में रहते थे, गांव में रहते हैं, गांव के लोग अपने घरों में जो मजदूर था, किसान था, जो श्रमिक था, दिन भर घर में रहता था, दिन भर घर में आराम करता था। ऐसी परिस्थिति में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के मन में ये चिंता आई कि गांव का व्यक्ति कोई भूख से तड़प तो नहीं रहा है, और उस परिस्थिति को, इस स्थिति का एहसास करते हुए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश के 80 करोड़ लोगों को, परिवार के प्रत्येक सदस्य को 5-5 किलो चावल मुफ्त में देने की व्यवस्था की है।
सभासदों, माननीय सभापति जी, Honorable members who have been permitted to raise matters under Rule 377 today may personally hand over approved text of the matter at the table within 20 minutes. Item number 9, Kendriya Vishwavidyalaya Samshodhan Vidhayek 2023. Shri Rajji Pratap Rudi. मैं कल बोल रहा था, उस समय मुझे मौका नहीं मिल पाया और समय समाप्त हो गया था, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मैं इसे कंप्लीट करने की अनुमति दिया जाए। महोदय, कल जब मैं ट्राइबल यूनिवर्सिटी बिल पर बात कर रहा था जो तेलंगाना के लिए बनाया जाना है, तो मुझे लगा कि कल के बाद मुझे आज वक्त मिला, तो मुझे लगा कि अगर अध्ययन करके शिक्षा के जगत में बोलना है तो यदि अक्टूबर 2014, 2018, 2015, 23, 2018 और 2016 के माननीय प्रधानमंत्री के एम्स में जो उनका कन्वोकेशन पर एड्रेस था, जम्मू शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी पर एड्रेस था, जो पीजीआई के मेडिकल कॉलेज पर एड्रेस था, सिंधिया स्कूल में जहां अभी गए थे उसका एड्रेस था, और आईआईटी मुंबई के कन्वोकेशन में जो माननीय प्रधानमंत्री गए थे उसका एड्रेस था, 2016 में कटरा। मुझे लगता है कि अगर उस पूरे विषयों को अगर पढ़ लिया जाए तो शिक्षा जगत की सोच का क्या प्रणाली होना चाहिए, पूरे स्पष्टता के साथ प्रधानमंत्री जी ने इन कन्वोकेशंस में कहा है, और मैं समझता हूं कि मैं वहीं से प्रेरणा लेकर अपनी बात आगे बढ़ाऊंगा। मैं कल जब अपनी बात समाप्त कर रहा था तो मैंने ये अध्यक्ष जी आपको कहा कि आखिर में बिहार के बारे में मैंने चर्चा संदर्भित करते हुए बताया कि सेशन लेट है और अधिकांश बच्चे आज कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में जाते हैं, और आज 7.5 लाख से अधिक बच्चे कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं, जो खचाखच भरा हुआ है। कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ खाली हैं, और अगर बाध्यता ना हो डिग्री का तो बच्चे कोचिंग इंस्टीट्यूट से ही पास करके परीक्षा दे करके पास कर जाए, लेकिन बाध्यता के कारण नहीं होता है। हमारे यहाँ जो सिस्टम है एग्जामिनेशन कंट्रोल का, एक यूनिवर्सिटी में एग्जामिनेशन लेने वाला होता है और पढ़ाने वाला भी उसी यूनिवर्सिटी में होता है, तो दोनों का दायित्व एक ही होता है, तो सेशन डिलेड होता है। मेरा एक अनुरोध होगा अगर सरकार इस पर विचार कर सके कि जैसे सभी स्थानों का परीक्षा अलग होता है, यूनिवर्सिटी की परीक्षा को बिल्कुल अलग कर दिया जाए शिक्षा से, ताकि उसका डेट निर्धारित हो, वो परीक्षा ले, बच्चा वहां पहुंचे, यूनिवर्सिटी की जिम्मेदारी हो उसको पढ़ा करके भेजे। एक प्रस्ताव था, और ये एक मेरे प्रस्ताव के साथ साथ मैं विषय में आगे बढ़ूंगा। लेकिन महोदय, उद्देश्य क्या होता है? आज हम ट्राइबल यूनिवर्सिटी में, जहां पर कर्नाटक में, ये हैदराबाद में, तेलंगाना में हम ये जो विश्वविद्यालय बना रहे हैं इसमें 50% है। मैं तो इसी सदन में एक उदाहरण देना चाहता हूं, और शायद माननीय मंत्री जी के राज्य में एक ऐसा स्थान है जहां हमारे एक सांसद, मैं कभी गया था तो देख के आया, अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन दिस हाउस हैज अ कॉलेज जिसमें 80,000 ट्राइबल बच्चे पढ़ते हैं, क्लास प्राइमरी से लेकर के ग्रेजुएशन तक 80,000, जिनको कोई उनके लिए कहीं से उनको कोई फीस नहीं देना पड़ता है, उनका खाना, उनका कपड़ा। और सचमुच अगर मंदिर देखना है तो हमारे एक सांसद हैं अछूता जी, जो इनके भी मित्र हैं, उतनी बड़ी संख्या, चाहे उसके पीछे जो भी पृष्ठभूमि हो, लेकिन 80,000 ट्राइबल बच्चे इस देश में एक व्यक्ति पढ़ा रहा हो, मैं समझता हूं कि हमको अनुसरण लेना चाहिए। इस देश में वैसा भी है कि शिक्षा तो एक व्यवसाय है महोदय, और इस सदन में, या इस सदन में तो नहीं, अगले सदन में वैसे भी लोग आए जो शिक्षा जगत में हजारों करोड़ रुपया कमा करके, कोई शिक्षा के इतना व्यवसाय, मैं नहीं लेना चाहूंगा उन पॉलिटिकल पार्टी का नाम क्योंकि वो माननीय सदस्य हैं, लेकिन इस देश में वैसे भी लोग शिक्षा जगत से इतना धन अर्जित करके आए हैं कि आज वो राज्यसभा में पहुंचे हैं। उसका कारण स्पष्ट है। जी वो पंजाब से हो, दिल्ली के हो, कई लोग उसमें जेल चले गए हैं, मैं नहीं बोलना चाहूंगा, बट उसी संस्कार से वैसे लोग आए हैं जो आज राज्यसभा में पहुंचे। मैं नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन ये शिक्षा जगत में। लेकिन महोदय, हम बिहार के बारे में चर्चा कर रहे थे, नहीं, जिस राज्य से वो यूनिवर्सिटी है, आप उड़ीसा राज्य के नाम ले रहे थे, उड़ीसा में है वो व्यक्ति, और वो राज्य का भी जरूर उसमें श्रेय जाएगा, क्योंकि उस राज्य में 80,000 बच्चों को पढ़ाने वाला कोई विश्वविद्यालय। मंदिर देखना है तो वो विश्वविद्यालय जाके देखिए जहां गरीब छोटे छोटे बच्चे जो अपने
हमारे कपड़े भी ठीक से नहीं पहन पाते हैं, वो 80,000 वैसे बच्चे वहां पढ़ते हैं, निःशुल्क खाना खिलाना, कपड़ा देना, और सचमुच वैसे लोगों को, और इस सदन के सदस्य हैं, दिखते भी नहीं है, बोलते भी नहीं है, लेकिन उन्होंने इतना बड़ा काम किया है। मैं आगे बढ़ के जाता हूं। औपचारिक शिक्षा के बारे में बात होता है यूनिवर्सिटी में। हम लोग यूनिवर्सिटी में, साहब बिहार की शिक्षा के हालात तो आप जानते हैं, लेकिन यूपीएससी की परीक्षा होती है तो पहली लड़की ऑल इंडिया टॉपर या दूसरी लड़की ऑल इंडिया टॉपर, चाहे वो इशिता हो, गरिमा हो, वो दोनों बिहार की लड़कियां हैं। जहां सेशंस लेट है, जहां परीक्षा कठिनाई से होती है, और मैंने आपको 2 उदाहरण दे दिया कि आखिर में किस प्रकार से होता है। लेकिन मैं एक विषय बताना चाहूंगा महोदय, आज भारत की सरकार ने और देश के प्रधानमंत्री ने एक बड़ी नीति लाई एनईपी के तहत। उन्होंने एंडोमेंट कहा। अब हम एंडोमेंट को अगर हिंदी में कहें तो चंदा कहा। लेकिन अगर आप देखना चाहें कि इस देश में आज की तारीख में हम लोगों ने नई शिक्षा नीति में, क्योंकि बड़े विश्वविद्यालयों को चलाने के लिए बहुत पैसे की जरूरत होती है, और दिल्ली आईआईएम, मुंबई, दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो एंडोमेंट्स आया, जब से ये नीति लागू हुई है, वो 160 करोड़ रुपया। मैं दुनिया के वैसी संस्थाओं और यूनिवर्सिटीज के बारे में बताना चाहूंगा जहां के बच्चे पढ़ करके इस देश और दुनिया में बड़े होते हैं। अगर मैं उदाहरण देना चाहूं, हार्वर्ड, 50 बिलियन यूएस डॉलर्स, लगभग 4,000 करोड़ वहां पास किए हुए विद्यार्थी उस इंस्टीट्यूशन को देते हैं। टेक्सास यूनिवर्सिटी, यूनाइटेड स्टेट्स, 42 बिलियन यूएस डॉलर्स पास किए हुए विद्यार्थी विश्वविद्यालयों को चलाने के लिए देते हैं। येल यूनिवर्सिटी, 41 बिलियन यूएस डॉलर्स they give as an endowment to the university where they have passed out. Look at Stanford, 36 बिलियन डॉलर्स हमारी सरकार खर्च करती है। हम सब लोग सरकार के पैसे से ही इस देश के शिक्षा को बढ़ाना चाहते हैं, बट दुनिया में ऐसे भी उदाहरण हैं जहां बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी। लेकिन भारत में भी एक और चीज हो रहा है। एक तरफ हम पढ़ाई की बात करते हैं कि अच्छी शिक्षा हो, यूनिवर्सिटी एजुकेशन हो, यूनिवर्सिटी एजुकेशन से, लेकिन हम लोगों ने टॉप हैवी कर दिया है। दुनिया में विश्वविद्यालय में पढ़ने इतने बच्चे कहीं नहीं जाते हैं। भारत में सबसे ज्यादा ये प्रेरणा रहता है कि हम विश्वविद्यालय में परीक्षा करके, दुनिया में 10% लोग यूनिवर्सिटी में जाते हैं, बाकी ग्रेजुएशन से अंडर ग्रेजुएट करके अपने, क्योंकि जो भी हम लोग शिक्षा की नीति बनाते हैं अध्यक्ष महोदय, ये मूलतः इसलिए बनाया जाता है कि शिक्षा से एम्प्लॉयमेंट जुड़े, और वही आधार होता है। 1 से 2% लोग अपने साथ अपने रोजगार में जाते होंगे, लेकिन मूल उद्देश्य शिक्षा का यह है कि उसको एम्प्लॉयबल बनाया जाए। क्या यह सवाल उठता है? देश की परीक्षा में अगर हम देखें, आज अगर मेरिट की बात हो तो कायदे से पहले एक समय में होता था कि परीक्षा की डिग्री लेके जाइए और नौकरी ले लिए मार्क्स पर। उसे खत्म किया गया क्योंकि उसके गुणवत्ता में निरंतर गिरावट थी, और उसी का परिणाम है कि आपने केंद्रीय परीक्षा सेवाएं शुरू की, राज्य की परीक्षाएं सेवाएं शुरू की। लेकिन दूसरे तरफ क्या हो रहा है? जहां की शिक्षा अच्छी है, चाहे देश का आईआईटी हो या आईआईएम्स हो, वहां क्या हो रहा है? आज यूपीएससी में 70 से 80% वो कैंडिडेट्स हैं जो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स हैं, जो आईआईएम से पास कर रहे हैं। आखिर में गुणवत्ता तो वही है कि जहां शिक्षा अच्छा हो वहां रोजगार अच्छा मिलता है, और उसका परिणाम जीता जागता है कि देश के 50% यूपीएससी के जो 50 से 60% यूपीएससी में आईएएस और आईपीएस और अन्य परीक्षा में पास करने वाले लोग इन्हीं संस्थाओं से पास करते हैं। तो विश्वविद्यालय के गुणवत्ता को बढ़ाने का एक सबसे बड़ा हमारे सामने चुनौती है अध्यक्ष महोदय, और इसीलिए हम कहते हैं कि इस पूरे विषय को अगर हम लोग दूसरे रूप से देखें, क्योंकि भारत में विश्वविद्यालय हम लोग खोलते हैं, भारत में विश्वविद्यालय की तैयारी कराते हैं, भारत में विश्वविद्यालय में नियुक्ति करते हैं, लेकिन गुणवत्ता के अभाव में एम्प्लॉयबिलिटी का अभाव दिखता है, जिसको हमें निश्चित रूप से उसका निदान निकालना चाहिए महोदय। लेकिन शिक्षा का तो सबसे बड़ा, देश के प्रधानमंत्री कहते हैं शिक्षा का अंतिम स्वरूप क्या होना चाहिए? शिक्षा का अंतिम स्वरूप वही होना चाहिए, क्योंकि समय आपने मुझे कम दिया है। शिक्षा का अंतिम स्वरूप ये होना चाहिए कि शिक्षा देश में एक अच्छा नागरिक पैदा करे। लेकिन उससे भी बड़ा शिक्षा का स्वरूप होता है, जो कई बार पढ़े लिखे लोग नहीं भी करते हैं। शिक्षा अगर आपको एक अच्छा इंसान बनाता है तो उससे बड़ा शिक्षा धरती का कोई नहीं होता है। इन चंद शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। अच्छा इंसान बनाना शिक्षा की सबसे बड़ी नीति होनी चाहिए, ये मेरा सोचना है। धन्यवाद। धन्यवाद रूडी जी। नेक्स्ट स्पीकर श्री के सुरेश। थैंक यू चेयरमैन सर, गिव मी अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट दिस important bill. Sir, while I supporting this bill, I must also raise my concerns about the disappointing situation
in which the SC/ST students and research scholars of this country are going through. The House was stunned in silence as an answer given yesterday exposed and revealed the alarming dropout rate of students belonging to scheduled caste and scheduled tribe communities and OBC categories from the central universities and higher education institutions such as IITs, IIMs the last 5 years alone. The shocking data revealed that about 13,500 students of the SC/ST and OBC students have dropped out and stopped the studies without completing their course in the last 5 years. The dataset reveals that from central universities, the total dropout rate of SC student in the last 5 years is 2,422 and 2,622 ST students and 4,596 OBC students have discontinued their studies. In IITs, the dropout rate is SC 1,068, ST 408, OBC 2,066, and for IIM's dropout rate in SC 163, ST 188, OBC 91 students. This data is for the last 5 academic years, and we can only imagine the absolute disappointment that the figures would be much higher in coming years as discrimination from students as well as faculty members against students of SC/ST and OBC students have increased in these days, and hatred and intolerance being promoted by the government itself. Sir, it is also important to note that the number of students who committed suicide in IIMs, IITs the last year is 33, and number of students who committed suicide in higher education institutions between 2014-2021 stood at 122. Honorable Chairman, sir, this is not a small number by any means. So instead of establishing a university and creating another unchecked avenue of discrimination, it is important that mechanism against caste discrimination effectively established. The universities and higher education institutions have become increasingly hostile towards SC/ST students. What is the reason? Could it be a pure form of hatred failure by the polarizing rhetoric of the government that rewards such racists? If yes, then I must say on the holy day of remembrance of Baba Saheb Ambedkar, yesterday we are remembering, the government must take steps in the preventing caste-based discrimination in the higher education campuses as a policy priority and ensure strict punishment to the bigot to divide people and push them to the suicide in prestigious campuses. Sir, many faculty members have become senseless and shameless that they start justifying the discriminatory practice as normal. Therefore, I demand every university, higher education institutions and colleges as well as IIT, IMS and other such institutions must have active and dedicated bodies with quasi-judicial powers to deal with the menace of atrocities against the scheduled caste and scheduled students, and this community must representation from the Dalit academicians and eminent persons to ensure justice. Sir, in Kerala, we have one central university. I propose the central university in Kerala to give a name for a famous social reformer from Dalit community, Mahatma Ayyankali. Apart from this point, I will further highlight the glaring lack of representation university leadership by Dalits in the country. Many of the central universities, academicians, vice chancellors, and other faculties, there is no scheduled caste, scheduled tribe representation properly. So I would like to request Honourable Minister to ensure that
this representation for SC and ST. Sir, the previous government, in the higher education sector, there was a committee constituted. Academicians, members of parliament belongs to scheduled castes and scheduled tribes. But after that, that committee was abolished. When that committee was there, so we have discussed various issues in the higher educations, IITs, IIMs, and also UGC representatives and other academic representatives also present there. But that chance has gone because this government came to power. That committee was abolished. So I would like to request Honourable Minister to reinstate that higher level committee in the ministry to discuss the various issues time to time in various higher education institutions. Sir, in reply, sir, I am not going to all the details. Sir, I would further request the government must take steps increasing number of SC/ST vice chancellors in universities, and there must be a system mandatory provisions that would ensure Dalit academic leaders in the University of India. Sir, many of the universities, Andhra University, there is no vice chancellors from scheduled caste, scheduled tribe community. That I would like to request Honourable Minister to seriously consider. I will also take this opportunity to pay my last respect to Dr. Kunjaman, an eminent Dalit scholar who faced discrimination and suggested institutional discrimination in Kerala. Dr. Kunjaman was a towering figure in the academic circle who was denied opportunities for growth as the wall of discrimination prevented access and denied opportunities. Such a type of the scheduled caste, scheduled tribe economist, and also the prominent Dalit academicians throughout India denied their opportunity. So I would also request the good self, the government, ensure filling vacancies of assistant professors and associate professors from SC/ST communities in higher education institutions. And central universities, the huge gap in filling vacancies, denying them rightful opportunities. I would also request the government to declare status and position declaration steps taken filling the vacancies and creating vacancies in these institutions, sir. With these words, sir, once again, I would request Honourable Minister take necessary steps to protect the scheduled castes and scheduled tribes students, as well as the eminent academician from scheduled caste, scheduled tribe upon the university. Thank you, sir. Thank you very much. Next speaker, Sri Rahul Shivalin. धन्यवाद चेयरमैन सर। माननीय शिक्षा मंत्री जी श्री धर्मेंद्र प्रधान जी द्वारा तेलंगाना में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय बनाने का प्रस्ताव पेश किया, उसका मैं अपनी तथा अपनी पार्टी की तरफ से समर्थन करता हूं। अध्यक्ष जी, मैं आपको केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2023 में भाग लेने का अवसर देने के लिए भी धन्यवाद देता हूं। यह विधेयक तेलंगाना में सरक्का केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय नामक एक केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 में संशोधन करता है। प्रस्तावित विश्वविद्यालय क्षेत्र में आने वाले वर्षों के लिए क्षेत्रीय आकांक्षाओं को पूरा करेगा। अध्यक्ष जी, यह मुख्य रूप से भारत की जनजातीय आबादी के लिए उच्च शिक्षा और अनुसंधान सुविधाओं का मार्ग प्रदान करेगा। यह देश में आदिवासी कला, संस्कृति और रीति रिवाजों में शिक्षण और अनुसंधान सुविधाएं प्रदान करके उन्नत ज्ञान को भी बढ़ावा देगा। अध्यक्ष जी, विविधता में एकता भारत की जनसंख्या की सबसे शानदार विशेषताओं में से एक है। भारत में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी जनजातीय आबादी है। 2021 की जनगणना के अनुसार भारत में जनजातीय जनसंख्या कुल जनसंख्या का लगभग 8.9% है। पूरे देश में जनजातीय लोगों के पास अद्वितीय जीवन शैली और रीति रिवाज के साथ समृद्ध परंपराएं, संस्कृतियां और विरासत है। अध्यक्ष जी, जनजातीय आंदोलन भारत के इतिहास और स्वतंत्रता संग्राम के अभिन्न अध्याय है। गौंड महारानी वीर दुर्गावती की वीरता हो या रानी कमलापति का बलिदान, देश इसे भूल नहीं सकता। कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने वाले और बलिदान देने वाले वीर भीलों के बिना वीर महाराणा प्रताप के संघर्ष की कल्पना नहीं की जा सकती। ऐसे कई आदिवासी नायक हैं जिन्होंने देश की आज़ादी की लड़ाई में अपने प्राणों की आहुति दी है। अध्यक्ष जी, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने 5 नवंबर 2021 से महान स्वतंत्रता सेनानियों में से एक भगवान बिरसा मुंडा की जयंती की जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मानने का एक निर्णय लिया। उसका मैं स्वागत करता हूँ। प्रधानमंत्री जी ने विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूहों
के समग्र विकास के लिए लगभग 24,000 करोड़ रुपए की बजट के साथ प्रदान किए। मंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान भी लॉन्च किया गया है। केंद्र सरकार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी के उत्थान के लिए सराहनीय कार्य कर रही है। इसके लिए मैं केंद्र सरकार का भी अभिनंदन करता हूँ। अध्यक्ष जी, वर्ष 2021 की जनगणना के अनुसार महाराष्ट्र में 1 करोड़ से अधिक जनजाति के लोग रहते हैं। वर्तमान में महाराष्ट्र में महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय नामक एक ही केंद्रीय विश्वविद्यालय है। अध्यक्ष जी, महाराष्ट्र में मध्य प्रदेश के बाद सबसे अधिक जनजातीय लोग रहते हैं। महाराष्ट्र में जनजातीय लोगों की साक्षरता दर केवल 65% है। मेरा माननीय शिक्षा मंत्री जी से अनुरोध है कि महाराष्ट्र में भी मध्य प्रदेश की तर्ज पर राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय स्थापित किया जाए, ताकि महाराष्ट्र के जनजातीय लोगों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने की सुविधा मिल सके। और इन्हीं शब्द से मेरी वाणी को विराम करता हूँ। धन्यवाद। नेक्स्ट श्री अजनीन मसूदी जी। बहुत शुक्रिया जनाब। मैं ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी अमेंडमेंट एक्ट 2023 के समर्थन में खड़ा हूँ। जनाब, इसका मकसद है एक ट्राइबल यूनिवर्सिटी बनाना तेलंगाना में, जिसका नाम जो जानी जाएगी समक्रा सरका सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी। तो जनाब, जैसे कि ऑनरेबल मेंबर उदय प्रताप सिंह जी ने अभी कहा कि मकसद है तालीम का कि ये तालीम कंट्रीब्यूट करे, ये मौके पैदा करे रोज़गार के। तो अब बाकी जो इस मकासद हैं उसमें ये जो एंड ऑब्जेक्ट है वो है कि वो मौके पैदा हो। तो जनाब, इस के समर्थन में जहाँ खड़ा हूँ तो वहाँ मैं जनाब एक जिक्र करूँगा। इस साल सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 1.5 करोड़ सयाह जम्मू कश्मीर आए और आने वाले वर्षों में इनकी तादाद में इजाफा होने की तवक्का है। तो माना जाता है कि अगले साल शायद जैसे सरकार की जो उम्मीदें हैं या जो उन्होंने जो फिगर दिए हैं, एक्सपेक्टेशंस है, वो है कि 3 करोड़ के करीब सयाह आने वाले जो वर्ष में या उसके बाद जो आने उस जम्मू कश्मीर का रुख करेंगे। तो जनाब, मेरा ये कहना है कि इस आमद के साथ साथ ही जहाँ पर जो अकोमोडेशन है, जो होटल जो व्यवस्था है, जो अरेंजमेंट्स है, उनमें बढ़ोतरी की एक तवक्का है। वहाँ साथ साथ ही जो मैन पावर है, जो टूरिज़्म इंडस्ट्री को, हॉस्पिटलिटी को जो मैन पावर की ज़रूरत होती है, ये 3 करोड़ सयाहों को या 4 करोड़ सयाहों के लिए जो व्यवस्था है, जो इंतज़ामात है, देख रेख है, मैनेजमेंट है, उसमें भी बढ़ोतरी की तवक्का है कि उस मैन पावर में वो मनी फोल्ड बढ़ जाएगा। हमारे होटल रूम्स हैं, उनमें भी मुझे लगता है कि कई 100 गुना इजाफा होगा। और साथ साथ ही जो हमारे जो ट्रेंड है, जो हॉस्पिटलिटी और टूरिज़्म के साथ वाबस्ता है, उनमें भी इजाफा होगा। तो मकसद ये कहने का मेरा है कि आप सेंट्रल जो यूनिवर्सिटी एक्ट है 2009, इसके तहत जो मरकज़ी सरकार है वो ये एहतमाम कर दिए कि मुख्तलिफ जो नेगलेक्टेड सेगमेंट्स हैं वहाँ पर ये यूनिवर्सिटी कायम करके, ताकि वो भी एड्रेस हो, जो उनकी जो तवक्कात हैं या जो ज़रूरियात हैं वो ज़रूरियात पूरी हों। तो मेरी ये तजवीज़ है कि ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी एक्ट के तहत एक टूरिज़्म एंड हॉस्पिटलिटी यूनिवर्सिटी कायम की जाए अनंतनाग में, कश्मीर में, ताकि जो हमारा मैन पावर के जो तकाजे होंगे, जो मैन पावर के जो रिक्वायरमेंट्स होंगे आने वाले सालों में, ताकि वो पूरी, इस वक्त तक आज तक हमने कोई डेडिकेट ऐसी यूनिवर्सिटी बनाई नहीं है। और जनाब, अनंतनाग में आप पहलगाम भी है, वेरीनाग भी है, डक्सुम भी है, अरबल भी, और सारे जो हेल्थ रिजॉर्ट्स हैं जहाँ अब शुरू हुआ। जनाब, आप जनाब ये मालूम है आपको कि अब पिलग्रिमेज टूरिज़्म, डेस्टिनेशन टूरिज़्म, इवेंट टूरिज़्म, मेडिकल टूरिज़्म, हर एक टूरिज़्म की हर एक जो ये डिफरेंट एस्पेक्ट्स है, डिफरेंट जो इसके सेगमेंट्स है टूरिज़्म के, दिन ब दिन डोमेस्टिक टूरिज़्म भी बढ़ता जा रहा है, बाहर वाला टूरिज़्म बढ़ता जा रहा है, लेकिन मैन पावर की कमी है। और कश्मीर से अलावा कोई और जगह, ऐसी कोई जगह नहीं है सारे मुल्क में जहाँ ये यूनिवर्सिटी जो हॉस्पिटलिटी एंड टूरिज़्म एंड हॉस्पिटलिटी यूनिवर्सिटी हो, जहाँ इसका एहतमाम किया जाए, इसको इस्टेब्लिश किया जाए, ताकि एक तो ये है कि मैन पावर जो हमारा है, इस हॉस्पिटलिटी जो इंडस्ट्री है, इसको जो मैन पावर की ज़रूरत होगी, एक तो वो पूरा हो जाए। ट्रेन जो है, क्योंकि हम अफोर्ड नहीं करेंगे कि हम उनको वो सहूलियात रहूँ जो टूरिस्ट जम्मू कश्मीर का रुख करते हैं या कई और जगह जाते हैं, जो फ़ॉरेन से आते हैं। एक तो हम अर्न करते हैं फॉरेन एक्सचेंज जनाब, और फिर डोमेस्टिक जो एक इसमें एक जो एक
बढ़ावा मिलता है लोकल जो हमारी इकोनॉमी है उसको, तो उसके लिए हम ये अफोर्ड नहीं करेंगे कि वो नेगलेक्ट हो या किसी तरीके से उसमें कमी हो। तो मेरा ये सुझाव होगा कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी एक्ट 2009 के तहत एक हॉस्पिटलिटी एंड टूरिज्म एंड हॉस्पिटलिटी यूनिवर्सिटी का एहतमाम के इसका एस्टेब्लिश किया जाए, इसके लिए इसके लिए एक प्रपोजल किया जाए ताकि ये अनंतनाग में जनूबी कश्मीर में एस्टेब्लिश हो और हम ये जो नए आने वाले चैलेंजेस हैं, आने वाले तकाजे हैं, ताकि हम उनको एड्रेस करें। मुझे नहीं लगता है कि उसमें कोई बाकी सिंगापुर में या दुनिया के बाकी में हॉस्पिटलिटी के हवाले से बाज़ाब्ता तालीम का अहतमाम है, इस तरह मैं नहीं समझता हूँ कि इसमें कोई दिक्कत होनी चाहिए या इसमें कोई आपत्ति होनी चाहिए या इसमें कोई एतराज़ होना चाहिए। तो ये मेरी इस सुझाव के साथ मैं इस बिल के समर्थन में हूँ और मैं तवक्को करता हूँ जो हमारे मिनिस्टर साहब बैठे हैं, जैसे कि मैंने कहा एंड गेम ये है कि एक तो आप सहूलियात मुयसर कीजिए, ट्रेंड मैन पावर मुयसर कीजिए और साथ साथ ही रोज़गार का बंदोबस्त कीजिए। यही एंड ऑब्जेक्ट है तालीम का। बहुत शुक्रिया। धन्यवाद मसूदी जी। नेक्स्ट श्री इम्तियाज जलील जी। Mr. Speaker, sir, any decision, any bill that aims at promoting education in the country is always welcome. This bill, the Central University Amendment Bill 2023, which aims at establishing a university specifically and specially for the tribal population, is definitely a welcome move. And the basic idea behind it is to provide avenues of higher education and research facilities among the tribal population. Mr. Speaker, there are over 800 tribes in this country, and we value their contribution in our growth story. At a time when we are establishing one more university, we need to ask some tough questions, Mr. Minister. There are 1,182 universities in this country, out of which 56 are central universities. Why is it so that none of these universities, we have 1,182 universities, not one of the university features among the top 200 universities of the world, not a single one. And among them, even 56 central universities, we proudly claim that we have 56 central universities. Our only university that features is ranked somewhere around 320. So the big question is, are we not compromising on quality and stressing more on quantity? कि देखिए हमारी सरकार ने कितने सारे विश्वविद्यालय, कितने सारे universities और कितने सारे colleges खोल ले. We need to compete at the international level. Mr. Minister, can you apprise us of the number of scheduled tribe students who are availing higher education? Is it not a fact that just like the Muslim community, the scheduled tribes have the highest number of dropouts in this country? Almost about 25%. Please correct me if I'm wrong. Is it not a fact that those scheduled tribe students who have got all the education, they are not getting jobs because of the contractual system that you have adopted? So there's no question of reservation for SCs and STs because there is a new contractual system. While I admit that there have been a number of commissions and committees that were constituted by the government to address the economic and social plight of the scheduled tribes, education of the tribal population. Why is it that it continues to be dismal, Mr. Speaker? Is it not a fact that 19,000 SC, ST, and OBC students had to drop out of the premier institutes like IITs, IIMs, and central universities? What was the reason? And among those 19,000, 2,622 were ST students. Is it because of the rampant casteism and discriminatory practices? Which is why also the reason that 32 students from these elite institutes committed suicide. And this data was provided to us by the Union Minister of State for Education, Subha Sarkar, in April this year. Mr. Speaker, I was listening to a number of speakers from the ruling party yesterday. I would especially like to mention one lady, member of parliament. She proudly said that, see, it is our government, the government of Mr. Narendra Modi, that made Mr. APJ Abdul Kalam a Muslim as the president. No, he deserved that place, which is why he rose to the rank of the president of India. Then she said that we made a scheduled caste, Ramnath Kovind, as the president of India. He deserved that. What have you done for their community?
The third is, she very proudly said, we made a scheduled tribe, a tribal woman as the President of India. Mr. Minister, I would like to ask one question. Draupadi Murmu, the President of India, lives next door to this palatial building that has been built by you. My question to you is, why was she not invited for the inauguration of this Parliament building? She happens to be the custodian of the Parliament building. She lives next door. And there were heroines that were roaming around in this Parliament building when it was inaugurated, and you don't invite a tribal President of India. Mr. Minister, Mr. Speaker, I would just conclude by saying, आपने एक ट्राइबल महिला को एक कुर्सी तो दे दी, उस समाज को सम्मान देना भी सीखिएगा। धन्यवाद। Thank you, Shri Dhapir Gaoji. Thank you, Honorable Chairman, sir. I raise to support the Central University Amendment Bill 2023, जिसमें हम समक का सरक्का सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी तेलंगाना स्टेट में एस्टेब्लिश करने जा रहा है, और मैं तेलंगाना ट्राइबल्स के ओर से और देश भर के ट्राइबल के ओर से मोदी साहब और धर्मेंद्र प्रधान एंड उसका टीम को धन्यवाद देता हूं कि आपने एक ट्राइबल के लिए अनदर एक सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी खुलने जा रहा है। साथ में ट्राइब लैंड अलॉटमेंट भी हो गया और पैसा अलॉटमेंट भी हो गया। Within 3-4 years, the tribal community is going to enjoy this Central Tribal University in Telangana. इसमें मैं हमारा ऑनरेबल मिनिस्टर धर्मेंद्र जी से मैं यही कहना एक चाहूँगा, यूनिवर्सिटी में कौन जाएंगे? क्लास 1 से बीए तक पास करके ही जाएंगे। Tribal society and tribal community need to be studied very deeply. Class 1 to class 10 drop out almost 70% है। कारण क्या है? Lack of socio-economic of the friend, और ये घने जंगलों में रहते हैं और पहाड़ों में रहते हैं। इन लोगों का इकोनॉमिक कंडीशंस को मोदी साहब ने एक स्टेप लिया, क्योंकि प्री राइस बीपीएल लोगों को देने के कारण एक इकोनॉमिकली एक स्टेबिलिटी मोदी साहब ने लाया है। अभी ट्राइबल स्टूडेंट्स को हम आगे एजुकेशंस में ले जाने के लिए इसका कल्चर्स एंड सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को साथ में नहीं जुड़ेंगे तो हमारा ट्राइबल स्टूडेंट्स बहुत दूर दराज से स्कूलों में जाना बहुत तकलीफ होता है। इसलिए मैं ऑनरेबल मिनिस्टर से ये दरख्वास्त करूंगा, ऐसा ट्राइबल यूनिवर्सिटी हो जिसमें आईटी का फैसिलिटीज हो और फॉरेन लैंग्वेज भी हो एंड हर्बल मेडिसिन स्टडीज का भी हो, क्योंकि मैं सदन को भी बताना चाहूँगा, आज तक शायद ट्राइबल से कोई जड़ी बूटी से मेडिसिन बना के टूटा हुआ हड्डी मेडिकल में केवल टीटी इंजेक्शन लेने जाता है और अपना गांव में जड़ी बूटी से टूटी हड्डी को भी ज्वाइन करवाता है। ये मेडिसिन हर्बल हम ट्राइबल के बीच में है। इसका ऊपर स्टडी करने के लिए साथ में स्पोर्ट्स स्पेशलिटीज फुल प्लेजेड हो। साथ में मसूद्दीन साहब ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट श्रीनगर जम्मू कश्मीर ने कहा, इसी इंस्टीट्यूशन में टूरिज्म और हॉस्पिटलिटीज का फैसिलिटीज हो और साथ में ऐसा एक यूनिवर्सिटी में एटमॉस्फेयर हो, इसका इकोसिस्टम हो, जहां ट्राइबल शुड नॉट फील आइसोलेटेड आफ्टर हैविंग दैट सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी इन तेलंगाना। वहाँ ऐसा एटमॉस्फेयर होना चाहिए, फॉरेन लैंग्वेज का भी फैसिलिटीज हो और आईआईएम एंड आईआईटी का फैसिलिटीज उस ट्राइबल इंस्टीट्यूट में हो। और इसलिए मैं जब तक हम इसका आइसोलेशन
जो पिलिंग को जब तक इसका दूरिया को कम नहीं करेंगे, इसलिए मैं ऑनरेबल मिनिस्टर से ये कहूँगा कि इस यूनिवर्सिटी में वी नीड टू कॉर्पोरेट द ट्राइबल कल्चर्स एंड द ट्राइबल वैल्यूज। तब जाके हमारा ट्राइबल्स वहाँ जाके अपना महसूस करेंगे और अच्छा से स्टडी करेंगे। तो इसलिए मैं ऑनरेबल मिनिस्टर से मैं ये दरख्वास्त करूँगा, आज कोचिंग बिजनेस को कैसे बंद करें, रुद्दी साहब ने भी इसका उल्लेख किया। नाउ कोचिंग बिजनेस में हमारा ट्राइबल वासी उस कोचिंग फी को देने का पैसा नहीं होता है, तो इसलिए ज़्यादा ड्रॉप आउट हो जाता है एंड दे आर बाउंड टू बी ए बॉन्डेड लेबर इन द सोसाइटी इन इंडिया और अदर पार्ट ऑफ द कंट्री ऑल्सो। तो इसलिए ट्राइबल को हम अच्छा दिशा में ले जाने के लिए, मोदी साहब का सपना को साकार करने के लिए, समाज को हम आगे ले जाने के लिए ये कोचिंग सेंटर इस तेलंगाना सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी में सिविल सर्विस एग्जाम का भी कोचिंग का फैसिलिटी हो, सो दैट हमारा ट्राइबल स्टूडेंट्स वहाँ IAS IPS कोचिंग के लिए फ्री शिक्षा मिले। ये हमको इस यूनिवर्सिटी में टारगेट होना चाहिए। और ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर से मैं ये दरख्वास्त करूँगा, एक ट्राइबल स्टूडेंट को हम स्टाइपेंड देते हैं, लेकिन आज तक 225 रुपीज़ से आगे कभी बढ़ाई नहीं। आज एक महीना में एक ट्राइबल स्टूडेंट को स्टाइपेंड 225 रुपीज़ देते हैं। ये कितना तक हमको सहायता दे सकता है? ना एक अच्छा किताब खरीद पाएंगे, ना एक अच्छा खाने पीने का मिल पाएंगे। 225 रुपया से हम ट्राइबल आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए मैं ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर साहब से ये रिक्वेस्ट करूंगा, इस 225 रुपीज़ से आगे बढ़ने का एक प्लान बनाइए। ये मैं दरख्वास्त करता हूं, ताकि हम ट्राइबल जो गांव, जंगल और पहाड़ों में रहने वाला आगे आ जाए। साथ में मैं इस मौका को लेते हुए मैं ऑनरेबल चेयरमैन सर, एजुकेशन मिनिस्टर साहब को एक पॉलिसी हमको देखना होगा, 1 नेशन 1 सिलेबस। जब तक हम इस देश को इकट्ठा करने के लिए अगर 1 नेशन 1 सिलेबस नहीं होगा, देश का इंटीग्रिटी और देश का ताकत में कमी आएगा। क्योंकि आप सिलेबस एक ही हो, बंगाल के लोग बंगाली में पढ़ेंगे, गुजरात के लोग गुजराती में पढ़ेंगे, तमिल के लोग तमिल में पढ़ेंगे, लेकिन एक ही सिलेबस हो, then there will not be a discrimination among the society and amongst the student. Lack of 1 nation 1 syllabus, इसके लिए आज हमारा हर स्टेट में अपना बोर्ड है और हर जगह अपना अपना बोर्ड है। इसमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी हम ST, SC, OBC एंड ट्राइबल इसी में भी हम पीछे रह जाता है। और साथ में मैं ऑनरेबल मिनिस्टर एजुकेशन से मैं यही दरख्वास्त करूंगा और हमारा सरकार से भी मैं ये दरख्वास्त करूंगा, IIM, IIT, ट्राइबल इंस्टीट्यूट भी देश में आना चाहिए। क्योंकि हमारा ट्राइबल एंड SC, OBC इस कंपटीशन में इतना आगे नहीं बढ़ पा रहा है। तो मोदी जी से मेरा ये दरख्वास्त है, IIM एंड IIT ट्राइबल इंस्टीट्यूट भी इस देश में हर कोने में होना चाहिए। साथ में मैं ऑनरेबल चेयरमैन सर, मैं अरुणाचल प्रदेश से आता हूँ। अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर, इवन असम में भी 13% ट्राइबल है। सारा ट्राइबल एक नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ट्राइबल जोन है। इसलिए मैं ऑनरेबल मोदी साहब से और एजुकेशन मिनिस्टर साहब से ये रिक्वेस्ट करूंगा, सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी अरुणाचल प्रदेश में एक एस्टैब्लिश किया जाए फॉर द एंटायर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। क्योंकि अरुणाचल इज नो मोर ए बैकलॉग स्टेट, अभी एयर से कनेक्टेड है, रेलवे से कनेक्टेड है। मोदी साहब ने 2 लेन अप टू चाइना बॉर्डर तक बनाया है।
तो इसलिए पूर्व उत्तर राज्यों के लिए हमारा अरुणाचल प्रदेश स्टेट में एक सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश किया जाए। तो इसलिए मैं इस बिल को समर्थन करते हुए यही रिक्वेस्ट करूंगा कि पूर्व उत्तर राज्यों के लिए फॉर एंटायर रीजन एक सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी और एक खुला जाए। थैंक यू सर, थैंक यू। Thank you. Next speaker, Sri Saugadrai ji. Sir, I rise to support the Central University Bill, which envisages setting up a tribal university in Telangana, possibly in Warangal, which is a district town of Telangana. The minister must be lamenting that why the bill was not passed earlier. If it was done before Telangana elections, maybe his party would have got a few more seats. But that is neither here nor there. Mr. Dharmendra Pradhan, as the HRD minister, is in control of the best institutes of India. IITs, IIM, IISER, ISER, Indian Institute of Science, Education and Research, are all under him. So he has the opportunity of improving higher education in India. Though it's a matter of some wonder that in spite of all the money allotted, why none of the Indian institutes are among the top 200 institutions in the world. What can we do to improve the academic standards, make them comparable to the universities in England, America, France, and even Singapore, leave alone China? That is the main question. But anyway, he has proposed this university for tribals. He is eminently suitable because he was a student of anthropology. And study of tribals is done in the anthropology subject. So social anthropology, political anthropology, this should be studied. And one idea Mr. Mahtab gave me, that in Northeastern Hill University, local languages like Khasi and Gado are taught. That is, Mrs. Sangma, Agatha Sangma mentioned that. So in this tribal university, I hope that the tribal languages, we have tribal languages like Sautali Mundali, this should be taught. And my idea is, since you are spending so much money, let the university be set at one place. But it can have campus in several tribal dominated areas. Like in Bengal, we have 2 tribal dominated areas in Jhargram and North Bengal, the Duars. If he sets up some campuses outside, this will also give a boost to tribal education. But may I mention, sir, that in spite of the striving for excellence among central universities, situation is bad. Suicides are taking place among students in these higher education institutes. Students are dropping out of their courses. Sir, he has a university called University of Hyderabad in the state of Telangana. We all remember of Rohit Vemula suicide. It rattled the whole country that a scheduled caste boy felt so frustrated in a central university that he had to commit suicide. It created a lot of dispute in the whole country. Now, Mr. Minister is from Odisha. In Odisha, one tribal university was set up in Koraput.
Central University was set up in Koraput, which is a totally tribal dominated district. But it has no faculty. No faculty at all. I knew a lady who used to be vice chancellor. She never went to Koraput. She used to commute from Kolkata to Bhubaneswar and back. I will request the minister to give attention to this tribal dominated area university in his own home state. Whatever it happened, let him have a good vice chancellor. There is nothing to prevent it. He's got all the power. The other thing is, there are 36 central universities. But I often hear a complaint that the scholarships given to the students are not sufficient. They are not being able to, some students approach me from Puducherry. There is a central university there. They said that they were asking their parents to send money to them so that they can continue their research. If you want to improve the quality of research, then you have to increase the scholarship. So lastly, I would say that it's a good idea, as I said, but the minister has the chance. Now, he is also a very important man in his own party. He has got clout, what is said. Let him put his clout to good use for the improvement of the central institutions. The central universities, some of them are very good, like Delhi, like JNU, they are very good, high standard. Even Hyderabad is very good. Some universities are not up to the mark. Lastly, I will ask him, there is a single central university in West Bengal, which had the first university in Kolkata in 1857, in Kolkata. But Vishwabharati is in shambles. The last vice chancellor who claimed to be close to the BJP has destroyed it. Now, he even set up a plaque depicting Vishwabharati being given a heritage status by UNESCO. Only the vice chancellor and the prime minister's name was on that. Rabindranath Tagore's name was not that. This was in, that has been removed by local people now. But why did Mr. Dharmendra Pradhan not remove it? And why they allowed the vice chancellor to run riot? Whether an inquiry will be held against the previous vice chancellor over his acts of omission and commission. As I said, sir, that I support this bill. Tribal people deserve even more. We have not been able to give them enough, at least educationally. If we can improve their condition, if we can keep the tribal students in the campuses, prevent their suicides, give them more scholarships, then it would be a good thing. In this regard, I remember the contribution made by, what is his name, Mr. Das? Bidhu Prasad Das, who did a study of the tribes in Northeast. And he suggested setting up of universities for tribals. You can go into the archives and look into his recommendation. Due to his recommendation, the Nehu Northeastern Hill University was formed. Just as Rabindranath Tagore's Institute was converted into a central university, the Vishwabharati, with Jawaharlal Nehru's intervention. With these words, I again support the bill, which is a forward step towards uplifting the cause of tribals in this country. Thank you, sir. Thank you. Next speaker, Sri Abdul Samad Samadani ji. Thank you, sir.
Thank you for giving this opportunity to take part in this very important discussion. Sir, I think we have to approach the very concept of university with a comprehensive outlook. And sir, as this very concept of knowledge is universal, we have to approach the concept of university also with a universal mind and a universal attitude. Sir, nowadays this increasing tendency of reducing and limiting knowledge to the corridors of subjects, that is growing as an unhealthy tendency. Even the Yashpal Committee report, I would like to draw the attention of the Honorable Minister and this august House to the recommendation and the suggestions made by the Yashpal Committee in this regard. Sir, the university limiting to a singular subject, for example, to medicine, to engineering, to the teacher's education, to sports, that will not be fruitful for realizing the very aims and objectives of a university. It may be bringing administrative convenience, but sir, it will not help the academic accommodation of different subjects, thereby opening the horizons of knowledge into various vistas of wisdom. Sir, science, humanities, philosophy, aesthetics all have to be made available under the same umbrella. Various subjects, various disciplines in a singular center. Sir, research experience in science may be leading to an area belonging to the realm of philosophy. Likewise, a philosophical quest may be ending in an arena of metaphysics or cosmology. Sir, variety of subjects will only help to the richness of a university. The world-famous linguist scientist Noam Chomsky was working in Massachusetts Institute of Technology. Harvard University was founded by a priest named John Howard, and it was founded for theological studies. I mean, sir, flourishing in its own subject, its own main subjects. These universities were spreading its wings to the horizons of the plurality and variety of various disciplines. Nowadays, sir, we have to look into our surroundings when we think of a new university. Humankind is going through unprecedented changes and revolutions. All our stories are crumbling. Sir, we should have a clear-cut outlook, clear-cut decision resolution, what we should provide in a university, what kind of skills we should inculcate in the coming generations, not to merely get a job, but to conquer life, to stand face to life. Sir, I am reminded of a couplet of our famous poet, Akbar Allahabadi. हम क्या कहे अहबाब क्या कारे नुमायां कर गए, हम क्या कहे अहबाब क्या कारे नुमायां कर गए, बीए हुए नौकर हुए पेंशन मिली फिर मर गए. Sir, this is what is happening nowadays. Just for a job, बीए हुए नौकर हुए पेंशन मिली फिर मर गए. पेंशन भी आजकल खत्म हो गया है. So, sir, what I mean, the university should have a higher aims of understanding life, situations all around. Sir, studying textbooks only will not be enough for our students. The student will have to make his own self go beyond the texts to the context of life. Sir, our surroundings are flooded by not only informations, but misinformations, prejudices, and a lot of irrelevancies. So a healthy campus has to address this kind of problems. A healthy campus can be, sir, made only by debates, dissent, and by difference of opinion and a culture of pluralism. Knowledge and culture both are composite. Knowledge is composite
And sir, our culture is also, every culture is essentially and basically composite. Sir, various American universities of artificial intelligence and robotics are nowadays including ethics and philosophy in their curriculum and in their research projects. Sir, so we have to prepare the learner to foster ethical, rational, compassionate, caring, and healthy individuals. Sir, what is happening nowadays all over the world? Exploitation, injustice, social inequalities, and even aggression, killings of innocent children, mothers in various parts of the world. Wherever it is happening, whoever responsible for this catastrophe, sir, their problem is not lack of education. Their problem is not that they don't have any degree or any academic qualifications. Their problem is their lack of humanity. So, yes. Sir, we have to rise. Sir, 2 minutes. Please. Yes, sir, 2 minutes. Sir, so therefore we will have to rise above caste, class, creed, gender, religion, language for realizing a real campus, a real university. So, sir, during the formation of a university, we will have to think of above the commercial and economic level, in the human level. Absence of humanity in the society should lead to a kind of idealism, multiculturalism, and pluralism. I have to request the Honorable Minister to take into mind the need of using emotional intelligence and yes. Utilizing the ethos and norms of emotional education and a kind of holistic education, taking into consideration all aspects of the learner, including mind, heart, and soul. I rise to support this bill. Thank you, sir. Thank you so much. No concluding couplets, nothing. Thank you, Samdani ji. Next, Jamyak Nagmel ji. बहुत बहुत धन्यवाद सभापति जी, आपने मुझे इस बिल पे बोलने का जो अवसर दिया। मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा इस बिल को जो संसद में लाए, इसका स्वागत करने के लिए और इसको समर्थन करने के लिए खड़ा हूं। तेलंगाना में सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी, जो कि यूनिवर्सिटी एक्ट को अमेंड करके एस्टेब्लिश जो करने जा रहा है, जिसका नाम समाकर सराका सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी के नाम से रखा जाएंगे। देश के 8.6% पॉपुलेशन जो हमारे ट्राइबल कम्युनिटी के हैं, हम सब की ओर से स्वागत करते और धन्यवाद देते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने ट्राइबल कम्युनिटी के लिए इस 9 साल के कार्यकाल में बहुत कुछ किया। मैं एक एक को दोहरा के पूरा स्पीच लंबा नहीं करूंगा, लेकिन एक फोकस्ड यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश करके जनजातीय समुदाय को हायर एजुकेशन और क्वालिटी एजुकेशन देने के साथ साथ मॉडर्न एजुकेशन, जिस तरह अभी मेरे से पहले तपिरगांव साहब बता रहे थे, हम सब यही चाहते हैं कि हायर एजुकेशन में इस सेंट्रल यूनिवर्सिटी में ट्राइबल कम्युनिटी के कल्चर है, ट्रेडिशन, पहचान, उनके बारे में तो स्टडी होगा ही, लेकिन साथ ही साथ आधुनिकता हो, आईआईटी हो, आईआईएम हो, दुनिया लेवल के एजुकेशन ट्राइबल कम्युनिटी को मिले और नॉन ट्राइबल कम्युनिटी के लोग भी उसमें आके ट्राइबल के बारे में जानकारी हासिल करें, ये हम सब चाहते हैं। आज प्रधानमंत्री जी द्वारा इस ट्राइबल यूनिवर्सिटी के नाम माँ समाकर सराका देवी जी के नाम से रखे हैं और हम सब इसका धन्यवाद देते हैं। इससे पहले जो जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर से मनाना माननीय प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया था, जिसके ज़रिए भगवान बिरसा मुंडा जी के प्रेरणा सभी ट्राइबल कम्युनिटी को देते हुए और इस देश में ट्राइबल कम्युनिटी के चाहे फ्रीडम फाइटर हो या इस देश को बनाने में हो, ट्राइबल कम्युनिटी के योगदान को संवारा, इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस 9 साल में
ट्राइबल कम्युनिटी के उन्नति के लिए, विकास के लिए 2014 से 2023 तक 4,495 से लेके 12,462 करोड़ रुपए के बजट केवल ट्राइबल मिनिस्ट्री के द्वारा खर्च करके, चाहे वो लोअर एजुकेशन में हो, हायर एजुकेशन में हो या ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में हो, बहुत कुछ किया। मैं लद्दाख से आता हूं। लद्दाख जो कि पूरा पॉपुलेशन 96% जो है ट्राइबल कम्युनिटी आते हैं, उसमें मेजर 8 ट्राइब्स जो हमारा आते हैं, केवल अरगोन कम्युनिटी को छोड़ के, तो पूरे लद्दाख के कम्युनिटी भी चाहते हैं, ट्राइबल कम्युनिटी भी चाहते हैं कि उनको अच्छा शिक्षा मिले, उच्च शिक्षा मिले, क्वालिटी एजुकेशन मिले, जिसको ध्यान में रखते हुए हम माननीय मंत्री जी को धन्यवाद अर्पित करना चाहते हैं। सिंधु सेंट्रल यूनिवर्सिटी लद्दाख में अलग से बिल लाके हमें दिया, उसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख दिया, उसके अलावा सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ बुद्धिस्ट स्टडीज़ को डीम यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया। इतने काम जो है अभी लद्दाख के ट्राइबल कम्युनिटी के एजुकेशन के लिए हो रहा है। साथ ही साथ मैं इस बिल के माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं, लद्दाख के किसी भी इस एक यूनिवर्सिटी के अंतर्गत ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट होना बहुत ज़रूरी है। मैं ये आपके माध्यम से मांग करना चाहता हूं, जिसके माध्यम से पूरे देश भर में ट्राइबल कम्युनिटी के साथ साथ विशेष रूप से लद्दाख के अलग अलग ट्राइबल के बारे में जानकारी हासिल करें, रिसर्च करें, उस पर उनके उन्नति के लिए क्या करना चाहिए, जियो पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी के चेंजेस में क्या होना चाहिए, उसमें ट्राइबल का क्या योगदान होना चाहिए, ये मैं आपके माध्यम से मांग करना चाहता हूं। मैं ये भी मांग करना चाहता हूं, लद्दाख में जिस तरह मैंने बताया कि ट्राइबल कम्युनिटीज़ काफ़ी है, उसमें से कुछ कम्युनिटी बहुत कम पॉपुलेशन में है, जैसे कि हमारा आर्यन कम्युनिटी हो, शिन्ना कम्युनिटी हो या बल्ती कम्युनिटी हो, ये ख़त्म होने के तादाद पे है, पॉपुलेशन बहुत कम है। और आर्यन कम्युनिटी जो ट्राइबल कम्युनिटी है आर्यन, पूरे देश दुनिया से बहुत सारे टूरिस्ट उनको अलग से देखने के लिए आते हैं, क्योंकि कहते हैं वो अलेक्जेंडर का डिसेंडेंट है, उनका अलग अलग इतिहास है। और ये इसको बचाए रखने के लिए, उनके पॉपुलेशन को बचाए रखने के लिए, उनके भाषा को, उनके पहचान को, उनके संस्कृति को बचाए रखने के लिए ट्राइबल रिसर्च सेंटर लद्दाख में होना बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी और माननीय सरकार से मांग करना चाहता हूं कि लद्दाख के इन ट्राइबल कम्युनिटीज़ को जो ख़त्म होने के तादाद पे है, जो वल्नरेबल है, इनको यूनेस्को में जो है इंटेंजिबल हेरिटेज के नाम से घोषित करें और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर हो, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल की ओर से स्पेशल फोकस देने की आवश्यकता है। और पूरे हिमालयन क्षेत्र में जितने भी ट्राइबल कम्युनिटी रहते हैं, ज़्यादातर बोटी भाषा को बोलने वाले लोग हैं। मैं सरकार से मांग करना चाहूँगा, बोटी भाषा को भारत के 8वीं अनुसूची में शामिल करने के साथ साथ जो स्पेसिफिक ट्राइबल कम्युनिटी के जो भाषा हैं, दादी आर्या हो, शिन्ना हो, बल्ती हो या पुरकी हो, ऐसे जबानों को भी प्रमोट करने की ज़रूरत है, प्रिजर्व करने की ज़रूरत है। मैं ये आपके माध्यम से मांग रखना चाहूँगा। शिक्षा के बात हो रहा है तो मैं बात ज़रूर जिक्र करना चाहूँगा। एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल, हालांकि मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल का विषय है, लेकिन एक बात मैं आपके माध्यम से मंत्रालय के संज्ञान में लाना चाहूँगा। एक तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा, क्योंकि पहले इसका एकलव्य, मैं कंक्लूड कर रहा हूं सर, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल देश में बहुत बड़ा के उनमें स्कॉलरशिप, रेजिडेंशियल फैसिलिटीज बहुत कुछ दे रहा है। लेकिन नया एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल खोलने में जो क्राइटेरिया रखा है, उसमें हिली एरियाज के लिए एक ब्लॉक में 20,000 पॉपुलेशन होना होगा। सर, ये हिली एरियाज में असंभव है। मैं आपके माध्यम से सरकार से विनती करना चाहता हूं, मैं मिसाल देना चाहूंगा, जैसे कि हमारे अरुणाचल प्रदेश में 26 मेजर ट्राइब है, उनके वहां एक डिस्ट्रिक्ट आता है जिसमें 5-6 हजार पूरे डिस्ट्रिक्ट का पॉपुलेशन है। अब एक ब्लॉक में 20,000 पॉपुलेशन हम कहां से लाएंगे? मेरे लद्दाख के जंस्कर क्षेत्र में 3 एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है, टोटल पॉपुलेशन 13,000 है। मेरे नुब्रा में टोटल 13-14 हजार पॉपुलेशन है, वहां पे 3 ब्लॉक है। अब हम चाहते हैं उस एरिया में जहां ट्राइबल लोग रहते हैं, हमारे आर्यन वैली में, हमारे दराज में, यहाँ पे ये एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल खोलने के लिए पॉपुलेशन का संख्या का जो योग्यता रखा है
वो कभी फुलफिल नहीं होता है, जिसके कारण से हमारे ट्राइबल कम्युनिटी जो है इस एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल से वंचित रहते हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करना चाहता हूं कि इसका क्राइटेरिया थोड़ा रिलैक्स करके पॉपुलेशन का संख्या कम करें। सर लास्ट एक बहुत जरूरी पॉइंट है सर, एक मिनट लूंगा, ज्यादा नहीं लूंगा। सर ट्राइबल कम्युनिटी के जब हम बात करते हैं, लद्दाख में 3 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आते हैं, चंगतांग, नुब्रा और काराकोरम, जिसमें अभी वो बनने के प्रोसीजर में है। ये वाइल्ड लाइफ एक्ट 1987 द्वारा लाया गया है, जो अभी फाइनल स्टेज पे भी नहीं हुआ है, फाइनल नहीं है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन के, ये मुझे लगता है आईएफएस और आईएएस के ही झगड़ा है, जिसके वजह से हमारे लोग सफर कर रहा है। सर मैं इसको क्लोज कर रहा हूं सर, बट डिमांड तो रखने दीजिए ना सर, इसका डिमांड रख लेता हूं, कोई पूरा बैकग्राउंड नहीं बताऊंगा, पूरा डिमांड रखूंगा। सर हिमिस नेशनल पार्क का टोटल एरिया जो है 3350 है, जिसको ग्राउंड पे 5000 को रखा है। 4000 हमारे चंगतांग, 4000 स्क्वायर किलोमीटर चंगतांग कोल्ड डेजर्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का है, ग्राउंड पे 18000 को कैप्चर करके रखा है। काराकोरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 5000 स्क्वायर किलोमीटर है, जिसका 15000 स्क्वायर किलोमीटर ग्राउंड पे कैप्चर करके रखा है। केवल वहां के रेजिडेंट को नहीं, डोमिसाइल को नहीं, इंडिजीनियस को नहीं, बल्कि देश के स्ट्रेटेजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में हमें दिक्कत हो रहा है सर। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करना चाहूंगा, इसको रैशनलाइज करें और जहां जहां ह्यूमन हैबिटेशन है वो सारा एक्सक्लूड करके एजुकेशन, शिक्षा में हमें आगे बढ़ने का मौका दे, इकोनॉमिक अफेयर्स में हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। श्री एसटी हसन जी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने इस इम्पोर्टेंट बिल पे बोलने का मौका दिया। मैं और समाजवादी पार्टी हर उस बिल का सपोर्ट करती है जिसमें तालीम और एजुकेशन को बढ़ावा मिले। मैं इसको सपोर्ट करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। सर हमें मालूम है कि रक्षा के बाद शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है एक देश के लिए, लेकिन हम पिछले सालों में ये देख रहे हैं कि हमारा जो बजट है वो शिक्षा के लिए कितना है और बाकी चीज़ों के लिए कितना है। मैं आपको अफसोस के साथ ये कहना चाहता हूँ कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया मिलिया इस्लामिया का बजट 15% कम कर दिया गया पिछले सालों में, जबकि और यूनिवर्सिटीज़ का बजट बढ़ा दिया गया। हमें इस पे एतराज़ नहीं है, और बढ़ाएं। 15% बजट कम करना, जिसकी वजह से रिसर्च प्रोसेस में और एजुकेशन में, एकेडमिक्स में वहाँ प्रॉब्लम आने लगी। जहाँ 2014-15 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का बजट 1520 करोड़ रुपए था, वो 2021-22 में 1214 करोड़ रह गया, 306 करोड़ कम कर दिया गया सर। जबकि जेएनयू का बजट 70 करोड़ बढ़ाया गया, बीएचयू का डबल कर दिया गया, राजीव गांधी यूनिवर्सिटी का फंड 250% बढ़ा दिया गया। हमें एतराज़ नहीं है उस पर, लेकिन हमें इस पर एतराज़ है कि इन यूनिवर्सिटीज़ का जो प्रेस्टीजियस यूनिवर्सिटीज़ हैं इस कंट्री की, उनका बजट क्यों कम किया गया। सर आप यूनिवर्सिटी बना रहे हैं, खुशी की बात है। आप लगभग 900 करोड़ रुपया 7 साल तक देंगे, हमें कोई एतराज़ नहीं है। यहाँ समस्का सड़क का सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी बन रही है, देश के लिए ये बहुत बड़ी बात है। हमारा तो ये कहना है कि हर 2-3 मंडल में एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी बननी चाहिए। हमें अफसोस इस बात का है कि हम अपने जीडीपी का सिर्फ 3% एजुकेशन पे खर्च कर रहे हैं, जबकि विकसित देश यूनाइटेड स्टेट्स 5% खर्च करता है, जर्मनी 4.5% खर्च कर रहा है और साउथ अफ्रीका 7% खर्च कर रहा है, जिसकी वजह से उनके यहाँ डेवलपमेंट तेजी से हो रहा है, शिक्षा बढ़ती चली जा रही है। सर हमें मालूम है कि एजुकेशन इंसान को इंसान बनाती है। हम अपने मंत्री जी से आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि हर यूनिवर्सिटी के अंदर मॉरल वैल्यूज़ के सब्जेक्ट्स होने चाहिए। आज मॉरल वैल्यूज़ इंसान की बहुत गिरती चली जा रही है, जहाँ पर पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप कम होते चले जा रहे हैं। हमारी कल्चर में अपने माँ बाप का अदब और सेवा हमारे लिए एसेंशियल है, लेकिन हम देख रहे हैं हालात क्या हैं। कम्युनल हार्मोनी देश की कहाँ जा रही है, जिसकी आज देश को सख्त ज़रूरत है। हमारी यूनिवर्सिटीज़ में इसके सब्जेक्ट्स होने चाहिए, सारी यूनिवर्सिटीज़ में होने चाहिए। और स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप जो भी डिटोरिएट कर गई है, गुरु का दर्जा माँ बाप के बाद होता था, आज लोग गुरु को ही सामने पिटाई करते हैं, मर्डर कर रहे हैं। आज हम किस जगह पे पहुंच गए। तो सर
इंस्टीट्यूशन हम बनाएं, लेकिन इंस्टीट्यूशंस में कम से कम हम वो इंसान बनाएं, वो हिंदुस्तानी बनाएं जो हमारे बुजुर्गों ने जो हिंदुस्तान हमें दिया है, प्यार मोहब्बत का हिंदुस्तान, गंगा जमनी तहजीब का हिंदुस्तान, एक दूसरे के काम आने के जज्बे का हिंदुस्तान। हम ये चाहते हैं हमारे इंस्टीट्यूशन से भी यही मैसेज जनता में और हमारे बच्चों में जाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। नेक्स्ट श्री सत्यपाल सिंह जी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। मैं सबसे पहले इस विधेयक का, इस बिल का मैं समर्थन करता हूं और मैं अपनी बात इस बात से शुरू करना चाहता हूं जहां पर हमारे मित्र श्री राजीव प्रताप रूडी जी ने इसको समाप्त किया था कि शिक्षा का उद्देश्य क्या है, उच्च शिक्षा का उद्देश्य क्या है। जीवन उच्च बनता है, व्यक्तिगत जीवन भी शिक्षा से उच्च बनता है, समाज का जीवन भी उच्च बनता है। और अगर हम राष्ट्र को, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी इस देश को जो आत्मनिर्भर भारत बनाना चाहते हैं, 2047 तक पूर्ण विकसित भारत बनाना चाहते हैं, विश्व गुरु बनाना चाहते हैं, उसके लिए बहुत ये ज़रूरी है कि हमारे सभी क्षेत्रों के अंदर ऐसा कोई भाग न बचे, ऐसा कोई क्षेत्र न बचे, कोई वर्ग ऐसा न बचे जिसको हम उच्च शिक्षा से विभूषित न कर सकें। शिक्षा के बारे में, शिक्षा की जो महत्ता है, इसके बारे में ज़्यादा कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं, लेकिन बचपन में हम लोग एक श्लोक याद करते थे, न चोरहार्यम न राजहार्यम न भ्राता भाज्यम न च भारकारी व्यकृते वर्धत एव नित्यम विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। ये धन ऐसा है जिसको चोर ले जा नहीं सकते, जिसको राजा छीन नहीं सकता, जिसको भाई बांट नहीं सकता, जिसको जितना खर्च करते हैं उतनी विद्या बढ़ती है। इसलिए दुनिया में सबसे बड़ा अगर कोई धन है, सबसे बड़ा अगर कोई ताकत है, उसका नाम जो है हम विद्या कहते हैं, उसका नाम हम शिक्षा कहते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ मूलभूत बातें थोड़ा करना चाहता हूं। जब से धरती पर मानव आया, हमारे पूर्वजों ने इस शिक्षा को सबसे ज़्यादा महत्व दिया। अगर मानव का निर्माण करना है तो उसके लिए अच्छी शिक्षा चाहिए। अभी हम कह रहे थे कि शिक्षा क्या हो, और मैं इसलिए इसे बताना चाहता हूँ, आदरणीय हमारे शिक्षा मंत्री जी भी यहाँ पर बैठे हैं, चाहे स्कूल हो चाहे यूनिवर्सिटीज हो, शिक्षा का सबसे बड़ा उद्देश्य शास्त्र शिक्षा है या विमुक्ति है। शिक्षा वो है जो हमको बीमारी से, बेकारी से, बेरोजगारी से, गरीबी से, उनसे मुक्ति दिला सके, और उसके साथ मुक्ति दिलाने के साथ साथ एक अच्छा इंसान बना सके। मानवभाव जनिया दैव्यम जन्म, अच्छा इंसान बना सके और हम अच्छे देवता समाज के अंदर पैदा कर सके, वो शिक्षा का सबसे बड़ा उद्देश्य है। और इसलिए हमारे जो कई बार हम लोग कहते हैं, अगर हमको कोई लंबाई नापनी हो, हमको जो है हम जो मीटर में नापते हैं, किलोमीटर में नापते हैं, अगर किसी चीज़ का वजन नापना हो हमको किलोग्राम में नापना पड़ता है या हमको टनों में नापना पड़ता है। अगर आदमी का, किसी समाज की उन्नति का, प्रगति का पैमाना अगर नापना हो, किसी राष्ट्र की प्रगति का अगर कोई पैमाना है, तो हमारे ऋषियों ने हजारों साल पहले कहा वो कैसा समाज होना चाहिए, उसका पैमाना क्या है। और उन्होंने कहा कि आदमी के आनंद का सबसे पहला पैमाना क्या है, उसकी इकाई क्या है, उसकी डिजिट क्या है। उन्होंने कहा था, हमारे 33 उपनिषद में शिक्षा बल्ली में बात आती है, युवा शात साधु युवा अध्यापक है, आशिष्ट है, दर्दिष्टो बलिष्ठ है, तस्य यम पृथ्वी वित्तस्य पूर्णाशात स एको मानुष्य आनंद है। कैसी शिक्षा होनी चाहिए? जो अच्छा चरित्रवान बना सके, जो अच्छे जो है अच्छे शिक्षित सुसंस्कृत बना सके, शरीर से, मन से, आत्म से बलिष्ठ बना सके। तो जब कहते हैं वो मनुष्य का सबसे पहले किसी भी देश को नापने का, वो देश कितना प्रगतिशील उसका होता है। हम लोग कई बार जो है अपने देश के बारे में बोलते हैं कि नालंदा और तक्षशिला की हम बार बार बात करते हैं कि नालंदा और तक्षशिला जो है हमारे इतने बड़े विश्वविद्यालय थे। लेकिन मैं कुछ दूसरे विश्वविद्यालयों को बताना चाहता हूँ। वैसे तक्षशिला के बारे में भी ये बताना चाहता हूँ, ये वो तक्षशिला विश्वविद्यालय जहाँ जो पाकिस्तान के अंदर गांधार के अंदर हैं, ये महाभारत कालीन तक्षशिला विश्वविद्यालय जिसमें ऋषि धूमकेतु, उपमन्यु, अरुणी और वेद ने शिक्षा ग्रहण की। जिस विश्वविद्यालय के अंदर चाणक्य, पाणिनि, चरक, जीवक और जिसमें लगभग 10,500 विद्यार्थी पढ़ते थे और 2,000 उसमें आचार्य होते थे। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जिस प्रकार की तक्षशिला और नालंदा थी, इसी प्रकार का राज तरंगणी में कल्याण में जो कश्मीर का जिसने इतिहास लिखा है, उसने कहा कि शारदा विश्वविद्यालय था जिसमें 15,000 विद्यार्थी पढ़ते थे।
ये मध्य एशिया का सबसे बड़ा जो है विश्वविद्यालय था। सौराष्ट्र गुजरात का बल्लभी विश्वविद्यालय था, मगध का विक्रमशिला विश्वविद्यालय था, ओडिशा का औदंतपुरी, जगदल्ला, उदयगिरी, रत्नागिरी, ललितगिरी, पुष्पगिरी, कलिंग का बहुत बड़ा जो है वो विश्वविद्यालय था। इसी तरह बंगाल का नवदीप, सोमपुरा, विक्रमपुर, नवदीप विश्वविद्यालय तो इतना प्रसिद्ध रहा, वहां से हलायुध, धोई, उमापति और गीत गोविंद के लिखने वाले जयदेव जैसे विद्वान वहां पर पैदा हुए। दक्षिण भारत के अंदर धारा, कांची, एन्नीवीरम, बेलग्राम, सारोतगी, तिरुमुक्कुरल, मलकापुरम, तिरुवेयूरूर, नगड़, भुजबलेश्वर, बीजापुर, मनगोली, अग्रहार, नागार्जुन कोंडा, मणिसेत, इतने बड़े बड़े विश्वविद्यालय इस देश के अंदर थे। और कई बार हमारे लोग ये कहते हैं कि एक लोगों में एक इंप्रेशन पैदा हो गया कि अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने यहाँ पर शिक्षा दी। लेकिन मैं ये याद दिलाना चाहता हूँ इस सम्मानीय सदन को, थॉमस मुनरो मद्रास के गवर्नर थे और उन्होंने 1822 के अंदर 1822 में एक वहाँ पर सर्वे किया था। उन्होंने कहा था कि गांव-गांव में उसमें पाठशालाएं थी, बड़े बड़े विश्वविद्यालय थे, 30% शिक्षक जो दलित वर्ग से आते थे, 60% विद्यार्थी जिसको हम शूद्र या पिछड़े वर्ग उनके आते थे। इसी तरह का सर्वे बॉम्बे में किया गया। G.L. पेंडरगास्ट और G.W. रिडलर ने 1838-1882 में। विलियम वार्ड ने एक पुस्तक लिखी है। कई बार हम बोलते हैं कि देश में जो लड़कियों के लिए जो शिक्षा शुरू हुई वो हमारी ज्योतिबाई फुले की, जो सावित्रीबाई फुले ने की, लेकिन उससे पहले एक अंग्रेज ने किताब लिखी है द हिंदूज के उसका जो 4th वॉल्यूम है, हिस्ट्री, लिटरेचर एंड माइथोलॉजी, जो 1811 में लंदन में पब्लिश हुई। उसमें उन्होंने लिखा है कि बंगाल के जो जसोमत राय की पत्नी हति विद्यालंकार ने बनारस के अंदर, जस्ट आई विल टेक 2 मिनट्स एंड आई विल फिनिश इट, 2 मिनट से समाप्त कीजिए। 1805 में उन्होंने इसको जो है शुरू किया। मैं जहाँ शिक्षा की मैं बात कर रहा था, आर्य समाज ने 98 में जालंधर में केवल लड़कियों के लिए जो है विद्यालय शुरू किया। इसी तरह से जब हमारे पास इतने उदाहरण हैं, हम कह सकते हैं कि इस देश के अंदर की विद्या की कितनी कीमत थी। मैं हमारे आदरणीय शिक्षा मंत्री जी यहाँ पर बैठे हैं, मैं उनसे जरूर एक निवेदन करूंगा और भारत सरकार से भी एक निवेदन करूंगा कि हम लोगों ने, हमको यूनिवर्सिटी बनाना चाहिए। एक किसी यूनिवर्सिटी को हम ट्राइबल का नाम देते हैं, मुझे थोड़ा सा ये बड़ा अच्छा लगता है। ये अंग्रेजों ने, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने 15 अगस्त को हम पूरे देश की जनता को 5 प्रण दिलवाए थे। उस एक 5 प्रणों में एक प्रण ये भी था कि गुलामी की सारी निशानी हमको खत्म करना है। जब हम कहते हैं ये आदिवासी है, इसका मतलब दूसरे के सब गैर आदिवासी हैं। आदिवासी का मतलब ये यहाँ के मूल निवासी हैं, गैर आदिवासी का मतलब यहाँ के मूल निवासी नहीं है। ये जो डिवीजन, ये जो विभाजन इस देश की जनता के साथ किया है, मुझे लगता है इस पर जो है दोबारा विचार करने की जरूरत है। और ये जो बात शुरू हुई थी जस्ट 1 मिनट, सिंधु घाटी में जिसको हम बोलते हैं, ये व्हीलन ने जो बात शुरू की थी कि बाहर से लोग आए, आर्य ने आकर के इस देश को, सिंधु घाटी के ऊपर हमला किया, इंडस वैली सिविलाइजेशन को खत्म किया। इस बात को पूरी तरह से खत्म किया जा चुका है, इस थ्योरी को डिबंक किया जा चुका है। इसलिए मैं निवेदन करता हूं, इस पर भी विचार करने की जरूरत है। मैं जरूर 2 नाम लेना चाहता हूं। डॉक्टर रामजी सिंह, जिसको जो कहते हैं डीएनए के देश में डीएनए के जिसको फादर माना जाता है, उनका 2011 में नेचर में जो दुनिया की सबसे प्रसिद्ध साइंस की मैगजीन है, उसके अंदर इंडियन का डीएनए प्रोफाइल पब्लिश हुआ। डॉक्टर बसंत सिंधे का 2019 में हुआ। हम सब लोगों का डीएनए एक है, कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक हम सब लोग हैं। एक जरूर बात मैं लास्ट में कहना चाहता हूँ आदरणीय शिक्षा मंत्री जी से, मैंने ये निवेदन हमारे बागपत में किया था। हमारा 100 साल से ज्यादा पुराना एक कॉलेज है, उसमें जो है कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक के विद्यार्थी पढ़ते थे। मैंने उसके लिए निवेदन किया है, उसको जो है उसका उच्चीकरण किया जाए और उसको सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाया जाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। श्री डीन कुरियाकोस। Thank you, sir, for getting this opportunity, sir. Sir, I am supporting the Central University Amendment Act because the tribal population of that particular state, Telangana, is very much benefited. Sir, the Central University Act 2009 was a seminal legislation of the UPA government that established 15 universities in a single go. Sir, the objective of the parent act is to create autonomous centers of learning that will become centers of excellence in the due course. Sir, in that sense, in Kerala, we also got one central university that is at Kasaragod. We also benefited that, sir. The statements of objects and reasons of the bill clearly state that the purpose of this bill is to increase access and quality of
higher education and facilitate and promote higher education and research facilities for the people of the state. It will also promote the advanced knowledge by providing instructional and research facilities in tribal art, culture, and customs, and advancement in technology to the tribal population of India. Sir, the tribal population of India is the most marginalized and backward community in India. Hence, studying their life, art, culture, and customs are integral to ensuring inclusive development in our nation. Sir, this is true for the tribals for Kerala as well. Sir, for an inclusive development policy, the development of tribal community is the major agenda has to adopt. So only through education we can make sure that about the development of tribal community. Most of the tribal community people are traditionally living in remote areas, mostly in inside forest. Sir, there is in my constituency also there is a panchayat called Idamalakudi, which is situating 30 kilometers away from Munnar, that is inside Irivikulam National Park. Road connectivity is very less. Now only that kind of development is coming. Sir, the schooling facilities, the school facilities are very less. That's why I personally took initiative and I channelized CSR fund through Cochin Shipyard. Now a new school building is going to construct and it will be full-fledged facility for schooling. Sir, we noticed after schooling, the tribal people are not willing to join college education also, sir. In my constituency, in my district, comparatively more tribal population in Kerala, and we have only one Egalavia model residential school. We want more, not only in Idukki, but also the near district Ernakulam, that is at Kutambura also, another school is needed. Sir, after school level, most of the tribal people not interested to join colleges. They can't continue their studies in another colleges and universities due to their own valid reasons. Sometimes SC or ST people discriminated in premier universities of our country. The unfortunate suicide of Rohit Memula should not be forgotten, sir. It is a matter of shame that a lot of tribal students are made to drop out from our top universities due to discrimination and hostility. The government should carefully manage in stopping dropout of students. The tribal culture has literally saved millions of lives in our country. The story of Padma Shri Lakshmi Kuti Amma, the noted traditional healer, is a case in point. Singers like Nachi Amma and numerous other tribal artists have contributed to the richness of our culture, sir. We should not forget that. Opening up the avenues of higher education to tribal population have a potential to change their lives for the better. The case of young tribal IAS officer from Kerala, Ms. Sridhanya, has inspired thousands of tribal students to take up higher education and prepare for joining the highest level of government services. So the overall development of tribal people of whole country, opening up a tribal university in every state should be a priority for this government, sir. I appeal that a tribal university at Kerala, especially in my constituency, is also, I appeal through you, sir, may be allocated. That will be a great achievement of tribal community of Kerala state, sir. And according to the other source research and other reports, we can also see that, sir, the development of tribal community through more studies and more kind of involvement of government initiatives, that will be welcomed. By that reasons, I am welcoming this Amendment Act. Thank you, sir. Thank you very much. Next, Sri Kausalendra Kumar ji. सभापति महोदय, केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2023 पर बोलने का अनुमति दिया आपने, बहुत बहुत धन्यवाद। संशोधन मुख्य रूप से तेलंगाना राज्य में एक जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए किया जा रहा है। इसकी स्थापना होने से प्रादेशिक आकांक्षाओं पूरी होगी। वहाँ जनजातीय कला, संस्कृति और परंपराओं, जनजातीय शिक्षा के क्षेत्रों में प्रशिक्षण और रिसर्च सुविधा का साथ साथ उन्नत जानकारी का बढ़ावा देने का कार्य होगा। आशा है कि राज्य के साथ साथ पूरे देश के जनजातीय समुदाय को इसका लाभ मिलेगा। सभापति महोदय, इसके साथ मैं अपने बिहार
राज्य में वर्तमान में स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय के बारे में सदन को अवगत कराना चाहता हूं। केंद्र सरकार ने 2009 और 2016 में 2 केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना हुआ। यह स्वागत योग्य हुआ, किंतु वहां राजनीतिक लोगों को कुलपति बनाकर विश्वविद्यालय को राजनीतिकमय करने का काम किया जा रहा है। यह सर्वथा उचित नहीं है। गया और मोतिहारी में स्थापित दोनों केंद्रीय विश्वविद्यालय अभी तक पूर्ण रूप से चालू नहीं हो पाया है। वहां पर अध्यापक और स्टाफ की कमी है, जिसके कारण पढ़ाई की गुणवत्ता पर असर पड़ रहा है। अतः सरकार को ध्यान की आवश्यकता है। प्राचीन विश्वविद्यालय नालंदा ज्ञान की नगरी, जहां मेरा संसदीय क्षेत्र है सभापति महोदय, 2010 में माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी के अथक प्रयास से स्थापित हुआ। यह एकमात्र आवासीय विश्वविद्यालय है जहां बौद्धिक, दार्शनिक, ऐतिहासिक और आध्यात्मिक अध्ययन की खोज की पढ़ाई के लिए अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थियों के लिए व्यवस्था है। सभापति महोदय, यहाँ का जो बिल्डिंग है काफ़ी बड़ा है और मैं समझता हूँ कि जो पढ़ाई वहाँ हो रही है उसको और बढ़ाने की आवश्यकता है। अभी उपराष्ट्रपति महोदय गए थे, हम भी गए थे। वहाँ पर स्थानीय लोग, वहाँ के जो लेक्चरर वगैरह, सब लोगों ने इस बात को रखा कि जितना हमारे पास संसाधन है हम उतनी चीज़ की पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, इसको और बढ़ाने की आवश्यकता है। तो माननीय मंत्री जी बैठे हैं, मैं अनुरोध करूँगा कि इसको आप जरूर नालंदा विश्वविद्यालय पर ध्यान दें। दूसरा मेरा एक डिमांड था सर, माननीय मुख्यमंत्री जी पटना यूनिवर्सिटी को केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जब गए थे पटना, उस समय भी मांग रखी थी और पूरे बिहार वासियों को वह डिमांड है। जब बिहार, उड़ीसा, झारखंड साथ में था उस समय भी वो केंद्रीय विश्वविद्यालय था और बहुत ही पुराना है। माननीय मंत्री जी से मैं अनुरोध करूंगा कि पटना यूनिवर्सिटी को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद और मैं इस बिल का समर्थन करता हूँ। बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट स्पीकर श्री अरविंद सावंत जी, नॉट स्पीकिंग। First, I heartily welcome this bill. This is one of the best opportunities given to the tribal community. But then, while welcoming this bill, I would like to iterate some poetic statements made by Mahatma Phule, which is in Marathi. विद्ये विना मती गेली, मती विना गती गेली. विद्ये विना मती गेली, मती विना गती गेली, गती विना वित्त गेले, वित्ताविना शूद्र खचले. एवढे सारे नुकसान एका अविद्येमुळे झाले. This is Marathi. That means because the education was not there, you lost everything. You lost the thinking, you lost everything in the life. So education is the most important thing. Our young leader Aditya Thackeray once gave an example of the British Prime Minister. He said, UK's Prime Minister, while addressing in the Parliament, UK Parliament, he was asked, what are your priorities? He said, education, education and education. So that is what the priority of the country. But now culture and priority are being mixed right now. We are having serious problems about this. But the Central University Amendment Bill proposed to establishment of the Sarakka Central Tribal University in the Mulugu district of Telangana. I really appreciate this for the tribal people. But while doing so, this is rather delayed, you must be knowing it. In 2014, when the Andhra was reorganized, and it was a commitment that we will do this. But anyhow, better late than never. You are doing it right now. It's a welcome act. But at the same time, the university is named under the name of goddess, Sarakka. What it means? Courage and sacrifice. Now, both the things are required while doing education, imparting the education. Now, courage and sacrifice. Who is doing it? These things are to be, these moral things are. We have to set an example. The charity begins at home. The political arena right now is showing we are not ready to sacrifice anything.
and we don't want to show the courage to fight against the odds. And that is what, again, in education. But then the university is being formed, the tribal university. What Dharmendra Pradhanji, I would like to request you is that while doing so for higher education, what is the source of higher education? I think Mr. Gopa has said, Goa, I think is his surname, I don't remember. He said rightly, I am saying it for the last 10 years. What is happening in every state, there is a discrimination and disparity, which you have mentioned. The disparity by virtue of the schools where they are situated. You have a single teacher school where you do not have teachers both there. In discrimination by virtue of curriculum, syllabus. So the person who is going to go into the university, the child who is going to go to the university, he is discriminated by virtue of syllabus. Now that is what, when Javadekar was there, I was insisting it for a long time. I said at least let it be in any language, but the syllabus for at least 2-3 subjects, science, math, English, because these are the subjects required for the joint entrance examination. And the children who come from the SSC board, you have a SSC board, you have a ICSE board, you have a CABC board, you have an international board. I'm talking about the prime education. If that is not healthy, how can you expect a child to go to the university and show that he has a talent? But this university is going to give other things also. Cultural activities also you're going to do. The art and culture, the tribal art, everything you are going to do over there. You have provided a substantial fund also for that. But then Mahatma Phule, which I quoted these poetic words which is there, who did it? Karmavir Bhaurao Patil in Maharashtra, Prabodhankar Thakre in Maharashtra, Shahu Maharaj in Maharashtra. They inspired the people to come for the education. We tried it. In Maharashtra we tried it. To give a basic education, ask them to come to the class, we will pay to them, so that if they attend the school, they will be paid for that. Dharmendra ji, okay, he has been called. Okay, no issue. You have been called for something. Please. And therefore, I feel, while doing so, you may please you have address. to, sir, I'll click. You please you address have to have, I the got minister. it, sir. Because he was a good friend of mine. But over you can when only I was address in him. cabinet. You can only Then, address him. You can only hostels are address to him be through the chair. provided. You have to see the potential, particularly in sports. Tribal people are very sharp in sports, running, aiming, all those things are very sharp over there. So this university should be multiple. It's not only academic one. You have said vocational and skill development also will be given to them. But then this university has to be there where all these things are included in it. Some hostel also should be given to them. The facilities should be. Why the children drop out as there? Why children from the scheduled caste or from tribal, when they go to IITs, they drop out? Because there is a disparity and discrimination in the basic education. Yes, sir. They get fear about it, whether I'll be able to do it or not. But then even after that, some step, a bold step has been taken by the government, and I feel you have launched it right now. And the tribal art, traditional knowledge system and culture will be the priority of the university. It will give the chance for the children to expose their potential, and vocational skill development also will be done. I once again welcome this bill, but I would like to say that I would like to emphasize on that, unless you have you remove the discrimination in the curriculum of the private school education, you will not get the children updated and to the mark for the universities to cope up with the studies in the university. Thank you so much. And once again, I support the bill, sir. Thank you. Thank you very much, Sri G.S. Pun. Sir, I raise to support and welcome the Central Universities Amendment Bill 2023. கல்வியும் மருத்துவமும் தன் இரண்டு கண்களாக பாவித்து திராவிட மாடல் ஆட்சி நடத்தி கொண்டிருக்கிற தளபதியின் சார்பாக இந்த பழங்குடியினர் மற்றும் மலைவாழ் மக்கள் உயர்கல்வி பல்கலைக்கழக சட்ட மசோதாவை நான் மனதார வரவேற்கிறேன். என்றால் கல்வி ஒன்றுதான் நம்மிடம் இருந்து பிரிக்க முடியாத சொத்து. அனைவருக்கும் கல்வி, அதுவும் தரமான கல்வி கிடைத்திட வேண்டும் என்பதுதான் தந்தை பெரியாரில் ஆரம்பித்து பேரறிஞர் அண்ணாவில்
தலைவர் கலைஞர் அவர்கள் வழியிலே திராவிட மாடல் ஆட்சி நடத்தி கொண்டிருக்கிற எங்கள் முதல்வர் தளபதி மு.க.ஸ்டாலின் அவர்கள் நல்லாட்சி நடத்தி கொண்டிருக்கிறார். அதனால்தான் தொடக்கப் பள்ளியிலே மாணவர்கள் எல்லாம் தரமான அவர்களுக்கு கல்வி தர வேண்டும் என்பதற்காக காலை உணவு திட்டத்தை அறிமுகப்படுத்தினார். அது மட்டுமல்ல, பெண்கள் உயர்கல்வி படிக்க வேண்டும் என்பதற்காக மாதம் 1000 ரூபாய் போன்ற திட்டங்களை அறிவித்து மிக சிறப்பாக கல்வியிலே முன்னேறிய ஒரு தமிழ்நாடை உருவாக்கி கொண்டிருக்கிறார் எங்களுடைய தலைவர் அவர்கள். இதுபோல பல்கலைக்கழகங்கள் இந்தியாவிலே தொடங்கப்படுவதை அவர் சார்பாக நாங்கள் வரவேற்கிறோம். வெறும் பல்கலைக்கழகங்கள் தொடங்குவது எண்ணிக்கையில் மட்டுமல்லாமல் தரத்திலும் சிறந்த பல்கலைக்கழகமாக அது இருந்திட வேண்டும் என்பதுதான் எங்களுடைய வேண்டுகோள். ஏனென்றால் கிட்டத்தட்ட 1200க்கும் மேற்பட்ட பல்கலைக்கழகங்கள் இந்தியாவில் இருந்தாலும், ஆனால் உலக தரத்திலே நாம் அந்த பல்கலைக்கழக எண்ணிக்கையிலே 300க்கு மேல்தான் நம்முடைய இந்திய பல்கலைக்கழகம் வருகிறது என்றால், நம்முடைய தரத்தை நாம் ஆய்வு செய்திட இது ஒரு முக்கியமான தருணமாக எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். அதேபோல்தான் GER என்கிற கிராஸ் என்ரோல்மெண்ட் ரேஷியோ, உயர்கல்வி படித்தோரின் எண்ணிக்கை இந்தியாவிலேயே வெறும் 27% தான் இருக்கிறது. ஆனால் எங்கள் தமிழ்நாட்டில் அந்த உயர்கல்வியின் GER ரேஷியோ கிட்டத்தட்ட 47% மேல் என்றால் இதற்கெல்லாம் காரணம் தொடக்கப்பள்ளியிலிருந்து எங்களுடைய திராவிட மாடல் அரசாங்கம் கவனம் செலுத்தி கொண்டிருப்பதால்தான். எப்படி உண்ண உணவு, இருக்க இடம், உடுத்த உடை அவசியமோ அதேபோல் ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் கல்வி, அதுவும் தொடக்க கல்வி எவ்வளவு அவசியம் என்பதை உணர்ந்ததால் தான் இதுபோல இந்த கிராஸ் என்ரோல்மெண்ட் ரேஷியோவிலே கிட்டத்தட்ட தமிழகம் 47% எடுத்து இப்போது முன்னோடி மாநிலமாக இருக்கிறது. இதை நான் பெருமையாக இந்த நேரத்தில் சொல்லிக்கொள்ள கடமைப்பட்டிருக்கிறேன். இந்த அரசாங்கம் மிக முக்கியமான கவனம் செலுத்த வேண்டிய ஒரு நிகழ்வாக ஏறத்தாழ 5 ஆண்டுகளில் 19,000 SC, ST, OBC மாணவர்கள் சென்ட்ரல் யூனிவர்சிட்டிஸிலிருந்து, அதாவது ஒன்றிய பல்கலைக்கழகங்களிலிருந்து தங்களுடைய படிப்பை தொடர முடியாமல் விட்டு சென்றிருக்கிறார்கள். அது மட்டுமல்ல, அதிலே 2622 மாணவர்கள் பழங்குடியின மாணவர்கள். கிட்டத்தட்ட 35க்கும் மேற்பட்ட மாணவர்கள் தங்களுடைய உயிரை மாய்த்து கொண்டிருக்கிறார்கள். இங்கே தமிழகத்திலே சென்னையில் இருக்கிற IITயிலே அடிக்கடி இதுபோல பல நிகழ்வுகள், மாணவர்கள் உயிரை மாய்த்து கொள்கிற பல நிகழ்ச்சிகள் அங்கே நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது. இதற்கெல்லாம் காரணம் அங்கே நடைபெற்று கொண்டிருக்கிற ஜாதியை வைத்துக்கொண்டு அங்கே நடைபெற்றிருக்கிற ஏற்றத்தாழ்வுகளால், அங்கே இருக்கிற பேராசிரியர்களால் அவர்கள் இதெல்லாம் நடைபெறுகிறது என்று பலமுறை எடுத்து சொல்லியும் இந்த அவையிலே பலமுறை இதற்கான முறையிட்டு இருக்கிறோம். ஆனால் இதுவரை எந்த ஒரு பெரிய பலனும் இதுவரை கிடைக்கவில்லை. அதனால் அதையும் இந்த நேரத்தில் நான் இந்த அவையிலே பதிவு செய்ய விரும்புகிறேன். தரமான கல்வி அனைவருக்கும் கிடைக்க வேண்டும் என்பதுதான். அனைவரும் சேர்ந்து பாடுபட வேண்டும். இந்த கல்வி மத்திய பட்டியலில் இருந்து மாநில பட்டியலுக்கு மாற்றினால்தான் அனைத்து பகுதி மக்களும், அதாவது தாழ்த்தப்பட்ட மக்களிலிருந்து பிற்படுத்தப்பட்ட மக்களிலிருந்து அனைவருக்கும் கல்வி போய் சேர வேண்டும் என்றால் இது கண்டிப்பாக மாநில பட்டியலுக்கு இந்த கல்வியை மாற்ற வேண்டும் என்ற ஒரு முக்கியமான கோரிக்கையை இந்த நேரத்தில் நான் இங்கே வைக்க இருக்கிறேன். அதேபோல் இந்த நீட் எக்ஸாம் என்றால் உங்கள் அனைவருக்கும் தெரியும். இப்போது நான் ஏற்கனவே சொன்னது போல் நீட் எக்ஸாமால் இதுவரை 40க்கும் மேற்பட்ட மாணவர்கள் தமிழகத்திலே இருந்திருக்கிறார்கள். இது ஏதோ தமிழ்நாட்டிற்கு மட்டுமான பிரச்சனை அல்ல. கோட்டா, ராஜஸ்தானிலே கோட்டா என்கிற ஒரு மாவட்டத்திலே இதுவரை 20க்கும் மேற்பட்ட மாணவர்கள் இருந்திருக்கிறார்கள். இவர்களெல்லாம் இதுபோல தாழ்த்தப்பட்ட பிற்படுத்தப்பட்ட மாணவர்கள் தான். அவரெல்லாம் உயர்கல்வி படிக்க வர வேண்டும் என்பபோது இதுபோல அவர்கள் தரத்தை சோதிப்பதற்காக இதுபோல எக்ஸாமினேஷன்லாம் வைத்து, தேர்வுகள்லாம் வைத்து அவர்களை அந்த உயர்கல்வி படிப்பதற்கு தடுப்பதனால் அவர்கள் மன உளைச்சலில் இதுபோல தற்கொலை செய்து கொள்கிறார்கள். இதையெல்லாம் தடுக்க வேண்டும் என்றால் இதுபோல நுழைவுத் தேர்வுகளெல்லாம் ரத்து செய்ய வேண்டும். அப்போதுதான் தாழ்த்தப்பட்ட மாணவர்கள், பிற்படுத்தப்பட்ட மாணவர்களெல்லாம் உயர்கல்வி பெறுவார்கள் என்பதை இந்த நேரத்தில் சொல்லிக்கொண்டு நான் இந்த மசோதாவை வரவேற்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். நன்றி, வணக்கம். ஸ்ரீ சஞ்சீவ் குமார் ஜி. Thank you, Honorable Chairperson, for giving me this opportunity to participate in discussion on Central Universities Amendment Bill 2023. Sir, on behalf of YSRCP, I support the bill.
The bill proposes to establish Sammaka Saraka Central Tribal University in Telangana by amending the Central Universities Act 2009. Crores of people revere goddess Sammaka Saraka, and this gesture will respect local sentiments. Sammaka Saraka is goddess of courage and sacrifice, and this will hopefully expose, empower ST population. Their literacy rate as of now is 59%, whereas national average is 73%. Hope such bills will empower ST population. Sir, I take this opportunity to highlight certain issues plaguing Indian higher education system. As per All India Survey on Higher Education, gross enrollment ratio for education in India is 27%. This is very low when compared to global average of 40%. So at the same time, paradoxically, lakhs of our children are pursuing higher education in foreign universities. This may be called as brain drain and economic drain. So there are regional imbalances in location of premier institutions, like concentration of premier institutions in urban areas exacerbates this regional divide. So there is deficiency of experienced faculty in higher education institutions. Pupil-teacher ratio is nearly 30, whereas in USA it is 12.5% and it is 19.5% in China and Brazil. So there is a huge skill gap between teachers and students of rural background. A bridge course may be added in the curriculum to help the rural students. Insufficient research and development fund is taking us backwards. Our investment in R&D is a meager 0.6% of GDP, whereas it is 2.5% in USA and 2% in China. So the quality of Indian education also needs improvement. The rote learning phenomenon of India is worrisome. This impedes critical thinking and creativity. Question pattern and exam pattern should be revamped. Outdated curriculum creates substantial gap between industry needs and job seekers. This limits creativity and innovation. This decreases the employability of graduates. So curriculum should be updated as per needs of the industry. Sir, every year nearly 10 lakh youth are coming out of colleges, but industry is in search of good workers. This paradox is because of questionable quality of our education. Both teachers and students should be given industry exposure. Sir, less than 25% total institutions of India have AAC, NAAC accreditation, and that too only 30% of universities and 45% of colleges have reached A level. So we have few suggestions to the Honorable Minister of Education. So financial aid in the form of scholarship grants, low-rate interest loans to deprived students may be provided. And the support systems like mentorship programs, counseling services, and targeted assistance to downtrodden communities are needed. So budgetary allocation should be increased. India is allocating around 2.9%, whereas countries like USA and China have allocated 6%. The training of teachers is very crucial for quality outcomes. So incentives may be given to the teachers to boost their morale. So likewise, research and innovation is needed to be promoted. So collaboration between universities and private sector is the need of the hour. Sir, in conclusion, I would like to put a few facts in front of this House. India ranks 33 in the world with regards to quality of education. We know that education is the most powerful weapon to change the world, and that education is a fundamental catalyst for growth. 140 crore Indians are eagerly waiting to be called as Vishwaguru. The historical Nalanda University attracted thousands of students from all over the globe. Such days should come back to India because we are the most populous country in the world. India is blessed with a demographic dividend of having young population. This can become a demographic time bomb if we don't provide facilities for education institutions and increase the employability of the graduates. So today thousands of our children are migrating to foreign universities. This trend should be reversed. Hope under the able leadership of living legends like Honorable CM Sri Y. Jagannath Reddy and Honorable PM Sri Narendra Modi ji, India will achieve this in near future. Sir, it is sad to note that ours is a labor-driven economy, and let us make this as a knowledge-driven economy. We have very few world patents. This is the testimony to the fact. So government of AP under leadership of Sri Y. Jagannath Reddy sir has allocated 20,000 crores for setting up Ammavadi scheme and 4,000 crores for renovation of schools and colleges under the Nadu Nedu scheme. These schemes may be replicated at national level. Sir, establishing a tribal university in Telangana honors the 13th schedule of Andhra Pradesh Reorganization Act 2014. Likewise, there are many unkept promises with regards to Andhra Pradesh.
I request Government of India to honor the AP Reorganization Act 2014 once again and keep the promises made in favor of Andhra Pradesh. With this, YSRCP supports the bill, sir. Thank you. Thank you, Sajim Kaurji. Next is Sri Girish Chandra. माननीय अध्यक्ष महोदय, केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2023 पर आपने बोलने का अवसर दिया, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं और साथ में आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का भी आभार व्यक्त करता हूं। महोदय, किसी की भी देश की तरक्की की नींव वो देश की शिक्षा पर निर्भर करता है। हमें खुशी है ये सरकार शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए वह भी तेलंगाना में आदिवासी वर्ग के लोगों के हितों का ध्यान को रख केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना करना जा रही है। इसलिए मैं इस बिल का समर्थन करता हूं। सभापति महोदय, हमारे देश में पिछले 68-70 वर्षों से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब के द्वारा संविधान में दी गई आरक्षण की व्यवस्था के अनुसार केंद्रीय विश्वविद्यालयों अन्य उच्च शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण की व्यवस्था नहीं दी गई है। वह मौजूदा सरकार से जो उम्मीद भी है वह भी पूरी नहीं हो पाई। पिछले 68-70 सालों को देखें तो जो भी सरकार सत्ता में रही वह हमेशा आरक्षण को लागू करने की बात तो करती है, लेकिन आरक्षण को पूरा करने का काम प्रयास की सरकार ने नहीं किया। महोदय, इसके साथ ही मैं कुछ उच्च शैक्षणिक संस्थानों में न मिल रहे संविधान समस्त आरक्षण के तरह सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। महोदय, देश में जितने भी केंद्रीय विश्वविद्यालय संचालित हैं वहाँ आरक्षण की व्यवस्था सुचारू रूप से न लागू होने के कारण उनके अलग अलग विभागों विषयों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के श्रेणी से आने वाले प्राचार्य, शिक्षक, प्रोफेसर आदि की भारी कमी है। और यदि किसी विशेष विषय पर प्रोफेसर शिक्षक की नियुक्ति करनी हो तो बड़ी सातिरा अंदाज में मात्र एक नियुक्ति प्रक्रिया संपन्न कराकर एक विशेष वर्ग के लोगों को नियुक्तियां प्रदान की जाती हैं। और यह इसलिए किया जाता है कि यदि समग्र नियुक्तियां एक से साथ प्रकाशित की जाती है तो आरक्षण की सुविधा देना अनिवार्य है, लेकिन एक पद के आरक्षण की सुविधा अनुमान्य नहीं है। इस प्रकार विकल्प सरकारों से लेकर वर्तमान सरकार की मंशा आरक्षण को लेकर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के साथ केवल धोखा ही है। यदि वास्तव में वर्तमान सरकार इन वर्गों की हितैषी है तो देश भर में हो रहे इस गंभीर अनियमितताओं को मन से दूर करने का काम करे। महोदय, वर्तमान समय में छात्रों की फीस वृद्धि, छात्रवृत्ति, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्गों को मिलने वाली अन्य सुविधाओं को भी ध्यान में रख इसलिए इन वर्गों के छात्रों अधिक से अधिक शिक्षित हों और अनुसंधान के क्षेत्र में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। महोदय, कुछ केंद्रीय विद्यालयों में लगभग एक साल से अधिक समय से वाइस चांसलर की नियुक्तियां नहीं हुई, जिसमें वहां के छात्रों को पठन कार्य प्रभावित हो रहा है। सरकार से मेरी ये मांग है कि जिन केंद्रीय विद्यालयों में वाइस चांसलर की नियुक्तियां नहीं हुई हैं या खाली पड़ी हैं
वहाँ यथाशीघ्र वाइस चांसलर की नियुक्तियां की जाए। इसके साथ ही मैं आपसे ये भी आग्रह करना चाहता हूं आपके माध्यम सरकार से कि जिस तरीके से सन 2007 से लेकर 12 तक बहुजन समाज पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में रही, आदरणीय बहन कुमारी मैत्री जी के रहते हुए जीरो बैलेंस में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग के छात्र छात्राओं को, चाहे वो एमटेक हो, चाहे बीटेक हो, चाहे एमबीबीएस हो, चाहे बी फार्मा हो, चाहे डी फार्मा हो, चाहे बीटीसी हो, चाहे बीएड हो, सभी तरीके को शिक्षा के क्षेत्र में जीरो बैलेंस पे उन गरीब छात्रों को एडमिशन कराकर उनको खड़ा कर रहे शिक्षा के क्षेत्र में उन्हें आगे बढ़ाने का मौका देने का काम किया। लेकिन जो खुला हुआ है उसमें आप क्यों नहीं दे रहे हैं? और वही नहीं सर, एएमयू ने 352 करोड़ एडिशनल मांगा वहां पे क्लासेस के लिए और बिल्डिंग्स के लिए, लेकिन आज तक नहीं मिला है। इसके अलावा जो यूजीसी सैंक्शनड 29 टीचिंग, 19 नॉन टीचिंग स्टाफ की जो ज़रूरत है, जो मल्लापुरम में और मुर्शिदाबाद में दिया गया है, वो भी नहीं दिया गया है किशनगंज में। तो एक तरफ तो आप नए यूनिवर्सिटीज़ खोल रहे हैं, लेकिन जो पुराने आपका चल रहा है उसको आप बंद करने की कोशिश में है। ऐसा क्यों है? और जैसा कि हमारे उनका समर्थन करते हैं और आग्रह करना चाहते हैं
IIT नहीं है, ITIs नहीं है, इस पे भी सरकार का ध्यान होना चाहिए ताकि हमारे जो 14 करोड़ लोग, जो 1/10 पॉपुलेशन हिंदुस्तान का बिहार में है और यहाँ अपॉर्चुनिटीज नहीं होने के कारण लगभग 4 करोड़, हमारे बीजेपी के साथी ने कहा कि लगभग 4 करोड़ हमारे बिहार के लोग हिंदुस्तान के अलग अलग कोनों में काम करते हैं। और उन्होंने बहुत दर्दनाक एक हादसा भी बताया कि एक जगह बंगलोर में हमारे बिहार के 7 मजदूर मारे गए और इसी तरह हर महीने कहीं ना कहीं हमारे मजदूर मारे जाते हैं जो बिहार से ताल्लुक रखते हैं। तो मेरी गुजारिश होगी आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को कि किशनगंज AMU सेंटर, सर आपने भी मुझे देखा होगा बैनर लेके लगातार पिछले 4 साल से मैं गांधी जी के मूर्ति के सामने खड़ा हूं। लोगों की जो जरूरत है उसको पूरा करें, जो हमारा हक है वो मिले, टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ मिले और जो एलोकेटेड फंड है और जो डिमांड है वो मिले। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट श्री गजेंद्र सिंह पटेल जी। धन्यवाद माननीय सभापति जी। मुझे तेलंगाना राज्य में जनजातीय केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापना के इस अधिनियम संशोधन में बोलने का अवसर प्रदान हुआ है। मैं सबसे पहले देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का और हमारे HRD मिनिस्टर आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने महत्वपूर्ण विधेयक लाए हैं और ये पूरा विधेयक जनजातीय समाज के, हमारे बालक बालिकाओं के शिक्षा के उत्थान के लिए है। और आज मैं देश के 11 करोड़ जनजातीय बंधुओं की तरफ से भी देश के प्रधानमंत्री का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने जनजातीय समाज का जो गौरव प्रदान किया है। हमारे भगवान बिरसा मुंडा जी के नाम से 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस घोषणा करने का काम भी देश की सरकार और देश के प्रधानमंत्री जी ने किया है। इस विश्वविद्यालय के पीछे का जो हेतु है उसमें सबसे पहले जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो मूल मंत्र है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास, इस शब्द के साथ में जनजातीय समुदाय का जो विश्वास देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के प्रति है और इस समाज को जोड़ने का काम जो भारत की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, उसी को लेकर तेलंगाना में यह जनजातीय केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापित किया जा रहा है। मैं इस शब्द के साथ में हमारा जो आदिवासी समुदाय है, उन्होंने कभी सपनों में भी नहीं सोचा था कि जंगल और पहाड़ों में रहने वाला समुदाय, जहाँ पर शिक्षा के नाम पर कोई भी चीज़ प्राप्त नहीं थी, ऐसे तमाम प्रकार के जनजातीय क्षेत्रों में 2014 से लेकर अभी तक प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण तरक्की करी है। और देश के अनेक प्रकार के हमारे जनजातीय क्षेत्र में इस शिक्षा के क्षेत्र में उन्नति का प्रयास किया है। मैं इस विधेयक के अंतर्गत, हमारे नई शिक्षा नीति के अंतर्गत भी हमारे आदिवासी भाइयों के इस विश्वविद्यालय के प्रति, जहाँ पर हमारे पहाड़ में रहने वाला जो समुदाय है, जो शिक्षा के लिए तरसता है, जो वहाँ पर मजदूरी करता है, परंतु तेलंगाना जैसे प्रदेश में जहाँ पर हमारा आदिवासी समुदाय वहाँ निवासरत रहे, वो शिक्षा की उन्नति के प्रयास में आगे बढ़े। और इसलिए पूरे देश भर के हमारे जनजातीय समुदाय को अगर ध्यान में रखते हुए अगर मध्य प्रदेश सरकार की बात करें, जहाँ पर हमारी मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जिसके मुख्य आदरणीय शिवराज जी हैं, वहाँ पर अमरकंटक एक स्थान है जहाँ पर माँ नर्मदा जी का उद्गम स्थल है। वहाँ पर अमरकंटक में भी जनजातीय केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापित किया है, जहाँ पर हमारे आदिवासी बच्चों की उन्नत शिक्षा की पहल की शुरुआत हुई है। और वहीं पर मध्य प्रदेश में ऐसे शोध केंद्र स्थापित मध्य प्रदेश की धरती पर जनजातीय वर्गों के लिए स्थापित हुए हैं। और इसीलिए ये तेलंगाना की धरती पर जिस प्रकार से ये विश्वविद्यालय स्थापित किया जा रहा है और इसमें हमारे आदिवासी बच्चों को हमारे हायर एजुकेशन के माध्यम से, जहाँ पर शिक्षा को लेकर उनकी कला, जो चित्रकला भी करते हैं, पेंटिंग भी करते हैं, उनकी संस्कृति, पुरानी पद्धति हमारी बहुत सारी है, हमारी नृत्य कलाएँ हैं, नृत्य कलाओं का भी वहाँ पर अध्ययन किया जाएगा। क्योंकि आज भी पूरा समुदाय को अगर देश भर में देखा जाए तो सबसे अच्छी कला
पूरे देश भर में आदिवासी समुदाय की रहती है और इसलिए इस विश्वविद्यालय में कला संस्कृति के साथ में हमारे आदिवासी समुदाय की जो पूजा पद्धति है, जो रीति रिवाज है, जो अन्य समाज के वर्ग भी देखते हैं कि किस प्रकार की पूजा पद्धति ये समुदाय करता है, वहाँ पर इस विश्वविद्यालय में इस प्रकार का अध्ययन कराया जाएगा। मुझे लगता है कि देश के जनजातीय समुदाय के लिए गौरव की बात भी है कि हमारी संस्कृति, कला, हमारी पुरानी परंपरा, कला संस्कृति है, तमाम प्रकार का इस विश्वविद्यालय में अध्ययन होने वाला है। मैं पुनः इस विधेयक के तहत जो इस विश्वविद्यालय का नाम हमारे जनजातीय माता के नाम से समक्का सारका केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय रखा जाएगा। यह विश्वविद्यालय में हमारे तेलंगाना के कई जनजातीय बंधुओं को शिक्षा में लाभ भी मिलेगा और इस बात का विश्वास भी व्यक्त करता हूं कि पूरे देश में पिछले 2014 से लेकर अभी तक जनजातीय समुदाय के ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व तरक्की करी है और इसलिए यह विधेयक बहुत महत्वपूर्ण है। यह विश्वविद्यालय हमारे जनजातीय बंधुओं के पढ़ने का एक महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु बनेगा। आज इस सदन में हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का और हमारे HRD मिनिस्टर जी का, हमारे धर्मेंद्र प्रधान जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और इस बिल का मैं समर्थन करता हूं। Thank you, Honorable Member Shri Ram Shiromani Verma ji. 2 minutes. Please, very brief. धन्यवाद सभापति महोदय। आपने केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2023 पर मुझे बोलने का अवसर दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। महोदय, इस बिल का जो मूल उद्देश्य तेलंगाना राज्य में समक्का सरक्का केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना करना है, हम अपनी पार्टी की तरफ से इस विधेयक का स्वागत करते हैं। सरकार का प्रयास आदिवासी, अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति के शैक्षणिक आर्थिक क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान साबित होगा। महोदय, तेलंगाना राज्य में समक्का सरक्का केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय स्थापना के साथ ही इस विश्वविद्यालय के निर्माण में पर्याप्त बजट जारी करना चाहिए, जिससे इस विद्यालय का निर्माण कार्य निश्चित रूप से समय से पूर्ण किया जा सके। यह विधेयक प्रस्तावित विश्वविद्यालय क्षेत्र में आने वाले वर्षों के लिए क्षेत्रीय आकांक्षाओं को पूरा करेगा। महोदय, आदिवासी, अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति, आदिवासी कला, संस्कृति और रीति रिवाजों में शिक्षण और अनुसंधान प्रदान करे, उन्नत ज्ञान को भी बढ़ावा देगा। महोदय, आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 के तहत राज्य में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना करना अनिवार्य है। साथ साथ सभापति महोदय, पूरे देश में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए फ्री शिक्षा व्यवस्था भी लागू किया जाए, ये मेरी भारत सरकार और शिक्षा मंत्री से विशेष रूप से मांग है। अगर फ्री शिक्षा व्यवस्था लागू होगी तो देश आगे बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। Member Shri Raju Bistai. धन्यवाद सर, आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पे बोलने का समय दिया। सर, ये सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी ये अपने आप में जनजाति समाज, हमारी आदिवासी समाज, हमारे देश के लिए गौरव का क्षण है और मोदी जी और मोदी जी की सरकार ने एक बार फिर अपनी प्राथमिकता को स्पष्ट किया है और जो हम बार बार कहते हैं कि हमारी ये सरकार जो है हमारे आदिवासी, हमारी जनजाति, महिलाएं, गरीब, हमारे युवा साथी को समर्पित है, वो उस भाव को एक बार फिर यहाँ पे जो है स्पष्ट हम सबको देखने को मिलता है। और आंकड़े भी जो है ये इसी चीज की तरफ जो है हमारा ध्यान आकर्षित करता है। वैसे तो कल से लेकर के हमारे बंगाल के बहुत सारे सांसद भी बोले, जोर जोर से बोल रहे थे और लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहूँगा और आंकड़े आपके सामने रखना चाहूँगा कि 9.5 साल से
मोदी जी के नेतृत्व में कोशिश ये हुई है हर समय हर क्षण कि जो आज़ादी के बाद इतने सालों तक इतनी सरकारें रही और प्रमुखता से कांग्रेस रही, लेकिन हमारे समाज के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे जो पिछड़ गए थे, उनको आगे बढ़ाना एकमात्र जो है उनका ध्येय था। इसलिए मैं पूरी सरकार को इस बात के लिए बधाई देता हूं। सर, मैं आपके सामने अपने क्षेत्र के विषय के बारे में थोड़ा रखना चाहूँगा। पूरा नॉर्थ बंगाल और दार्जिलिंग तराई डूवर्स का इलाका है। बहुत सारे हमारे जनजाति समाज, आदिवासी समाज का जो है घर है और नॉर्थ बंगाल के अंदर में विशेष करके दार्जिलिंग, कालिम्पोंग, अलीपुरद्वार, जलपाईगुड़ी, कुछ बिहार, नॉर्थ दिनाजपुर, साउथ दिनाजपुर, मालदा, ये सब इलाके आते हैं और हमारी करीब जो है 3 करोड़ के आसपास की इस क्षेत्र की आबादी है और यहाँ पे प्रमुखता से जो है चाय बागान और सिंकोना बागान में हमारे श्रमिक माताएं काम करती है और उसमें भी ज़्यादातर महिलाएं रहती है और करीब करीब 6,000 रुपये का ही आसपास उनका जो है महीने की जो है कमाई रहती है चाय बागान में काम करते हुए। सो बहुत तकलीफ में अपने जीवन को जीना पड़ता है और अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने में बहुत सारा कष्ट उठाना पड़ता है और इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार का ये ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि हमारे क्षेत्र का ध्यान में रखते हुए जो है दार्जिलिंग में एक हिल सेंट्रल यूनिवर्सिटी की स्थापना हो, ऐसा मैं मांग आपके सामने रखना चाहता हूँ और उसका कारण भी है। देखिए, बंगाल की आबादी करीब 10 करोड़ है और कलकत्ता से नॉर्थ बंगाल बहुत दूर पड़ता है और बंगाल में जो टीएमसी की सरकार है हमेशा उसने जो है नॉर्थ बंगाल के साथ एक सौतेला व्यवहार किया है और केंद्र सरकार में एक बार एम्स जो है अस्पताल बनने की मंजूरी अप्रूवल हो गई थी और नॉर्थ बंगाल में बनना था, लेकिन बाद में लास्ट में आकर के टीएमसी सरकार उसको भी जो है साउथ बंगाल ले गई और नॉर्थ बंगाल इन कई सारे मायनों में जो है पिछड़ा है। हमारे पास क्षमताएं बहुत थी, क्षमताएं होने के बावजूद भी जो है हम लोग हमारे क्षेत्र में लोगों को जो है बहुत अन्याय और अत्याचार सहना पड़ा है। इसलिए मैं आपके माध्यम से ये मांग रखना चाहता हूं कि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो और दार्जिलिंग की सर एक विशेषता रही है। दार्जिलिंग में सिर्फ जो है बंगाल के या आसपास के नहीं, साउथ ईस्ट एशिया के भी जो है बच्चे हमेशा से आकर के वहाँ शिक्षा लेते रहे हैं। हमारे पड़ोस के जो मुल्क है, चाहे नेपाल हो, बांग्लादेश हो या भूटान हो, जो राजशाही परिवार के लोग, बहुत सारे लोग दार्जिलिंग में आकर के उन्होंने शिक्षा ग्रहण की है। तो अगर हम दार्जिलिंग में केंद्रीय जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाते हैं तो उसका बड़ा लाभ मिलेगा और हमारे पास जो है ज़मीन भी है और हमारे पास जो है वो स्ट्रेटेजिक लोकेशन भी है और अभी बंगाल सरकार ने कोशिश किया था कि एक हिल यूनिवर्सिटी दार्जिलिंग में बनाएंगे, लेकिन मुझे उसका भी दुख के साथ कहना पड़ता है वो सिर्फ कागजों में ही बना, लेकिन फिजिकली आज तक न कोई बिल्डिंग है, न वहाँ कोई वाइस चांसलर अपॉइंट हुआ है। मंगपू में अभी देखिए हमारे टीएमसी के सांसद को पता भी नहीं है कि इन्होंने घोषणा किया है, इनकी घोषणा सिर्फ कागज में रह गए हैं। कुछ बच्चों ने वहाँ पे एडमिशन लिया था, आज तक जो है फिजिकल उनका क्लास नहीं हुआ और उनके साथ भी अन्याय हो रहा है, उनका करियर बर्बाद हो रहा है। बंगाल में टीएमसी सरकार से हमें कोई अपेक्षा नहीं है, मोदी जी ने पूरे देश के लिए किया है, हमारी सारी उम्मीदें उनके साथ जुड़ी है। मैं आपके माध्यम से एक बार फिर केंद्र सरकार से निवेदन करता हूं कि जो है एजुकेशन हब दार्जिलिंग हमेशा था, अगर हायर एजुकेशन फैसिलिटी वहां बन जाता है तो उस क्षेत्र के लिए, पूरे पश्चिम बंगाल देश के लिए जो है बड़ा गर्व का विषय रहेगा। आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। Honorable Member Shri N.K. Prime Minister. Thank you very much, Mr. Chairman, sir, for giving me this chance to take part in the discussion on a very important bill, Central University Amendment Bill 2023. Sir, I rise to support fully the Central Universities Amendment Bill 2023.
providing a central university, Samaka Saraka Central Tribal University in the state of Telangana. In two ways, this is to be appreciated. Number one is it is honoring the commitment made by the Andhra Pradesh State Reorganization Act in the year 2014, for which series of agitations we have witnessed even in this house. One of the demands of that state is being fulfilled. In that way, it is to be appreciated. And another one is, according to according to me, this is a very good move to achieve the goal of social justice, that too among the tribal population in the country. So the tribal population is the marginalized section of the society and the suffering community. They are being deprived of the basic human rights since long. And after the constitution, after independence, we are trying our level best to put them in the mainstream of our main national stream. But even after 75 years of our independence, we are not able to bring them in the mainstream because of so many reasons. I am not going to all the reasons. So as for ages, the tribal population, the basic reason is that access to higher education or access to quality education is not there. We all know that the education is the strongest weapon in the world so as to transform a society. Here, as far as the tribal population is concerned, access to quality education is very, very remote. That is the basic reason by which they are not being able to uplift the communities or the tribal population of our country. So as far as this bill is concerned, definitely this will be providing an opportunity to have access to quality higher education in the central university in the state of Telangana, and that too exclusively for the tribal population. Therefore, this has to be appreciated. And why it is in the state of Telangana also it is being justified? Why? Because, sir, see, the literacy rate in the tribal population is very, very lower than that of the national average. The national average of the literacy rate is 73%, but unfortunately, as far as the tribal population is concerned, this is only 59%. And if you see the gross enrollment rate in Telangana, the national average is 18.9%, but in Telangana it is only 7.8%. So a central tribal university in the state of Telangana is well justified. It is not only providing an avenue for the educational opportunities, but also it is promoting and empowering in the societal and economic empowerment of the marginalized section of the society, that is the tribal population. Therefore, I fully agree, appreciate and support the Central University Amendment Bill providing a higher university, Central University, exclusively for the tribal population. Sir, I would like to seek certain clarifications from the minister, from the government, regarding this is exclusively for the tribal population. So I would like to know that what would be the mode of admission for this university, and also regarding the curriculum also. The curriculum also, what are the courses to be offered, what is the curriculum of this university, for which a detailed explanation is required, and also the mode of admission is also has to be explained. So most of the members, honorable members in this house, during the interventions, all of them has expressed their concerns regarding the quality of our higher education. I would also like to stress, Saudharaj has also mentioned that point. Sir, even after 7.5 decades of independence, we are celebrating the Amritakal Mahotsav. Even at this time, we are having 56 central universities, more than 1,000 universities. But even after 75 years of our independence, we are not able to have a single university within the list of 200 universities having international or global standard. What is the reason why it is so? Because this has to be taken very care of. We are all demanding since long for having not less than 6% of the GDP has to be spent or allocated for the education purposes. But unfortunately, it is being just now stated that year after year, the allocation or the contribution for the education is being diminished in one way or another way. So that is not less than 6% of the GDP has to be spent for the education, that too in particular this higher education. Sir, since the quality of education is very less, what is a societal impact is there? There is a big impact is there in my state also. It is well known to me, after +2,
Almost all the students are going abroad for higher education, either Europe, Canada, UK, US, and Ireland, and so many other countries. Nowadays, the young and adolescent people is missing. A statistical report has come to, in Kerala, in the state of Kerala, it has come to prove that by 2030, the state of Kerala will be an old age home because students will not be there. Young and adolescent population will be missing because we are not able to provide quality education in our country. And also some of the state governments are taking it as an achievement that we are able to provide foreign education for this much number of students. Sir, one thing you have to keep it in mind, those students who are migrating from India to Canada, Europe, UK, US, and all these countries, they are not coming back. They are staying back there. They will get the citizenship and they will stay back there. That means the brain drain is in a much way, so that issue has to be addressed. How to address, improve the quality of higher education in our state. That is the way by which we can address the issue of this migration. And also, even at the time when this government has come to power in the year 2014, so many announcements, so many programs, so many projects were announced that the government is going to have tie-up with foreign universities and having better, higher quality education in our country so that our students community will be getting better education of international standard. But unfortunately, even after 9.5 years or even after including the 10th year of this government, whether we are able to achieve any best standard of education, higher education in our country? No, sir. And also there was another argument that since it is public institutions, it is under the government, we are not able to have good standard of education. We have privatized the higher education, not only higher education, the entire education system is privatized. Even the commercialization of education is going on. Even after rampant privatization, indiscriminate and rampant privatization of the education, even after that, we are not able to have the international standard of education in our educational institutions. Means we have to think of it. We have to think of it in a very better, threadbare manner so as to build up or so as to improve the quality of education in our country. Sir, what is one of the main reasons? With that reason, I will conclude. One of the main reasons for the quality of education, low quality of education, is politicizing the educational system in our country. That is a basic, you know the universities. You are well aware, you also spoke today in the morning in the zero-hour submission that politicization in the state of Kerala, governor versus this government is going on in the education. In the 9 universities for the last, yes sir, for the last 2 years, there is no vice chancellors. In-charge vice chancellors will be provided and the party political administration is going on. So the highest politicization of the education system. And also the University Grants Commission has issued a circular. Yesterday the minister has also admitted to a question asked by Supriya Suleji, and the minister has admitted that a direction has been given to all the universities by way of a circular that a selfie point has to be installed all the university campuses on the background of the Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi ji. Sir, if this will happen in the country, definitely all the chief ministers in the state, they will also issue the circulars that all the public educational institutions and all the colleges and the schools, a selfie point of the chief minister has to be installed so as to propagate the political popular image of the chief minister and the political leadership in our country. Is it fair as far as the education system is concerned? This is absolutely politicizing. Party politicization of education system is the main reason for the lowering of the standard of education in our country. So that has to be addressed. Sir, the final point which I would like to conclude, that is just like that of the scheduled tribes in our country, one of the marginalized section of the society is the coastal marine fishermen community in our country. Sir, we are having a big coastal way and their living standard is very poor. The marine fishermen community, coastal fishermen community, their living standards is very poor. So I would like to urge upon the government or to demand to the government to have a marine university
to have a marine university which is giving preferential treatment to the fishermen community, that is better to have it in the state of Kerala, having a coastal area of more than 600 kilometers. So I urge upon the government to have a central marine university giving preferential treatment to the fishermen community in the state of Kerala. With these words, once again, I fully support the bill and compliment and congratulate the government for providing and bringing such a bill. With these words, I conclude. Thank you very much, sir. Honorable Member Raghuram Krishnaraji. Very brief. Thank you very much, Chairman Sir, for kindly giving me an opportunity to speak on this good bill, Central University's Amendment Bill, wherein the Honorable Prime Minister last month, he had announced in Telangana that a university by name, the most famous tribal goddesses Samakka, Sarakka, would be set up in the heartland of Telangana, where larger population of tribals are living, and it would not only cater to the people of the tribal people of Telangana, and it is a big boon for the entire the tribals in the country, and I believe the utmost priority will be given to only the tribals, unlike small percentage of reservation like how they get in the other institutes. They will get the top priority for tribals alone, and I wish many more 100% literacy. This would pave the way for 100% literacy for tribals in the country, and very soon the country would see, we have seen first time our Honorable President of India from tribal community, and we would see many more educated scientists and political leaders with this great initiative of Honorable Modi ji by setting up this Samakka Sarakka University. And I wholeheartedly support this bill. It's a wonderful bill, and as it is a part of the AP State Reorganization Act, there are some other issues which have to be settled as per the Reorganization Act. And though it is out of the place to mention this, I would request the Honorable Government of India to look into the issues as far as the AP State Reorganization is concerned. And I once again welcome this bill. Thank you, Modi sir, for giving this wonderful university to our Telangana. Thank you. Thank you. Honorable Member Shri Nishikant Dubey ji. सभापति महोदय, मैं इस बिल के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ, लेकिन कल से जो इस सदन में डिस्कशन चल रहा है सेल्फी पॉइंट का, प्रधानमंत्री जी का, मुझे निराशा होती है सभापति महोदय। ये देश कैसा हो गया? हम किस तरह की राजनीति की बात कर रहे हैं? प्रधानमंत्री पहली बार सुनने को मिल रहा है कि वो किसी पॉलिटिकल पार्टी का आदमी है, और यदि उनके साथ कोई सेल्फी ले लेगा, उनके फोटो के साथ सेल्फी ले लेगा, तो वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हो जाएगा। इस देश की इसी मानसिकता ने देश को गुलाम रखा सर। हम सब जब बचपन में पढ़े तो हमने बाबर को पढ़ा, अकबर को पढ़ा, सिकंदर लोधी को पढ़ा, गजनी को पढ़ा, गोरी को पढ़ा। जिसने कि हमारे देश पर आक्रमण किया, जिसने कि हमारे बहु बेटियों की इज्जत ली, उनको ग्रेट किंग के तौर पर पढ़ने में, बोलने में किसी बच्चे का दिमाग खराब नहीं होता है। लेकिन यदि वो माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ फोटो खिंचा लेगा तो उसका दिमाग खराब हो जाएगा, वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हो जाएगा। क्या इसी मानसिकता के साथ हम पार्लियामेंट में आए? माननीय प्रधानमंत्री जी ने 15 नवंबर को बिरसा मुंडा के जयंती के दिन, बिरसा मुंडा जी ट्राइबल के भगवान हैं, पहले से है ना, आजादी के आंदोलन में बहुत बड़ा काम किया। 70 साल तक कांग्रेस का शासन रहा, वो पूरा का पूरा आदिवासी समाज जो है कांग्रेस को मदद करता रहा, सपोर्ट करता रहा। क्या आपने कभी भी 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा के जन्मदिन के दिन आदिवासियों के सम्मान की रक्षा करने के लिए कोई एक पुष्पांजलि भी अर्पित करने का काम किया? हम 15 साल से यहां पार्लियामेंट में है सर। 2014 के बाद का सिचुएशन अलग है, रूडी जी तो मेरे पहले आ गए। क्या इसके पहले किसी लोगों को पता है कि इस पार्लियामेंट बिल्डिंग में बिरसा मुंडा जी की भी प्रतिमा लगी हुई है? क्या किसी ने बिरसा मुंडा जी की प्रतिमा के ऊपर जो है माल्यार्पण किया है कभी? आप किस तरह की बात कर रहे हैं?
हम तो करते ही हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री जनमन कार्यक्रम वहां चालू किया और उसी का यह नतीजा है कि ट्राइबल यूनिवर्सिटी जो 2014 में जब इस पार्लियामेंट में कोई कमिटमेंट होता है तो वो कमिटमेंट पूरा करने का काम सक्सेसिव गवर्नमेंट का होता है। और माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा डेमोक्रेसी में बिलीव करते हुए सोचते हैं कि जो भी कमिटमेंट हुआ है यहां पूरा हो। लेकिन 2014 के बाद ये 2023 में हम आए हैं इस बिल को लेकर। कभी इसके बारे में सोचा है कि 9 साल 10 साल कैसे लग गया? उसके पीछे एकमात्र कारण मैंने कई एक लोगों को देखा कि इलेक्शन का समय था, आपने बोल दिया, आपने कर दिया। इलेक्शन तो खत्म हो गया ना। अब तेलंगाना में कोई इलेक्शन नहीं है ना, इस यूनिवर्सिटी से कोई इलेक्शन में वोट नहीं मिलता ना। लेकिन 9 साल इसीलिए लग गया सभापति महोदय कि राज्य सरकार जिसको की जमीन देना था उसने जमीन नहीं दिया। और जब जमीन यदि नहीं मिलेगा तो ट्राइबल यूनिवर्सिटी हो या इस भारत का संविधान संसद बनाना हो, नहीं मिल सकता है। मैं केवल 2-3 शब्दों में अपनी बात पूरी करना चाहता हूं और इस सदन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं जिस राज्य में पैदा हुआ, जहां मेरे पूर्वज हैं, जहां मेरे माँ पिताजी रहते हैं, एक बड़ा राज्य है सर, अशोका द ग्रेट। धर्म की यदि बात करें तो बुद्धिज्म, जैनिज्म, सिखिज्म, ये तीनों धर्म जो है वहीं उसी बिहार से निकले। लेकिन कितने लोगों ने बुद्ध की भूमि देखी है? कितने लोगों ने जैन की भूमि देखी है? कितने लोगों ने सिख की भूमि देखी है? कितने लोगों ने पुष्यमित्र शुंग का नाम सुना है सर? द ग्रेट किंग पुष्यमित्र शुंग। अशोका डायनेस्टी के बाद यदि किसी ने इस देश को इकट्ठा किया, क्या हमने बच्चों को पढ़ाया? कितने लोगों ने चोल वंश को देखा? यदि कंबोडिया जाइए, सिंगापुर जाइए, बैंकॉक जाइए तो आपको लगेगा कि ये चोला डायनेस्टी का जो है इतना बड़ा। लेकिन नॉर्थ में, साउथ में, पॉलिटिक्स में, हिंदू में, मुस्लिम में, बौद्ध में, जैन में ऐसा हमने बांट दिया कि हमको बाबर याद आ रहा है, अकबर याद आ रहा है, लेकिन चोला डायनेस्टी याद नहीं आ रही, पुष्यमित्र शुंग याद नहीं आ रहे हैं, अशोका द ग्रेट याद नहीं आ रहे हैं। और यही एक पीड़ा है सर। मैं जिस गांव में पैदा हुआ, मैं अपनी बात जिस चीज के लिए मैं खड़ा हुआ, 2-3 बातें मैं बोलना चाहता था। एक तो माननीय मंत्री जी आपसे आग्रह होगा कि यहां ड्रॉप आउट की बहुत चर्चा हुई है। जहां तक मेरी जानकारी है कि ड्रॉप आउट जो बच्चे हैं, या तो उनको अच्छी नौकरी लग गई है या एक कॉलेज छोड़कर वो दूसरे कॉलेज में चले गए हैं। तो मुझे लगता है कि एक कमेटी बनानी चाहिए सरकार को और ये देखनी चाहिए कि ये ड्रॉप आउट जो बच्चे हैं, बेसिकली वो ड्रॉप आउट होके वो घर में बैठ रहे हैं या वो कहीं नौकरी पा रहे हैं, जिससे कि ड्रॉप आउट का जो ये डिस्कशन है वो खत्म हो। मैं केवल एक छोटे से लिमिटेड पॉइंट के लिए खड़ा हुआ था सर। मेरा गांव विक्रमशिला है। यहां रूडी जी बोल रहे थे, कल मैंने उनको आग्रह किया था कि आप गए हैं विक्रमशिला विश्वविद्यालय के बारे में बोलिए। मैंने कांग्रेस के भी वक्ता को सुना, सभी कहते हैं कि नालंदा यूनिवर्सिटी बहुत बड़ा। ठीक है, नालंदा यूनिवर्सिटी से मेरी कोई परेशानी नहीं है सर, लेकिन नालंदा यूनिवर्सिटी से बड़ा विश्वविद्यालय मेरे गांव का विश्वविद्यालय विक्रमशिला विश्वविद्यालय। और वहां जो एएसआई का बोर्ड लगा हुआ है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, वो ये कहता है कि 6वीं और 7वीं शताब्दी में नालंदा विश्वविद्यालय को, मैं नहीं कह रहा हूं सर, भारत सरकार का आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कह रहा है कि 6वीं और 7वीं शताब्दी में नालंदा विश्वविद्यालय का कोर्स विक्रमशिला विश्वविद्यालय गाइड करता था। वो ओरिजिनल यूनिवर्सिटी थी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय वो है जिसने कि इस दुनिया को, मार्क माई वर्ड, इस दुनिया को पहला वाइस चांसलर दिया, भगवान अतीश दीपांकर, जिन्होंने दलाई लामा पंथ की स्थापना की। विक्रमशिला विश्वविद्यालय उसी साल जला, क्योंकि प्रेमचंद्रन जी से भी निराशा होगी। वो कह रहे थे कि हम 200 विश्वविद्यालय में नहीं है, तो क्या हो गया? आज गूगल का हेड कौन है? आज माइक्रोसॉफ्ट का हेड कौन है? सुंदर पिचाई कौन है? सत्य नडेला कौन है? हमारे लोग जो है देश की इकोनॉमी में, दुनिया की इकोनॉमी में आगे बढ़ रहे हैं। आपको यह क्यों परेशानी हो? यदि माननीय प्रधानमंत्री जी मेक इन इंडिया कहते हैं, वो वोकल फॉर लोकल की बात करते हैं, तो आपके अपने ऊपर प्राइड होना चाहिए कि हमारे बच्चे यदि 200 यूनिवर्सिटी में नहीं है तो भी वो आगे बढ़ रहे हैं। उस विक्रमशिला विश्वविद्यालय के लिए प्रधानमंत्री पैकेज में 2015 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने 400 करोड़ रुपया दिया 2015 में। बस कंक्लूड करूंगा सर। लेकिन आज तक पिछले 9 साल से बिहार सरकार ने वहां लैंड नहीं दिया है। मेरा आपके माध्यम से आग्रह है कि बिहार सरकार के ऊपर प्रेशर क्रिएट करिए।
दुनिया को विक्रमशिला के बारे में बताइए कि वो विक्रमशिला विश्वविद्यालय वो है जब 1189 में विक्रमशिला विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी जला रहा था, वही ऐसा साल है जब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी बन रहा है। हमारी सभ्यता, संस्कृति, विचार और विश्वविद्यालय इतने बड़े थे कि वेस्ट हमारा मुकाबला नहीं कर सकता है, और इसीलिए विक्रमशिला विश्वविद्यालय को रिस्टोर करिए। आपने मुझे मौका दिया। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत। Thank you. Please. Sri Ram Mohan Naidu ji. Sri Ram Mohan Naidu. Sri Ram Mohan Naidu. Thank you, Chairman sir, for giving me the opportunity to speak. First of all, on behalf of yes, on behalf of Telugu Desam Party, I would like to wholeheartedly support these Central Universities Amendment Bill 2023, sir, which facilitates in setting up of Sammakka Sarakka Central Tribal University in the state of Telangana. Sir, even after the bifurcation of the two states, Andhra Pradesh and Telangana, no matter how the political parties conversed with each other, the people of both the states have always maintained brotherhood, have always maintained love, peace and harmony between each other, sir. Maintaining that spirit, I would like to mention in this August House that Andhra will be the first state which is happy when something good is happening in the state of Telangana. And considering that bringing the tribal university to the state of Telangana is a very happy issue for the state of Andhra Pradesh also, sir. And considering the tribals also, it is high time that the governments also take responsibility in giving them the social, economic and political representation that is duly required for them. And how do you address all these three different sectors which are very important for a community or a group is by providing them education, sir. Education is the primal weapon which can give you that kind of boost which is required in the society, and definitely this university is going to help them achieve that, sir. On top of that, it is also important for us to study the art, literature, culture and also the customs of the tribal population also. Today, when the whole world, especially the planet is, we are all looking towards the environment and the climate and also the nature, sir. And we are looking at it very, very strongly. And no matter how much we say that the tribals are very innocent, the tribals are very backward, we are on the verge of a revolution where we are going to adapt more and more of the customs that the tribals have been following. It is definitely going to come, sir. That revolution is going to come. And the central universities that we are talking about regarding the tribal, I think they have a very distinct and important role to play in this kind of revolution. So definitely the studying of these art, culture and customs is also very, very important as indicated by the bill also, sir. But why exactly are we discussing this bill right now is because of the AP Reorganization Act, which dedicates two universities, one for Telangana and one for Andhra Pradesh. Telangana we are currently discussing. I would like to go into brief history regarding the Central Tribal University for Andhra Pradesh also. When Telugu Desam Party was in power and Chandrababu Naidu was the chief minister in the state, from 2014, we have been strongly pursuing with the central government for establishing the tribal university in the state, sir. And also, Uttar Andhra has the most tribal population in Andhra Pradesh, so we wanted to establish in Vijayanagaram district. We have catered 525 acres. The state government took the responsibility of building the compound wall also, spending 10 crore rupees. And then we have been strongly pursuing the state central government at that time. And in 2018, the central government has brought the bill also. But just because we are on the verge of elections and it was the end of the 16th Lok Sabha, the bill lapsed. But the central government keeping their commitment intact, after coming back, it was the Modi Sarkar which came back in the central government also. In July 2019, they bring back the bill. We passed the bill in this very house, sir. And once the bill is passed, we know that the site is also ready in Vijayanagaram. But the present state government, which is there in the Andhra Pradesh, they have a very strange way of working. They work on political vindictiveness, sir. Whatever the previous government, whatever decision they have taken, they don't want to communicate, they don't want to continue, or they don't want to go forward on any of those decisions. So just because the land was given during the TDP's rule, they went back on the decision and they sat on the decision, sir. They wanted to change the land. Yes. But how much time have they taken? 4 years, sir. July 2019, the bill gets passed in the parliament. And the foundation stone for that university gets laid in August 2023.
the Honorable Minister has himself come and laid the foundation stone. If so much time is being taken once the bill is passed to lay the foundation stone only, when are we going to see these universities as realities? When are the students actually going to see a physical campus there, go sit there and study? So this is my question to the central government, that to speed up this activity of setting up the Central Tribal University in Andhra Pradesh also. I know that this has been because of the delay of the present government in handing over the land, but it's a very strange behavior that I'm seeing, sir. Usually in these kind of issues, sir, I'll finish in 1 minute. In these kind of issues, the state government is the active pursuer. They run after the central government that we are giving the land, why don't you set it up, why don't you give money? But this time we are seeing, sir, central government has sanctioned 823 crores. For phase 1, they have given 400 crores, and they are pursuing with the state government, please give us land, we want to set up tribal university for Andhra Pradesh. So with this attitude only, sir, please speed it up. Please ensure that, because we don't have any confidence on the state government that they are going to actively pursue on this. So even though we are sitting in opposition, we want to strongly fight for the rights of Andhra Pradesh. So please establish this as soon as possible. And you also know, sir, according to the AP Reorganization Act, we have other institutions also. IIM in Visakhapatnam, IIT in Tadipalli-Gudem, and also NIT is also there, sir. NIT, there is no dedicated director also right now. There is an in-charge director, and there is some staff deficiencies also in all these institutions. Getting the bill passed in this house is half job done, sir. Seeing it as reality, having the right curriculum, having the right staff, maintaining full-fledged infrastructure at these campuses is when the job will be fully done. So I request the central government to ensure that they walk the talk and complete all these institutions in time, sir, because we are into the final year of completion of AP Reorganization Act. The Act has given only 10 years to complete all these things, but so many issues are pending. So central government has the prime responsibility in completing this, sir. The HRD ministry, whatever comes under his ambit, we request once again on behalf of the states that they ensure that everything is completed on time and as it has been decided, sir. Thank you very much for the time. Thank you. All members, Shri Vaidyalingan. Thank you, sir. Honorable Speaker, sir. So I want to thank the central government to set up a tribal university in Telangana. It will be very helpful to develop the tribal people in the education sector. At the same time, the central government should assure some reservation for the tribal people of the concerned states. Normally, central government not having any reservation for the mother state or the concerned area states. So like in Pondicherry, there is a central university is there. In central university, there is the only university in Pondicherry. There is no state university. At the same time, there is no reservation for the Pondicherry students. Not only for Pondicherry students, it is attached with the Andaman Nicobar Islands. There is no specific reservation for the Andaman, Pondicherry and Andaman students. So it is the very purpose of the university is totally defeated because the local people not developed for this purpose. The same thing, if you develop the tribal university in the concerned area, so we must assure some reservation for it. You can see in the Ladakh, we started a separate university in the Ladakh, but at the same time, there is no reservation for the Ladakh students in the university. So it is a pathetic condition of the concerned state. So the central government should consider to reserve some seats, minimum of 25% of the seats to be assured for the tribal people or the concerned state people. So I request the Honorable Speaker, so Minister should consider the request, sir. Thank you, sir. Thank you. Honorable Member Shri Jayadam Biyapal ji. Yes. अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका अत्यंत आभारी हूँ कि आपने मुझे आदरणीय श्री धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा प्रस्तुत किए गए सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी के समर्थन में बोलने का अवसर दिया। बहुत से वक्ताओं ने बात कही है, मैं उन बातों को दोहराना नहीं चाहता। मैं तो केवल एक बात कहना चाहता हूँ कि इस यूनिवर्सिटी को लाने के पीछे कि जो सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी इन तेलंगाना
इसका उद्देश्य क्या है, इसका मैंडेट क्या है, इसका आवश्यकता क्यों पड़ी, मैं केवल उसी बिंदुओं तक कन्फाइंड रहूँगा। तो मुझे लगता है कि आज इसका 2-3 महत्वपूर्ण कारण है। पहला कारण तो ये है कि मैंडेटेड बाय द आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2014 का जो आंध्र प्रदेश का रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट था, तो उसमें एक इस्टेब्लिश करने की इस तरीके से थी, तो ये हमारे लिए ऑब्लिगेटरी थी। और आर्टिकल 46 की तरफ मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ कि आर्टिकल 46 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स दैट द स्टेट शैल promote with a special care the educational and economic interests of the weaker sections of the society, and in particular of the scheduled castes and scheduled tribes, and shall protect them from social injustice and all forms of exploitation. तो ये दूसरा जो आर्टिकल 46 का एक महत्वपूर्ण कारण था, और उसी के नाते मैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद दूंगा कि आज उस आर्टिकल 46 या इस हमारे आदिवासियों के लिए न केवल एक सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी स्थापित कर रहे हैं, बल्कि उन्होंने पूरे हिंदुस्तान के इन आदिवासियों को मुख्य धारा में लाने के लिए एक पीएम जनमन स्कीम शुरू की है, जिसमें भारत सरकार ने 24,104 करोड़ रुपया अप्रूव किया है यूनियन कैबिनेट ने देश के आदिवासियों के लिए। उस स्कीम का उद्देश्य है, द पीएम जनमन इज ए ₹24,104 करोड़ ट्राइबल वेलफेयर स्कीम अप्रूव्ड बाय द यूनियन कैबिनेट. इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट, मिस्टर अधीर रंजन जी, it is one of the largest central scheme and the largest targeting the tribal community in terms of outlay. आज आज़ादी के बाद पूरे देश में ये सबसे बड़ी देश के आदिवासियों के लिए ये इतना बड़ा बजट का प्रावधान भारत सरकार ने किया है। इसके लिए देश के कन्याकुमारी से कश्मीर तक किन्हीं राज्यों में रहने वाले आदिवासी हमारी सरकार को, भारत के प्रधानमंत्री को निश्चित तौर से उनका स्वागत कर रहे हैं कि आज उस क्षेत्र को, उस धारा को आगे किया गया। एम ऑफ द स्कीम ऑल्सो, इस 24,104 करोड़ के पीछे द स्कीम फोकसेज ऑन पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स टू एड्रेस देयर स्पेसिफिक नीड्स, एम्स टू प्रोवाइड वेरियस फैसिलिटीज इंक्लूडिंग हाउसिंग, ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन, एजुकेशन, हेल्थ, nutrition, road and telecom connectivity and sustainable livelihood opportunity. कभी सोचा था कि झारखंड हो, आंध्रा हो, तेलंगाना हो या छत्तीसगढ़ हो, उत्तर प्रदेश का सोनभद्र हो, बिहार हो या बंगाल हो या पूरे हिंदुस्तान के हर राज्यों में जिस तरह से एक बड़ी संख्या आदिवासियों की है और वो सुदूर गांव के जंगलों में रहते थे, न उनके लिए इतना हाउसेज हो, न एजुकेशन का है, न हेल्थ का है, न्यूट्रिशन की तो कल्पना भी नहीं कर सकते कि उनके जीवन में कितना उनको मिलेगा। तो आज जिस तरीके से एक इतना बड़ा आउटले किया गया है और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए आज पूरे देश के उन आदिवासियों के लिए जो भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का लाल किले से जो देश के लोगों को हाउसेज देने का संकल्प था कि जिसके सर पे पक्की छत नहीं है, हमारी सरकार उस देश के गरीब खेत खलिहान में रहने वाले हर व्यक्ति के सर पे पक्की छत देगा। आज उस कल्पना को साकार करते हुए हमने ये तय किया, हमारी सरकार ने इस स्कीम में, प्रधानमंत्री जनमन स्कीम में, कि द स्कीम इंक्लूड्स द कंस्ट्रक्शन ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 4.9 लाख पक्का हाउसेज एट ए कास्ट ऑफ ₹2.39 लाख पर हाउस। मतलब देश के उन आदिवासियों को मैं कहना चाहता हूं कि हम एकलव्य मॉडल, हाँ मैं कन्फाइन कर रहा हूं, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल हमने शुरू किया। तो एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल जो चाइल्डहुड में उन आदिवासी बच्चों को उन जंगलों से, उन घरों से निकाल के उनको देश की मुख्य धारा में, हमारे रूडी साहब ने अच्छा कहा था कि शिक्षा है, उसी के नाते हम सब यहाँ बैठे हैं, एजुकेशन ही है जो हमको ज्ञान देता है। तो उसके नाते जो हमने शुरू किया कि एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल में, जिसका ऑब्जेक्ट था कि हम एक क्वालिटी एजुकेशन, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों को, खास तौर से जो रिमोट एरियाज में रहते हैं, और उनको नॉट ओनली टू एनेबल देम टू अवेल ऑफ रिजर्वेशन
in a high and professional education courses as a job in government and public and private sector, but also to have access to the best opportunities in education at par with the non-ST population. आज इस यूनिवर्सिटी खोलने का लक्ष्य क्या है? हमारी सरकार का लक्ष्य ये है कि जो आज ये कहा जाता है कि जो नॉन एसटी पॉपुलेशन है, जो शहरों में रह रहे हैं, अब जाति लोग हैं जिनको अवसर मिला, अपॉर्चुनिटी मिला, आगे वो निकल गए हैं। आज हमारी सरकार का संकल्प है कि उन लड़कों की तुलना में हमारे वो आदिवासी जो जंगलों में रह रहे हैं, उनको भी हम उनके कंपटीशन में लाके उनसे आगे कर सके। यही नरेंद्र मोदी की सरकार का लक्ष्य है और उस लक्ष्य को हम प्राप्त करेंगे। उस लक्ष्य को इस तरह से हम प्राप्त करेंगे क्योंकि हमारा जो इसका इस्टेब्लिशमेंट सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी इन तेलंगाना का है, उसमें है कि हम एम्स टू कैटर टू द रीजनल एस्पिरेशंस ऑफ द स्टेट ऑफ तेलंगाना। हमारे एक आध मेंबरों ने कहा कि ट्राइबल यूनिवर्सिटी क्या जरूरत है। इसमें साफ दिया है कि जो ट्राइबल यूनिवर्सिटी होगी वो अलाइनमेंट विद द सेंट्रल यूनिवर्सिटी फंक्शंस, द सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी विल परफॉर्म एजुकेशनल एंड अदर एक्टिविटीज सिमिलर टू एनी अदर सेंट्रल यूनिवर्सिटी। मतलब जो दूसरी केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं उन्हीं के एट पार, उन्हीं की तरह से ये सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी भी रहेगी। क्या सेंस ऑफ बिलोंगिंग नहीं होता? हम आपको अपनी कंस्टिट्यूंसी के लिए सेंस ऑफ बिलोंगिंग नहीं है, अपनी मातृभूमि का अगर मेरे लिए देश है, लेकिन देश में जब मैं अपने गांव में जाता हूं तो वहां की मिट्टी हमको चंदन की तरह से खुशबू देती है। वहां की पगडंडियों पे जब सरसों के पीले फूल देखते हैं तो लगता है कि जैसे जिंदगी का जन्नत मिल गया। तो आज अगर हमारे उन ट्राइबल्स को, आज उन आदिवासियों को एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग होगा कि पहली बार नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई तो हमारे ट्राइबल के लिए एक अलग से यूनिवर्सिटी बनाई गई जिसमें देश भर के ट्राइबल के हमारे बच्चे वो सेंट्रल क्लब यूनिवर्सिटी शुरू किया। मैं 1 मिनट में खत्म कर दे रहा हूँ मानव, मैं उसी विषय तक रिलेटेड। आज उनकी एक्सेस क्या होगी? उनका होगा मैं कंक्लूड कर एक लाइन बस। फोकस ऑन ट्राइबल एक्ट, ट्राइबल आर्ट, tribal culture and technology aims to promote advanced knowledge in tribal art, culture, custom and technological advancement for the tribal population of India। अगर मैं इसको डिफाइन करूं तो 1 घंटा लगेगा। अब आदरणीय धर्मेंद्र जी इसको अपने उत्तर में बताएंगे, लेकिन ये मेरे सारे विषय हैं जो देश में रिवॉल्यूशन लाएगा। आदिवासी बच्चों में, आर्ट में, कल्चर में, उनमें एजुकेशन में, कस्टम में, टेक्नोलॉजी में, वो सारी दुनिया की उनके पंख खुलेंगे और दुनिया की आकाश की क्षितिज की ऊंचाइयों तक पहुंचेंगे इस एक्ट के पास होने के बाद। इसलिए मैं अनुरोध करता हूं सर्वसम्मत से पारित किया जाए। धन्यवाद। Thank you, Speaker sir. I support the Central Tribal University Amendment Bill. Sir, for ages, the tribal population has faced significant challenges in accessing the higher education. Sir, according to the Ministry of Tribal Affairs in 2023, the literacy rate in the tribal population was notably lower than the national average. Sir, standing at 59% compared to the overall rate of 73%. This educational disparity further exacerbates the struggle for higher education, with enrollment rates in higher education institutions being disproportionately low among tribal students. Sir. Furthermore, the gross enrollment ratio, GR, in Telangana was 7.8%, which is substantially lower than the national GR of 18.9%. As per the All India Survey on Higher Education, 2021, sir. The establishment of Samaka Saraka Central Tribal University, therefore, will address the huge regional and educational gaps for the tribal population of the country in general and Telangana in particular. I support the bill. Sir, at the same time, there is a news came in the today's Malayalam Manorama. One of the former minister of Karnataka, his name, Huli Hetty Shekhar, he belonged to ST. He did not permit to enter the Edgewar Museum at Nagapur, only because of the ST. The today's paper, reported in the today's paper, Malayalam Manorama, he did not permit to enter the Edgewar Nagapur Museum. We are talking about the encouragements of the tribal students and the tribal peoples, but at the same time, the India is facing such a type of discrimination. We have to understand and we have to address that point. Yes. So with this, I
conclude my speech, and I support the Central University Amendment Bill. Thank you. Honorable Member Shri Hridesh Pandey ji. Hridesh Pandey ji. धन्यवाद आदरणीय अधिष्ठाता महोदय। Very brief, very brief. Yes, इस बिल का हम लोग स्वागत करते हैं और ट्राइबल बच्चों के लिए ये व्यवस्था देना एक अत्यंत ही ज़रूरी प्रावधान था और ये पिछले 10 सालों से जो किया गया एक वादा था, उसी के दृष्टिगत इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। और हमारे आंध्र प्रदेश से आए सांसद आदरणीय राम नायडू जी की ये बरसों से मांग जो है इनकी आज सकारात्मक रूप ले रही है, इसके लिए इनको भी बधाई। बजटरी जो इसके अंदर सबसे ज़्यादा दिक्कतें आती हैं वो 3 लेवल पे हैं सर। एक, जो हमारे इन नवयुवकों के लिए जो यूनिवर्सिटी बनाई जा रही है, पूरे देश में ज़्यादा से ज़्यादा ट्राइबल लोग पहाड़ी इलाकों में और उसके साथ साथ वन क्षेत्रों में रहने का काम करते हैं, जिसकी वजह से उनको ऐसी यूनिवर्सिटीज़ में आना तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसी के साथ साथ अलग अलग क्षेत्रों में रह करके वहाँ की पढ़ाई करने के बाद इनके जो लिंग्विस्टिक बैरियर्स रहते हैं, जो भाषा को लेकर के बैरियर्स है, उस पर भी बड़ी चुनौतियां सामने आने का कार्य करती हैं। उसको दृष्टिगत रखते हुए इन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर अक्सर ये पाया गया है कि जो लोकल टीचर्स होते हैं, जो उन भाषाओं में पढ़ाना, जो उनकी उन स्थानीय भाषाओं को समझते हैं और इससे उनके भावों को समझने में उनको आसानी रहती है, उनकी उपलब्धता ऐसी यूनिवर्सिटीज़ में ना होना कहीं ना कहीं एक बड़ी खामी इसमें देखने को मिलती है। पूर्व में भी हमने ये देखा है कि बजटरी जो अलॉटमेंट्स हुए हैं ट्राइबल यूनिवर्सिटीज़ को, वो उसको लेकर के जो है हमें और गहराई से सोचने की ज़रूरत है। हालांकि 2023 और 24 के बजट में 70% इंक्रीज देखने को मिला है, जो कि काबिले तारीफ है, लेकिन इससे पहले के वर्षों में हमें ये सामने आया है कि इस क्षेत्र को, ट्राइबल यूनिवर्सिटीज़ और ट्राइबल शिक्षा को लेकर के इसमें न्यूनतम स्तर पर इन्वेस्टमेंट होने का कार्य हुआ है। इसको और बढ़ाने की ज़रूरत है और आने वाले समय में हमें उम्मीद है कि इसके अंदर और इम्प्रूवमेंट होने का काम होगा। हमने ये भी देखा है, जो आश्रम स्कूल्स हैं, एकलव्य मॉडल ये रेजिडेंशियल स्कूल्स हैं, इनके स्टैंडर्ड्स और ख़राब होते चले जा रहे हैं। ख़ास तौर से इन यूनिवर्सिटीज़ में जो बच्चे पढ़ने जाएंगे वो इन्हीं स्कूलों से निकल करके आगे बढ़ करके ऐसी यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, लेकिन वहाँ का एजुकेशन स्टैंडर्ड बद से बदतर होता चला जा रहा है। और हाल ही में हमने देखने को पाया था कि कुछ बच्चों को खास तौर से भारी बीमारियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि वहाँ पे व्यवस्थाएं उचित नहीं थी, बहुत ही अनुचित तरीके से उनको वहाँ पे रहना पड़ रहा था। इसको मद्देनजर रखते हुए यदि हम चाहते हैं कि हमारे ट्राइबल बच्चे अच्छी शिक्षा पाएं और उनको आगे जाकर के ऐसी यूनिवर्सिटीज़ में वो जब तक पहुँचते हैं वहाँ तब तक उनके अंदर उच्च शिक्षा को ग्रहण करने की वो सारी की सारी तकनीकी व्यवस्थाएं उनके पास हो, वो उतना उनका दृष्टिकोण उस हिसाब से तैयार हो जाए, उसके लिए हमें ऐसे आश्रम स्कूलों में, एकलव्य स्कूलों में सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त करने की ज़रूरत है, जो हाल में हमें देखने को नहीं मिला है। ये 2014 में हमने ये देखा था कि 793 बच्चे इन आश्रम स्कूल में उनकी मृत्यु हो गई थी और ये महाराष्ट्र का एक केस हम लोगों को देखने को मिला था। इसी के साथ साथ ऐसे स्कूलों में हमें ये भी देखने को मिलता है कि कोई बिच्छी के काटने से गुजर जा रहा है, कोई सर्ददंश से गुजर जा रहा है। तो ये हमारी जो इसकी दयनीय स्थिति है ऐसे विद्यालयों की, और मुझे आशा और उम्मीद है कि आगे चल करके हम अपने यूनिवर्सिटीज़ में इतना बड़ा प्रावधान कर रहे हैं, मेरे ख्याल से मोटा मोटा 800 करोड़ का, अगर मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, 800 करोड़ रुपए का प्रावधान है, 800 करोड़ रुपए का प्रावधान है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ऐसे केसेस हमको देखने को नहीं मिलेंगे। लेकिन खास तौर से सर, शेड्यूल्ड ट्राइब को लेकर के आज बहुजन समाज पार्टी बहन कुमारी मायावती जी ने निरंतर ये कहा है कि इनकी स्थितियों को बेहतर बनाने के लिए इनके लोकल लैंग्वेजेस में शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए, और जो ये दूर दराज के इलाकों में फैले हुए हैं, जो ये आश्रम स्कूलों और एकलव्य स्कूलों में व्यवस्थाएं दी गई हैं, इनको सुदृढ़ करिए। जो बेसिक्स हैं, जब तक वो नहीं सुधरेंगे तब तक ऐसी उच्च यूनिवर्सिटीज में पहुंच करके वो अपने उच्च यूनिवर्सिटीज में पहुंच करके अपने लेवल को जो है
इख्तियार नहीं कर पाएंगे, उसको हासिल नहीं कर पाएंगे। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you. All members, Shri Adhir Ranjan Chaudhary. Sir, in the inception, I do not have any qualms and any dithering in according my unqualified support to this legislative document under the title of the Central Universities Amendment Bill 2023. Sir, today it is a sheer providence and in a sheer coincidence that when the new government in Telangana is going to be shown in, today's legislation will certainly add a new jewel in the crown of Telangana itself. In pursuance to the commitment that has been made by the predecessor government, it was committed that one central tribal university in the state of Telangana will be established. In pursuance to that obligation, the central tribal university in the state of Telangana, under the Andhra Pradesh Reorganization Act 2014, is going to be established. The fact is that members across the spectrum all are subscribing to the view, to the contents of this legislation. Sir, it is fact that education is a key determinant for the growth and development of tribal population in our country. Sir, India is a multilingual, multi-racial country. We are boasting of 574 tribal groups in our country. Across the world, out of total tribal population, we share more than 9% of the populations. But at the same time, the seamy side of all our development agenda is that there is still a conspicuous absence of tribal pupils in the higher education of our country. So more participation of tribal students in the higher education is an imperative need for the growth of the tribal societies of our country. So I would like to know from Honorable Minister, what is the current gross enrollment ratio of tribal pupils in our country, which may suggest the growth of the tribal people along with their education. Sir, in our educational system, already 7.5% has been reserved for tribals. May I like to draw the attention of the Honorable Minister that the number of vacant faculty posts in central universities disproportionately impacts candidates eligible under reservation quotas. 65.61% of vacant posts are those reserved for marginalized communities. Out of that, ST 576. It clearly suggests that more priority should be given
to enhance the participation of tribal population not only in the education but also in the faculty, so as to ensure their presence in each and every sector. Sir, I would like to flag the attention of Honorable Minister that according to the Minister of State for Education, who is also appearing here in the House, that about 13,626 students from the scheduled caste, scheduled tribes and other backward classes communities have dropped out of central universities. Indian Institutes of Technology and Indian Institute of Management in the last 5 years. Again, whether the government has carried out any studies to understand the reason behind such high dropout rates in this institution, I would like to be enlightened by the concerned ministry. Sir, even it was stated that out of total dropped out students in various institutions, around 4,596 OBC candidates, 2,424 scheduled caste candidates, and 2,622 scheduled tribe students, and all of them have been dropped out from central universities. While as many as 2,066 OBC candidates, 1,068 SC, and 408 ST students dropped out of IIT, and 163 OBC, 188 SC, and 91 ST candidates dropped out of IIM in the same period. So certainly I think it's a matter of grave concern to be noticed. Even it is noted that elite institutions like IIT, IIM have been hitting the headlines in the wake of alleged rampant casteism and other discriminatory practices faced by students belonging to these communities on campus. More than 33 students had died by suicide at various IITs and IIM campuses. In December 2021, Union government had told Parliament that 122 students had died by suicide at central higher educational institutions between 2014 and 2021. Out of the 122 students, 24 belong to scheduled caste community, 3 were scheduled tribe, and 41 were OBC. Sir, in our country since the independence, plethora of measures have been taken in order to bring those, in order to assimilate, in order to include those isolated community of our society, namely tribals, aborigines, primitives, Girijans, Bonojati, to the mainstream of our society. In 1948, Dr. Radhakrishnan has prepared one education mission also to that end. In the year 1968, education policy clearly demonstrated the endeavor of the government to assimilate and to include those isolated society in the mainstream. So plethora of measures have been taken by successive governments in the country, but still they are lagging behind, much to the concern of all of us. So I must suggest that there should be imparted more training and integrated services, as well as the girls population, girls of the tribal society should be given
social security, should be guaranteed social security, because you know that still a section of tribal population are in the grip of various prejudices, superstitions, taboos, etc., etc. You will be astonished to note, जब दामोदर वैली कॉरपोरेशन उद्घाटन करने के लिए जवाहरलाल नेहरू जी ने गए थे और उद्घाटन समारोह में एक ट्राइबल आदिवासी लड़की, नाम थी उनकी बुधनी माझी, उन्होंने उनको माला चढ़ाई थी। उसी दिन से वो समाज से बहिष्कार हो चुके थे। 80 साल गुजरने के बाद वो अपने गांव गई थी और उसके बाद देहांत भी हो गई। तो इसलिए मैं कहना चाहते हैं कि ट्राइबल पॉपुलेशन के अंदर और ये अवेयरनेस, एजुकेशन के बारे में उनकी और थोड़ा जागरूक करना और इसके लिए और पहल करना, ये भी एक जरूरी मुद्दा है। हो गया सर, बस हो गया सर। सर, मैं ये कहना चाहता हूं कि ट्राइबल स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए सरकार पैसा जरूर देते हैं। राजीव गांधी के जमाने में फेलोशिप प्रोग्राम चालू होती, अमरकंटक में ट्राइबल सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्राइबल ये स्थापित हुई थी। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन अमरकंटक। हमारे मंत्री जी स्टेट से आते हैं, कनिष्क ट्राइबल सोसाइटी के लिए साइंस, सोशल साइंसेस, कनिष्क इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस, वो सारे दुनिया में एक बड़ा प्रतिष्ठान माना जाता। कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस, ये सारे दुनिया में एक बड़ा इंस्टीट्यूट माना जाता। तो पहल बहुत कुछ हुए हैं, फिर भी हमें और भी आगे जाना बाकी है। मैं इसी सदन में इस संदर्भ में बात रखते हुए और एक बात जरूर कहना चाहते हैं, वो आउट माइग्रेशन ऑफ इंडियन स्टूडेंट। यू विल बी एस्टोनिश्ड टू नोट that even our students, I mean students of Indian origin, will be visible in 228 countries and dependent islands across the globe. Sir, even 17,000 of students, they are studying in Bangladesh. 78 number of students, they are studying in Afghanistan. Can you imagine? Can you imagine? The issue is why? Because the aspirational section of our society has been growing up. The growth of aspirational society, middle class society, does not keep match with the educational facilities of our country. So there is a serious dearth of higher educational institutions in our country, which has been prompting the exodus, I may say, out migration of Indian talent. That means brain draining has been continuing unabated. Mantriji, for their living expenses, in order to defray their tuition fee, living expenses, those Indian students are spending mind-boggling 6 lakh crores of rupees. Not only that, now more than 40 lakh of Indian students, they are studying abroad. So what is the policy of this government to bring back those talent into our country? Sir, मैं ये जानना चाहते हैं कि हमारी देश में ये एजुकेशन की बड़ी चर्चा जरूर हम करते हैं, ये नॉलेज बेस्ड सोसाइटी की बात हम करते हैं। एक जमाना था जब ब्रिटिश हुकूमत और बाहर वाले ताकत ने, कॉलोनियल फोर्सेस ने अपने एग्रेशन की चलते हमारे देश को कब्जा किया था। लेकिन आज नॉलेज बेस्ड सोसाइटी होने के नाते आज दुनिया को हम अपना कब्जे में लाने के लिए प्रयास शुरू कर दिए हैं। हिंदुस्तानी के लोग सारे दुनिया की कोने कोने में छाए हुए हैं, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे यूरोप हो, चाहे कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जहां भी हो, बड़े बड़े पद में, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन के सारे माथा पे सारे हमारे इंडियन बैठे हुए हैं। तो
तो हम वे सारे को, वो हमारा एसेट है, वो एसेट को हम क्यों वापस नहीं ला सकते? इसमें कहीं हमारा खामियां क्या है? ये खामियां को पूरा करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? सर, मैं रविंद्रनाथ टैगोर की देश से आते हैं, स्वामी विवेकानंद की देश से आते हैं। हम जानते हैं रविंद्रनाथ टैगोर, जवाहरलाल नेहरू, राधा कृष्णन, ये सारे विद्वानों ने हमारे देश की हायर एजुकेशन के लिए किसी को कितना प्रयास किए थे। ये सोशल जो रिसोर्सेज, हमारे जो ह्यूमन रिसोर्सेज, इसके लिए इन्होंने काफी कुछ प्रयास किया था। इसके लिए हमारे सौगोदरा कह रहे थे कि शांति निकेतन बड़ी थी। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे देश में कोने कोने में विद्वानों की, हमारे परिचय विद्वानों की सारे प्रतिष्ठान हम जानते हैं। स्वामी विवेकानंद जी कहते थे कि एजुकेशन इज द नीड फॉर आवर कैरेक्टर। एजुकेशन हेल्प्स अस to strengthen our character, and our character can cleave the adamantine wall of all adversities. तो मैं सर ये जो बिल को समर्थन करते हुए 2-3 जो मुद्दा रखे हैं, ये मुद्दा के जवाब मांगना चाहते हैं। और सेल्फी से भी हमारे प्राइम मिनिस्टर को ये भी नसीहत देते हैं कि सेल्फी से भी ना होते हुए एजुकेशन से भी जो हमारे देश की नौजवान है, इनके लिए और ज्यादा सोचिए, इसमें हमारी देश की भलाई होगी। नमस्ते। आदरणीय अध्यक्ष जी, आपकी अनुमति से कल से केंद्रीय विश्वविद्यालय 2023 संशोधन विधेयक का आपने इस पवित्र गृह में चर्चा के लिए, अनुमोदन की पहले चर्चा के लिए अनुमति दिया है। मेरे सहयोगी डॉक्टर सुभाष सरकार जी ने कल इसको आपकी अनुमति से प्रस्तापित किए थे। मैं आपके माध्यम से सबसे पहले इस सदन का सभी पक्षों की, सरकार की ओर से, शिक्षा विभाग की ओर से आभार प्रकट करता हूं। 40 से ज़्यादा सम्माननीय सदस्यों ने अपने बहुमूल्य सुझाव इस विधेयक के बहाने पे सबके सामने रखा है। मैं सभी ने जो मूल विषय के लिए आज चर्चा हो रही है, आंध्र बाइफर्केशन बिल में, विधेयक में तेलंगाना और आंध्र में 2 राज्यों में 2 ट्राइबल यूनिवर्सिटी की प्रतिश्रुति थी, कमिटमेंट था, जिम्मेवारी थी। एक का 2018 में हो गया था और आज वो अवसर आया है। अधीर रंजन जी ने सही कहा, जब तेलंगाना में एक नया सरकार बन रही है और बाबा साहेब आम्बेडकर जी की पुण्यतिथि हम कल मनाएं, उस समय में एक तेलंगाना में एक नई जनजाति विश्वविद्यालय को स्थापना करने में इस सदन सर्वसम्मत अपना अभिव्यक्ति प्रकाश किया। मैं इसी के लिए भी सर्वसम्मति के लिए, शिक्षा ऐसा एक विषय है जिसमें अमूमन सर्वसम्मत सभी होते हैं। पद्धति के बारे में किसी की थोड़ा सुझाव और किसी की थोड़ा अलग पद्धति भी रहता है, लेकिन एंड प्रोडक्ट के बारे में सब अध्यक्ष जी आपकी अनुमति लेके अधीर रंजन जी को तो कई बार सकारात्मक नहीं, केवल आलोचना ही करनी है, डिसाइड करके आते हो क्या आप? नहीं अध्यक्ष जी, आजकल अधीर रंजन जी प्रधानमंत्री जी आजकल थोड़ा समय समय पर देश के नौजवानों को संबोधित करते हैं, उनका हौसला बढ़ाते, ये भी तो बोला करो। अध्यक्ष जी, आपकी अनुमति से जिस विषय में आपने कहा, 1-2 विषय पे मैं निश्चित रूप में चीज़ों को स्पष्ट करना उचित मानूंगा, लेकिन मैं हमारी प्रजातंत्र की ये ब्यूटी है, ये उपलब्धि है, कुछ विषय में आज हम एकमत हो पा रहे हैं। और ये जब नई सदन बनी है आपके नेतृत्व में, हम आज एक महत्वपूर्ण विषय में समाज की वंचित वर्गों के बारे में हमने
समक्का सारक्का एक महत्वपूर्ण जनजाति महोत्सव है तेलंगाना में। सदियों से कई राज्यों की, न केवल तेलुगु भाषा भाषी आंध्र और तेलंगाना, पड़ोस की महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड की कुछ जनजाति इस समक्का सारक्का की उत्सव के साथ मडेरमा यात्रा, इसकी पूरा नाम समक्का सारक्का मडेरमा यात्रा, जिस जिले में है, मुलुगु जिले में, संजोग से बहुत मशक्कत के बाद कई मित्रों ने ये विषय उठाया कि इतना देरी क्यों हुई। इसीलिए देरी हुई कि तेलंगाना सरकार स्थान तय कर नहीं पा रही थी इसको कहाँ करना। बारंबार अनुरोध करने के बाद उन्होंने फाइनली एक स्थान दिया। भारत सरकार ने स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ अभी पार्लियामेंट में कहा नहीं, अभी कहूंगा, नहीं कहूंगा, अभी भी कहूंगा। क्यों नहीं दादा, अगर उसको भी आप नो अथॉरिटी टू अनाउंस सीबीआई इंक्वायरी ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। अध्यक्ष जी, आज तो यूनिवर्सिटी के बारे में तो दादा का दर्द इसीलिए मैं समझ रहा हूं। तीर कहीं लगा है तो आज कष्ट होना ही स्वाभाविक है। गरीबों की पैसा लूटोगे तो निश्चित रूप में तो कार्रवाई होगा ही होगा। दादा क्यों जोशी जी इसको दर्द, अभी दादा को भी चलान, सबने, मैंने सबको प्रशंसा किया। सेल्फी के बारे में निश्चित उत्तर दूंगा। और मैं आज और एक मौका, अच्छा उस दिन पहला दिन क्या बात कह रहे, उसकी कभी आप आपत्ति लाओ तो उसके ऊपर खुल के एक बार चर्चा होनी चाहिए। आज बंगाल देश की जनता को अधिकार है, विशेष करके बंगाल की जनता को अधिकार है जानने के लिए ब्लैक एंड व्हाइट क्या हो रहा है, दूध का दूध, पानी का पानी एक बार होना ही चाहिए दादा, कि क्या हो रहा है बंगाल में। चिल्लाने से, जोर जोर से चिल्लाने से, एक थिएटरिक करने से, एक ड्रामा करने से सत्य छुप नहीं जाता है। इस विषय को हम भी कभी कभी सामने रखना चाहेंगे। अध्यक्ष जी, देश आजादी की लड़ाई 20वीं सदी में, 19वीं सदी में भी लड़ा, 20वीं सदी में भी देश आजादी के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ी, आधे सेंचुरी चली गई उसमें से। जब देश की आजादी की लड़ाई 19वीं सदी की मध्य से कई इलाका में उसकी आंदोलन शुरू हुए। कुछ उस समय के राष्ट्रीय नेतृत्व की एक तबका ने देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी। महात्मा गांधी जी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ये सब उस आजादी की अग्रणी नेता रहे। उसी समय में हमारी समाज जीवन में ऐसे कुछ मूर्धन व्यक्तित्व रहे, स्वामी विवेकानंद हो, योगीराज श्री अरविंद हो, रविंद्रनाथ टैगोर जी हो, मदन मोहन मालवीय हो, बाल गंगाधर तिलक हो, गोखले जी हो, राधा कृष्णन जी हो, या पंडित गोपबंधु दास हो। ऐसे एक तबका रहा जिनको ध्यान में आ रहा था कि कुछ सालों के बाद देश आजाद हो जाएगा। जब आजाद हो जाएगा तब देश की रचना कैसे होगी। अगर हम शिक्षा पे जोर नहीं देंगे, शिक्षा को हम भारतीयता के साथ नहीं जोड़ेंगे। क्यों? 1835 में अंग्रेज नीतिकार मैकॉले ने एक मीटिंग बुलाई कि इस देश को ऐसे ही पराजित नहीं किया जा सकता है। 1835, अध्यक्ष जी, 1835 में अंग्रेजों ने तय किया अगर इस देश को लंबे समय तक अर्थनैतिक दृष्टि से और राजनीतिक दृष्टि से गुलाम बनाना है तो इस देश की जो मूल आत्मा है शिक्षा, उसको जड़ से उखाड़ना पड़ेगा, नहीं तो संभव नहीं। इसलिए एक पराधीनता की मानसिकता के आधार पे कॉलोनियल रूल को लंबे समय तक जारी रखने के लिए एक शिक्षा प्रणाली बनाई गई। ये सारे को जिन जिन महानुभावों का मैंने नाम लिया, सभी ने अपने तरीके से इस देश की अंतरात्मा को खड़ा करने के लिए, मैं आज केरला की मुस्लिम लीग के माननीय सदस्य शायद अब्दुल्ला जी है, उनकी भाषण को मैं प्रशंसा करूंगा। उन्होंने भारत की शिक्षा व्यवस्था अंतरात्मा से कैसे जुड़नी चाहिए उसको उन्होंने आज उल्लेख किया है। लगभग सदन के सभी सदस्यों ने शिक्षा की उस मौलिक आवश्यकता को भारतीयता के साथ जुड़ना और उसमें आत्मनिर्भरता बनाना, इस सारे विषय में उसको रिकॉग्नाइज किया। मैं फिर इसके लिए देश की सभी, इस सदन की सभी सदस्यों को आभार प्रकट करता हूं। सभी की मर्म में एक था, हमें देश की गुलामी की मानसिकता से बाहर आनी है। ये एक लंबी प्रवास है अध्यक्ष जी, लंबी प्रवास है। आज हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। अध्यक्ष जी, एक सारे जो महानुभावों ने, सारे माननीय सदस्यों ने
जो कुछ विषय उल्लेख किया है उसमें से अगर मैं सारांश से देखता हूं, 3-4 विषय प्रमुखता से लोगों ने, माननीय सदस्यों ने अपना चिंता प्रकट की है, कंसर्न दिखाई है। मैं उसको स्वीकार भी करता हूं। वो सारे विषय को मैं थोड़ा आपकी अनुमति से 1-2 विषय को मैं रखना चाहूंगा। सभी ने ड्रॉप आउट के बारे में कहा है, सभी ने SC, ST, OBC प्राध्यापकों की अपॉइंटमेंट के बारे में कहा है। कई सदस्यों ने डिस्क्रिमिनेशन को भी आज की चर्चा के हिस्सा बनाई। मैं विनम्रता से 2-3 विषयों पे आपके माध्यम से सदन को अवगत कराना चाहता हूं। और डिस्क्रिमिनेशन से दादा, आपसे हम सीखते हैं दादा, सौगत दा, मैं बचपन से आपको जानता हूं, तथागत जी के आप भाई हो, हम आपको आइडियल मानते हैं। अब दादा मेरे उम्र आप में पिता पुत्र की दूरी है या छोटे भाई बड़े भाई की दूरी है, मैं बिल्कुल आपके सारे विषय का उत्तर दूंगा। और मैं जब अखबार पढ़ना सीखा, मैं तब से सुदीप दा का नाम पढ़ता हूं। अगर आप लोग ऐसे थोड़े बालक जैसे स्वभाव में हो जाओगे तो कैसे होगा? थोड़ा मैं बिल्कुल आप सारे विषयों का, ये एक डेमोक्रेसी में जी, मैं इसी का तो कह रहा हूं दादा। मैं जब बालक था, स्टेट्समैन पढ़ता था, आपके नाम पढ़ता था। जो विषय आपने बाहर मेरे को कहा, मैं अभी यहां नहीं कहूंगा आपकी, इसलिए दादा आप थोड़ा धीरज रखो, आपको हम सम्मान करते हैं। अध्यक्ष जी, ड्रॉप आउट के बारे में सभी माननीय सदस्यों ने चिंता प्रकट की। अधीर रंजन जी ने उसको कोट किया, अभी लाटेस्ट सभी ने कोट किया कि 5 साल के अंदर सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस में इतने लोग बाहर चले गए। ये स्टैटिस्टिक्स सही है, लेकिन ये अर्ध सत्य है, सत्य है, लेकिन इसकी बेस को तो थोड़ा हिसाब करोगे। जिस वर्ग से ये लोग आते हैं, इनकी सभी की जिंदगी में, यहां भी कई माननीय सदस्य हैं, उनको अगर पढ़ाई पूरा करना होता तो उन्हीं में से कुछ लोग नोबेल तक पहुंचते, लेकिन सामाजिक आवश्यकता उनकी जैसे है, घर की दिक्कत, परिवार की दिक्कत, खुद की आवश्यकता, उनको पढ़ाई पूरा करने के लिए संभव नहीं होता है। उनको कोई व्यक्ति को हम पहला मिला भुवनेश्वर IIT में एडमिशन, फर्स्ट राउंड में उन्होंने एडमिशन लिया, बाद में उसको फाइनली मिल गया IIC बेंगलुरु में। जब वो भुवनेश्वर IIT छोड़ के IIC बेंगलुरु जाता है तो रिकॉर्ड में भुवनेश्वर IIT से ड्रॉप आउट होता है। PhD किया है। हमने पिछले दिनों में जब अध्यापकों की नियुक्ति का मुहिम चलाई, पहले असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के लिए PhD अनिवार्य हमने पहले से नियम था। हमने देखा कि इसमें से SC ST वर्ग की लोग अच्छे तरीके से नहीं आ पाते हैं, इसलिए हमने उस अनिवार्यता को, उस कंपल्सन को हटा के सिंपल पोस्ट ग्रेजुएट ही एलिजिबल है। तो जो PhD कर रहे थे वो छोड़ के फिर ज्वाइन कर गए, तो ऐसे सारे लोगों का तो ड्रॉप आउट दिखेगा ना। 5 साल में जो नंबर आपने दिखाई है उसको, ये सत्य नहीं है कि ये लोग पढ़ाई छोड़ के चले गए, जिसको आदरणीय निशिकांत जी ने उसको अध्ययन करके आपके सामने रखा है कि ये अदर ऑप्शंस के लिए और दूसरे पढ़ाई के लिए, नौकरी के लिए या परिवार की और कुछ कष्ट है, उस कष्ट को मैं स्वीकार करता हूं, उस कष्ट के लिए बाहर गए। अगर अभी मैं एनरोलमेंट की बात कहूं, कई मित्रों ने पूछा उसको कि एनरोलमेंट की क्या है, और मेरे मित्र सप्तगिरी जी ने अमरकंटक इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी की विद्यार्थियों के बारे में कहा और कोरापुट सेंट्रल यूनिवर्सिटी की ट्राइबल विद्यार्थियों के बारे में कहा। अगर पहले मैं उस 2 स्टैटिस्टिक्स को थोड़ा उत्तर दूं, मेरे मित्र सप्तगिरी जी, शायद आप की तथ्य पर्याप्त नहीं है, सही नहीं है। मेरे पास जो पिछले 5 साल की तथ्य है उसमें कोरापुट सेंट्रल यूनिवर्सिटी में कभी भी 8% से नीचे ट्राइबल स्टूडेंट उस इंस्टीट्यूशन में नहीं है। सब समय में 7.9, 11.15, 9.44, 9.34। संविधान की व्यवस्था के हिसाब से ST स्टूडेंट की रिजर्वेशन नंबर है 7.5। रिजर्वेशन कैटेगरी से ज्यादा विद्यार्थी कोरापुट सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आज भी पढ़ते हैं। बाकी रहा इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी अमरकंटक के बारे में, अमरकंटक में एट एनी गिवन ईयर 13, 14, 15% से कम ट्राइबल स्टूडेंट नहीं पढ़ते हैं। ये जो एक धारणा है कि आज भी कई सदस्यों ने चर्चा किया, ट्राइबल यूनिवर्सिटी होगा यानी वहां केवल ट्राइबल स्टूडेंट पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है अध्यक्ष जी।
ट्राइबल इलाका में होगा, ट्राइबल विषयों पे चर्चा होगा, ट्राइबल चैलेंजेस के बारे में चर्चा होगा और भारत की संवैधानिक व्यवस्था में जितना ट्राइबल रिजर्वेशन है उतने विद्यार्थी पढ़ेंगे। आज तो उस इंस्टीट्यूशन में उससे ज़्यादा विद्यार्थी पढ़ते हैं। ये तथ्य शायद पर्याप्त सप्तगिरी जी के पास नहीं है, मैं आपके माध्यम से स्पष्ट करना चाहता हूँ। आज देश में मैं अध्यक्ष जी 2 बेस लाइन पे आपके सामने कुछ तथ्य रखना चाहता हूँ। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को सेवा करने का 2014 में अवसर मिला, तब देश में एब्सोल्यूट नंबर में उच्च शिक्षा में, हायर एजुकेशन में 3 करोड़ 42 लाख विद्यार्थी थे। 3 करोड़ 42 लाख। ये आज बढ़ के ये GR तब 23% होता था। उस आयु की बच्चों के अंदर ये 23% होता था। ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो हायर एजुकेशन में 23% होता था। इसी साल यानी 21-22 जहां की लेटेस्ट सर्वे की, जो ऑल इंडिया एजुकेशन सर्वे की स्टैटिस्टिक्स आईज की हमारे हाथ में है, 21-22 की सर्वे के हिसाब से ये बढ़ के 28% हुआ है। 23 से 28% हुआ है। और एब्सोल्यूट नंबर में 4 करोड़ 32 लाख। और इसकी ग्रोथ को अगर आपके सामने मैं विनम्रता के साथ रखूंगा, चिंता की कोई कारण नहीं है। मैं पहले फिर आऊंगा SC ST OBC में। आज भारत में नई यूनिवर्सिटी खुल रहे हैं, नई कॉलेजेस खुल रहे हैं, नए क्वालिटेटिव हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस खुल रहे हैं। उसके कारण नए नए कोर्सेज खुल रहे हैं। पहले हमारे वहाँ AI में अंडर ग्रेजुएट कोर्स नहीं थी। पहले हमारे मेडिकल इंस्टीट्यूट और इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट मिलकर ज्वाइंट कोलैबोरेटिव कोर्स नहीं चलाते थे। आज कई सारे भारत की स्टेट यूनिवर्सिटी, सेंट्रल इंस्टीट्यूशन इस प्रकार के नया कोलैबोरेटिव इंस्टीट्यूशन चलाने का देश की विद्यार्थी देश में पढ़ता है। इसके कारण देश में लगभग 26.5% ग्रोथ 14 से 21-22 तक, 23 के हिसाब आना बाकी है। ये और थोड़ा बढ़ेगा। विशेष करके महिलाओं में आदरणीय सुप्रिया ताई ने महिलाओं के बारे में अच्छी चिंता की। मैं उस चिंता को स्वीकार भी करता हूं, लेकिन मैं 14 और 21-22 की कंपैरिजन देता हूं। 14 में जितने महिला पढ़ते थे, छात्रा पढ़ते थे, उस तुलना में आज 31.6% ज्यादा पढ़ रहे हैं। यही सरकार की उपलब्धि है। अगर मैं ST को पहले आऊं, आज ST की चर्चा हो रही है। ST की टोटल ग्रोथ में 65.2% ग्रोथ हुई है। सबसे ज्यादा ग्रोथ ST की हुई है। और उसमें माननीय मंत्री जी, अगर सदन की सहमति हो तो माननीय मंत्री जी के जवाब और विधेयक पारित होने तक समय बढ़ा दिया जाए। अध्यक्ष जी, मैं अगर ST गर्ल स्टूडेंट, शेड्यूल्ड ट्राइब गर्ल स्टूडेंट्स की कंपैरिजन 14-15 और 21-22 के बीच में करूंगा, 80% ग्रोथ हुई है। 80% ग्रोथ हुई है। SC की टोटल ग्रोथ 43.8% हुई है और उसमें वुमेन लगभग 51% हुई है। OBC 45% ग्रोथ हुई है, उसमें वुमेन 49.3% हुई है। PhD, ओवरऑल PhD देश में जितने विद्यार्थी कर रहे थे, उसमें पहले अगर 1,17,301 PhD रजिस्ट्रेशन 14-15 में था। इस देश की वैज्ञानिक अप्रोच के कारण आज उसकी संख्या बढ़ के 2,13,000 हो चुकी है। इसमें 81% की ग्रोथ हुई है। महिला PhD, यही तो अभी इस बार जब सुदीप दा और हमारे शौकत दा की चिंता होती थी कि भाई ये प्रधानमंत्री जी की सेल्फी पॉइंट क्यों बना रहे हो, इसीलिए बना रहे हैं कि देश के पहला प्रधानमंत्री जब चंद्रयान 3 की सक्सेस हुआ, वहाँ पहुँच के, बेंगलुरु पहुँच के उन्होंने उस वैज्ञानिक के अंदर जो महिला वैज्ञानिक काम कर रहे थे, सबसे ज़्यादा प्रशंसा उन्हीं का किया। क्या यह गौरव की विषय नहीं है? क्या देश के प्रधानमंत्री कोई दल के होते हैं? क्या कोई वर्ग के होते हैं? हम बचपन से दिख के आ रहे हैं, हमारे वहाँ स्कूलों में और ऑफिसेस में
राष्ट्रपति जी का और प्रधानमंत्री जी का और जाति के जो फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी जी का फोटो लगे रहता है कि अगर दादा प्लीज, अगर आज हम हमारी देश की गौरव बढ़ाने वाला विश्व में भारत को अव्वल नंबर तक पहुंचाने का, विकसित भारत बनाने की आह्वान देने वाला नेता का अगर हम गौरव से सेल्फी पॉइंट लगाते हैं, ये प्रजातंत्र है, आपकी क्या दिक्कत है? आप गौरव करो, आपको नहीं उठाना तो मत उठाओ। बच्चे तो उठा ही रहे हैं, बच्चे तो उठा, कंपलसरी तो है नहीं, बच्चे तो उठा रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं। आज महिला पीएचडी, इसीलिए मैं इसको उल्लेख कर रहा हूं, आज महिला पीएचडी 106% ग्रोथ हुई है 14-15 से। सुप्रिया ताई 14-15 में बागडोर आपके हाथ में था, आपके हाथ में मौका था, आपके हाथ में मौका था। पीढ़ी दर पीढ़ी वहां बैठे हुए मित्रों की पीढ़ी दर पीढ़ी देश और राज्यों के शासन के दायित्व में थे, आपको किसी ने मना नहीं किया था। अगर आज हमें सेवा की मौका मिली है, हमने फोकस किया है। 106% ताई महिलाओं की पीएचडी करने वालों की संख्या बढ़ी है इस सरकार देश में। और चर्चा हो रही थी शिक्षक नियुक्ति के बारे में। अध्यक्ष जी, मैं आज इस पवित्र गृह में एक तथ्य ऑन रिकॉर्ड रखना चाहूंगा। कई बार जब मैं शिक्षा विभाग की दायित्व में आया, डीएमके के कुछ मित्र, तमिलनाडु की कुछ मित्र, आज वो नहीं है यहाँ, वो मेरे को मिलने के लिए आए। उन्होंने कहा कि साहब हमारे देश में आईआईटीज में, एनआईटीज में, सेंट्रल इंस्टीट्यूशन में रिजर्वेशन लागू नहीं होता है। ये मेरे लिए भी, मैं सामाजिक न्याय का विद्यार्थी जीवन से समर्थक हूँ, उसकी प्रैक्टिशनर हूँ, उसकी विश्वासी हूँ। बाबा साहेब आम्बेडकर की 6 दिसंबर और 14 अप्रैल हम मनाते आए हैं बचपन से। तो मैंने थोड़ा जाके विभाग के अधिकारी मित्रों से जब चर्चा की, तब हमें पता चला, मैं अजय रिसर्च स्टूडेंट जब उसको थोड़ा असेसमेंट किया, जो लोग क्रोकोडाइल टीयर्स जिनके आंखों में है, जो घड़ियाली आंसू बहाते हैं और इस सदन में लंबे लंबे भाषण देते हैं, फिर मैं कहूंगा जिनके हाथ में दशकों तक, डिकेड्स, हाफ ए सेंचुरी जिनके हाथ में शासन रहा, उन्होंने हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में एससी एसटी टीचर्स अपॉइंटमेंट में रिजर्वेशन के बारे में क्या कानूनी व्यवस्था किया था, सामाजिक न्याय के बारे में चर्चा करने वाले लोग क्या किए थे। देश की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बने 2019 में पहली बार हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के लिए एक एक्ट आई है, मिशन मोड पे उसको चलाने के लिए उस एक्ट को लाया गया, जिसमें एक कानून लाया गया कि भाई जो सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस है उसमें स्टूडेंट टीचर रेशियो में जितना टीचर रहेंगे, और हमारी जो संवैधानिक व्यवस्था है, एससी के लिए कितना है, एसटी के लिए कितना है, ओबीसी के लिए कितना है, उतना ही टीचर बिना कॉम्प्रोमाइज के अपॉइंटमेंट होगा। ये 2019 में पहली बार कानून आया, नरेंद्र मोदी जी ने लिया। पहले तो आपके हाथ में दायित्व था, आज आप बहुत प्रश्न उठाते हो, भाई क्यों खाली है? लीगासी इशू है, लीगासी इशू है। आज हमको मौका मिला है उस पवित्र काम करने के लिए, पुण्याई करने के लिए। मैं तथ्य रखना चाहता हूं, पिछले दिनों में, अभी इन दिनों में 2028 अक्टूबर 2023 लेटेस्ट देश में सेंट्रल इंस्टीट्यूशन में जो वैकेंसी है उसकी मैं एक स्टैटिस्टिक्स आपके सामने रखता हूं। 18,000 अध्यक्ष जी पद मेरे लोग रिटायर करते हैं, नया नियुक्ति होता है, रिटायर करते हैं, इसीलिए पद का एक खालीपन बराबर रहता है। जब हम दायित्व अभी 2023 को अगर मैं कोट करूं अक्टूबर में, उसी दिन 28 अक्टूबर 2023 में 18,019 पोस्ट एकेडमिक्स में खाली था, जिसमें से आज नियुक्ति हो चुका है पिछले दिनों में, अक्टूबर से दिसंबर में, आज 7 को हिसाब दे रहा हूं। प्रधानमंत्री जी हर एक महीने में नियुक्त रोजगार मेला करके नियुक्ति देते हैं, ये सब नियुक्ति दिया जाता है। 11,272 नियुक्ति पिछले 2 महीने में हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में पूरे हुए हैं, और उसमें एससीज 1402 1402
12%, SC 572, 5%, ST 2321, 21%, OBC, ये नियुक्ति अभी अभी हुए हैं, ये पिछले 2 महीने में हुए हैं, और नॉन टीचिंग स्टाफ की लगभग 6747 में 854 SC, 307 ST, 1441 OBC। ये पिछले 3 महीने की, 2.5 महीने की स्टैटिस्टिक्स, 4 महीने भी नहीं, 2 महीने की स्टैटिस्टिक्स में दे रहा हूं अध्यक्ष जी। ये सब असिस्टेंट प्रोफेसर, उसमें से आज SC, ST, OBC, टीचिंग, नॉन टीचिंग, आज एक मिशन मोड पे इसको भरने का हम काम कर रहे हैं और एक्ट लाए, भर भी रहे हैं। और आज हमारी समय में ड्रॉप आउट की संख्या की स्टैटिस्टिक्स मैंने दिया, आज एनरोलमेंट GER में हमारी बढ़ोतरी क्या हो रहा है, मैं आपके सामने उसकी एक तथ्य रखा अध्यक्ष जी। एक निवेश के बारे में चर्चा हुई, उच्च शिक्षा संस्था में ज्यादा निवेश होनी चाहिए। मैंने कहा दादा आपको ट्राइबल GR की, मैं ठीक है दादा को और एक बार मैं थोड़ा उस ट्राइबल GR के बारे में, यू आर राइट, यू मेंशन दैट वन, आई हैव आल्सो एक्सप्रेस दैट। ट्राइबल में, टोटल ट्राइबल में जब 14-15 में आपकी दायित्व था, उस समय में ट्राइबल 16,41,000 विद्यार्थी थे, जिसकी 65% ग्रोथ होके अभी, तब उसकी अगर मैं 3,42,000 में से 16 लाख गिनती करूं, ये लगभग 4.5-5% होता है। आज 27 लाख, 4,32,00,000 में 27,10,000 हो चुका है। ये 65% ग्रोथ हुआ है। ये लगभग जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है 7.5%, नियरिंग दैट। ये ट्राइबल GR की उपलब्धि है पिछले 9 सालों की सरकार की। अध्यक्ष जी, एक निवेश के बारे में एक्सपेंडिचर एंड एजुकेशन कहा गया है। कई मित्रों ने कहा कि भाई डेवलप्ड कंट्री में 4, 5, 6 होती है। भारत में जब हमारी दायित्व आया 13-14 में, एजुकेशन की स्पेंडिंग GDP की 3.84 था, जो आज बढ़ के 4.64 हुआ है। 4.64, लगभग 1% ज्यादा इन्वेस्टमेंट, ज्यादा। पिछले दिनों में 13-14 में जो शासन जिनके हाथ में था, उनसे आज हम 30-35 हजार करोड़ रुपया ज्यादा खर्चा कर रहे हैं। और आने वाले दिनों में नए इश्यू, पिछले दिनों में हमारे वहां लगभग हम अगर कहें, हमारी देश में 7 नए IIT बने हैं, 7 नए IIM बने हैं, 2 नए आइजर बने हैं, 16 IIIT बना है। अध्यक्ष जी, कोटा में भी एक IIIT बना है, NIT एक नया बना है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी 7 और इसको मिला के 8 बना है। 40 से ज्यादा नया सेंट्रल यूनिवर्सिटी, एक कुल मिला के 150 सेंट्रल इंस्टीट्यूशन है। हमने पिछले 9 सालों के अंदर उसमें 40 हामी ने जोड़ा है, इस कार्यखंड ने जोड़ा है। ये हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है उच्च शिक्षा के बारे में, सरकार के अंदर खर्चा बढ़ाने के बारे में। अध्यक्ष जी, ट्राइबल कमिटमेंट के बारे में, ट्राइबल वेलफेयर के बारे में कई सदस्यों ने उसको उल्लेख किया, मैं उसको दोहराना नहीं चाहूंगा, लेकिन 1, 2, 3 करके 4-5 विषयों में याद दिलाना चाहूंगा। अटल जी देश में पहली बार ट्राइबल अफेयर्स डिपार्टमेंट बनाया, पहली बार। प्रधानमंत्री जी ने, निशिकांत जी उल्लेख कर रहे थे, जनजाति गौरव दिवस भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती के दिन पहली बार बनाए। पहले भी बिरसा मुंडा थे, लड़ाई किए थे, बाकी लोगों को याद करने की आवश्यकता थी नहीं, क्या हमको सौभाग्य मिला, हमने उसको सम्मान किया। आप कुछ भी कहो, मैं इन दिनों में मेरे को सौभाग्य मिला, मैं उड़ीसा से आता हूं अध्यक्ष जी, फिर भी मैं कभी आदरणीय राष्ट्रपति जी के साथ उनके गांव में कभी नहीं, तो वो मेरे गांव में आते थे तो मैं साथ में रहता था। पहली बार उनकी गांव घनघोर झारखंड और उड़ीसा की बॉर्डर में इलाका है, अत्यंत ट्राइबल कॉन्सेंट्रेटेड इलाका है। सब मैं आंखों की चमक दिखा हूं, पहली बार देश में अपने जिंदगी को एकदम दारिद्रता की, एकदम निम्न बॉटम ऑफ द पिरामिड से उठ के आने वाले महिला आज इसी कालखंड में देश की राष्ट्रपति बनी है। कुछ भी कोई कहे, महिला
और जनजाति, हमें वो सौभाग्य मिला इस प्रजातंत्र को महिमा मंडन करने के लिए इसी कालखंड में हुई है। अध्यक्ष जी, इसमें कोई वोट की संपर्क नहीं है। 24,140 करोड़ आबादी में 24,70,000 प्रिमिटिव पीवीटीजी आदिम जाति के लोग हैं। आदिम जाति के लोग हैं। लोग कहते हैं सेल्फी क्यों उठाते, इसीलिए उठाता हूं। आपको 7 दशक आपको मिला, आपने गौरव नहीं किया। मेरे नेता ने याद करके बिना वोट की चिंता रखते हुए 24,000 करोड़ रुपया खर्चा कर रहा है उनकी शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए, स्वास्थ्य के लिए। ये हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है जनजाति विकास के लिए। प्रधानमंत्री जनमन योजना आज शुरू हुई है। 700 से ज्यादा एकलव्य विद्यालय, 700 से ज्यादा एकलव्य विद्यालय ट्राइबल कॉन्सेंट्रेटेड ब्लॉक में आज बन रहा है। 28,000 करोड़ रुपया खर्चा होगा। एक स्कूल में लगभग 40 करोड़ रुपया खर्चा होती है। यह आज इस सरकार की उपलब्धि है। आंध्र प्रदेश में ट्राइबल यूनिवर्सिटी ऑलरेडी मेरे को सौभाग्य मिला, मैं वहां के मुख्यमंत्री जी के साथ जाके विजयनगरम जिले में, शायद वो नया जिला बना है, आलूरी सीताराम राजू जी के नाम पे वो जिला बना है। शायद अध्यक्ष जी इस सदन कभी आलूरी सीताराम राजू का नाम नहीं सुना होगा। हम सौभाग्यशाली लोग हैं, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, उस इलाके के लोग। आलूरी सीताराम राजू वीर पुरुष थे, आदिवासी थे, देश की गौरव के लिए लड़े थे। उन्हीं के जिले में आज हम सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी आंध्र प्रदेश बना रहे हैं। अध्यक्ष जी, हमारी प्रतिबद्धता लोग को दिखाने के लिए नहीं, लोगों के लिए करने के लिए है। आज उसी कड़ी में हम लोग आगे गए हैं। अध्यक्ष जी, आज सभी ने और एक महत्वपूर्ण विषय पे शिक्षा के ऊपर चर्चा किया। मैं मेरा धन्यवाद सबको दिया। 2020 में जो मैकले पद्धति से हमको विरासत में हमको मिला था एक व्यवस्था, जिसको हमारे मनीषियों ने, स्वामी विवेकानंद जी से लेके हमारे, जिनके बारे में आज हमने चर्चा किया, मैं आभारी हूं। सौगतदा आपका, आपने हमारी राज्य की महापुरुष का नाम आपने लिया, विधुभूषण दास जी का, मैं आभारी हूं। एक उड़िया के नाते मैं कृतज्ञ हूं, आपने कम से कम याद किया। उन जैसे शिक्षा विदों के कारण जो देश में एक वैकल्पिक शिक्षा बननी चाहिए, भारतीयता के आधार पे, भारतीय ज्ञान परंपरा के आधार पे शिक्षा बननी चाहिए। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2020 की नई शिक्षा नीति, उसके एक दार्शनिक तत्व करके हमारे सामने है। इट्स ए फिलोसॉफिकल डॉक्यूमेंट फॉर 21st सेंचुरी टू क्रिएट ग्लोबल सिटीजन्स, जिसमें अमृत काल में आने वाले 25 साल में देश की विद्यार्थी, देश की नौजवानों की रचना कैसे होगी, उनकी मनस्थिति कैसे होगी। विकसित भारत बनानी है तो शिक्षा ही कुंजी है, शिक्षा ही टर्न अराउंड करेगा। क्या क्या शिक्षा होनी चाहिए, आज सभी लोग उसी में सहमति दिखा रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत बनानी है। 2-3 फीचर अगर मैं आज की राष्ट्रीय शिक्षा नीति का कहूंगा, कई लोगों ने आदिवासी भाषा के बारे में कहा। भारत की पहला राष्ट्रीय नेतृत्व होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने कहा भारत की सभी स्थानीय भाषा, सभी मातृभाषा राष्ट्रीय भाषा है। वो ओल्चिकी हो, मुंडारी हो, उड़िया हो, बंगाली हो, तमिल हो, तेलुगु हो, मराठी हो, मलयाली हो, पंजाबी हो, ओहमिया हो, सभी भाषा राष्ट्रीय भाषा है। लोगों ने भाषा को, समाज को बांटने में लगे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भाषा को जोड़ने की काम किया। मैं अभी गया था मेरे मित्र सप्तगिरी जी की जिले में, कोरापुट में, वहाँ ट्राइबल यूनिवर्सिटी, हमारा ट्राइबल यूनिवर्सिटी वहाँ क्या काम करता है। वहाँ अध्यक्ष जी 2 भाषा लोकल लैंग्वेज में कहा जाता है, ट्राइबल लोग कहते हैं। एक कोई भाषा कहते हैं, एक देशीय भाषा कहते हैं। सप्तगिरी थोड़ा तो मेरा प्रशंसा कर देते कि हमने 2 प्राइमर निकाला है करके। आप तो पढ़े लिखे हो भाई, आपको तो मालूम था। हम जाके आप ही के जिला देखे, 1 अप्रैल को गए थे, उत्कल दिवस के दिन गए थे। जाके वहाँ जो स्थानीय भाषा में अध्यक्ष जी जो बच्चे जो घर से सुन के आते हैं, उसी भाषा को उड़िया भाषा के साथ लिंक करने के लिए शिक्षक और विद्यार्थियों के लिए हम लोगों ने प्राइमर बनाई है। आज भारत सरकार प्रतिबद्ध है भारत की सभी स्थानीय भाषाओं को अपने पढ़ाने का। टेक्नोलॉजी में संभव है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने कहा है संभवतः 8वीं तक भारतीय भाषा में पढ़ाया जाएगा। सीबीएसई ने सर्कुलर निकाला है, भारत की सभी शेड्यूल लैंग्वेज, भारत सरकार ने, भारत की संविधान व्यवस्था ने 22 शेड्यूल लैंग्वेज किया है।
सारे शेड्यूल लैंग्वेज में धीरे धीरे सीबीएसई अपना पाठ्य पुस्तक टीचिंग लर्निंग मटेरियल बना देगा। ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंश है। आज भारत सरकार काशी तमिल संगमम आयोजित कर रहा है, दूसरी बार कर रहा है। काशी और तमिल संस्कृति दोनों की जो अभिन्न संपर्क है, उसको आज उस भाषा को आज पुनर्जीवित करने का कोशिश किया जा रहा है। आज की शिक्षा नीति में सिर्फ जॉब सीकर नहीं, जॉब क्रिएटर बनाना एक फंडामेंटल अप्रोच बदली है अध्यक्ष जी। हमें स्किल्ड मैन पावर बनानी है। ड्रोन आ गया है, ब्लॉकचेन आ गया है, बायोटेक्नोलॉजी के नए नए आयाम आ गया है। पुराने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जूलॉजी में सब एकांगी रूप में पढ़ाया जाता था। इसको इकट्ठा पढ़ाने पड़ेगा, मल्टी डिसिप्लिनरी करना पड़ेगा। ये सारा व्यवस्था आज की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में हम लोग आज एनविजन कर रहे हैं। एंटरप्रेन्योरशिप आज हमारी प्रायोरिटी की विषय है। कई मित्रों ने रैंकिंग के बारे में कहा। भारत की इंस्टीट्यूशन इतने दिनों में, हमारे महाराष्ट्र की आदरणीय सदस्य औरंगाबाद के, उन्होंने रैंकिंग के बारे में कहा। आपकी चिंता वाजिब है, लेकिन ये रैंकिंग रातों रात नहीं हो जाएगा। आज अभी अभी क्यूएस रैंकिंग आई है, जिसमें पहली बार भारत के इंस्टीट्यूशन तेजी से ऊपर की ओर जा रहे हैं। हमारे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु की रिसर्च साइटेशन में दुनिया के 5 इंस्टीट्यूशन में एक बन चुका है। यह आज भारत की वैज्ञानिक शक्ति का उपलब्धि है। अध्यक्ष जी, हम भी अपना कितने दिन तक हम बाहर वालों के सर्टिफिकेट से चलेंगे, इसलिए आज हम NIRF करके निजस्व रैंकिंग व्यवस्था हमने आज भारत में शुरू किया है 2014 के उपरांत। नैक धीरे धीरे हम कंपलसरी करने जा रहे हैं। सभी इंस्टीट्यूशन को, सभी को एक्रीडेटेड करना पड़ेगा। कई सदस्यों ने चिंता प्रकट किया कि भाई कमर्शियलाइजेशन नहीं होनी चाहिए। ये बात सही है। विद्यार्थियों को पता होनी चाहिए कि भाई उस नैक एक्रीडेशन में मैं जिस इंस्टीट्यूशन में फॉर्म भी भर रहा हूं उसकी स्तर कहां है, वो आज हम करने वाले हैं। उसकी तेजी से नया आयाम जोड़ा जा रहा है। नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रीडेशन की दायरा बढ़ाया, NBA की दायरा बढ़ाया जाता है। ये आज हमारी प्रैक्टिस बन चुकी है। कई सदस्यों ने चिंता प्रकट किया कि भाई बाहर चले जाएंगे, बाहर की यूनिवर्सिटी आएगा तो फी बढ़ जाएगा। आपको सुन के गौरव होगा अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से इस पवित्र सदन को बताना चाहूंगा, आज मेरे प्रधानमंत्री जी को विश्व के नेतृत्व फोन करते हैं, हमें IIT दो। अभी भारत की 2 IIT, प्रेस्टिजियस IIT दिल्ली, अबू धाबी में अपना कैंपस खोलने का चुक्ति हो गई है। थोड़े दिनों में वहां पढ़ाई भी शुरू हो जाएगी। कुछ दिनों हमारी IIT चेन्नई, दादा उनके खर्चे में, हमने एक पैसा नहीं खर्चा कर रहे हैं, अबू धाबी सरकार पूरा पैसा खर्चा कर रही है। अफ्रीका महादेशों को ध्यान में रखते हुए तंजानिया की जांजिबार में IIT मद्रास अपना कैंपस खोल चुका है। दादा ठीक है, मैं मान गया, चलो आगे बढ़ते हैं। दादा आगे बढ़ गया, मैं इसको क्यों आपसे उलझूं, क्यों तर्क क्यों करूं आपसे? आप नहीं, चलो इसको अध्यक्ष जी को करेक्ट करने दीजिए। दादा कुछ विषय को विद्वता मैं आप खुद जाके आए हैं, क्यों मैं क्यों उलझूं? अध्यक्ष जी मैं आपसे क्यों, दादा मेरे बड़े हैं, मान भी चुका हूं, उलझू क्यों उनसे झगड़ा करूं? वो सुधीर अधीरता की काम वो करते रहेगा उनके साथ। अध्यक्ष जी, आज भारत की इंस्टीट्यूशन केवल कई जैसे अभी कई मित्रों ने, रूडी जी थे, बाद में शायद रूडी जी हैं, और उधर से हमारे शायद अधीरदा ने भी स्वीकृति किया। हमारे राज्य में कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस आज देश के लिए गौरव ला रहा है। वहां आदिवासी बच्चों को पढ़ाने के लिए उन्होंने एक अच्छा मॉडल खड़ा किया है। भारत की प्राइवेट यूनिवर्सिटी विदेश जा रहे हैं। आज भारत की यूनिवर्सिटियों में स्टडी इन इंडिया, भारत में आके पढ़िए, भारत में आके पढ़िए, ऐसे व्यवस्था में विश्व भर की अनेक विद्यार्थी भारत आने के लिए उत्सुक है। उनको भारत हम लाएंगे पढ़ाने के लिए। भारत आएंगे, पढ़ेंगे तो भारतीयता को लेकर लौटेंगे। ये सब हमारी एम्बेसडर बनेंगे। आज भारत की शिक्षा नीति उस दिशा में काम कर रही है। अध्यक्ष जी, इसीलिए हमने, देखिए दादा बैठिए,
दादा देखिए, दुनिया बदल चुकी है। दुनिया, दादा बैठिए, दादा बैठिए ना, बैठिए। देखिए, अभी अध्यक्ष जी, जब आईआईटी खुलने के प्लान हुआ अबू धाबी में, अबू धाबी की मंत्री कुछ बच्चों को लेके आए आईआईटी दिल्ली, इस बार बूट कैंप लगाने के लिए, समर कैंप लगाने के लिए आए। मैं भी गया था उनको मिलने के लिए, स्वागत करने के लिए। वो मंत्री अपने छोटे बच्चों को, यानी 11वीं 12वीं बच्चों को क्या समझा रही है? डू यू नो व्हाट इज दिस इंस्टीट्यूशन? दिस इज आईआईटी। इफ यू वांट टू ग्लोबल सीईओ, इफ यू वांट टू सुंदर पिचाई, देन यू हैव टू स्टडी हियर। देखिए दादा, दुनिया बदल चुकी है। हम अपने जो लोग बाहर काम कर रहे हैं वो देश की ही कर रहे हैं। आज अजय बांगा अगर वर्ल्ड बैंक में अध्यक्ष करके काम करो, कहते हैं, अभी G20 में प्रधानमंत्री जी ने बुलाए तो आए थे, वो कहते हैं मैं बाहर नहीं पढ़ा हूं, मैं देसी हूं, मेड इन इंडिया हूं। मैं बाहर जाके विश्व बैंक के अध्यक्ष बन चुके हैं। अरे भारत के मूल की व्यक्ति, भारतीय मूल की व्यक्ति आज यूके की प्रधानमंत्री बन चुके हैं। ये जमाना दादा गया, थोड़ा आप आगे बढ़े। वो चिंता है दादा वो चिंता है। इसीलिए दादा इसीलिए आज भारत ने एक ऐतिहासिक निर्णय किया है। बाहर की क्वालिटेटिव विश्वविद्यालयों को, गुणात्मक विश्वविद्यालयों को भारत में आके अपना कैंपस खुलने के पहली बार हमने अनुमति देने वाले हैं। ये कानून भी हो चुका है यूजीसी की ओर से। 2 फॉरेन यूनिवर्सिटी, उलंगुंग और डिकेन, गुजरात की गिफ्ट सिटी में अपना कैंपस अगले शिक्षा वर्ष से बच्चों को पढ़ाना शुरू करेंगे। कम खर्चे में ग्लोबल स्टूडेंट की स्टडी यही भी हो सकता है। धीरे धीरे दुनिया बदल रहा है दादा, उस दिशा में भी हम लोग काम कर रहे हैं। मैं 1-2 विषय का थोड़ा विनम्रता से उत्तर देना चाहूँगा। सभी लोगों ने अच्छा चर्चा किया है और डिस्क्रिमिनेशन के बारे में अपने अपने मत लोगों ने रखा। मैं कभी एक नागरिक के नाते, संयोग से शिक्षा विभाग की मंत्री के नाते जब इस विषय का उत्तर देता हूं, अध्यक्ष जी, मैं दिल की बात कहना चाहता हूं। मैं भी भर जाता हूं, मेरे पास उसकी कोई उत्तर नहीं होता है। कभी एक सभ्य समाज में हमारी आईआईटी, आईआईएम या कोई भी यूनिवर्सिटी में पढ़ा हुआ लड़का आज की समाज में अगर किसी कारण से अपना अमूल्य जीवन उसको हराना पड़ता है, सर, उससे दुखदायक घटना किसी के लिए नहीं हो सकता है, सभ्य समाज के लिए कुछ नहीं हो सकता है। मैं उसके लिए जिम्मेदार हूं। दुनिया कोई हमको उंगली दिखाए तो मैं उसके लिए जिम्मेदार हूं। आज नागरिक, आज शिक्षा मंत्री, मैं पहले भी कहा हूं, आज इस पवित्र गृह में उसको कहता हूं, ये समाज की दायित्व है। हम सभी को उस विषय को जूझना पड़ेगा। मैं उसकी गहराई से नहीं जाना चाहूंगा। अगर रोहित वेमुला की बात कहा जाएगा, अगर आप दादा विश्व भारती की बात कहते हो, दादा मैं आपको याद दिलाऊंगा, जादवपुर यूनिवर्सिटी भी है। मैं बंगाल सरकार की व्यवस्था को भी देखा हूं, आपकी पड़ोस में है। सुदीपदा और सौगतदा दोनों की पड़ोस में जादवपुर यूनिवर्सिटी है। क्या आप और हम सहमत हो सकते हैं? जादवपुर में जो हुआ अच्छा हुआ, क्या उसमें हम राजनीति करेंगे? मैं तो नहीं करने वाला। इसलिए सारा विषय को हमें स्वीकार करना पड़ेगा। किसी भी कैंपस में सरकार किसी की भी हो, कोई भी बच्चा का जीवन जाता है, हम सभ्य समाज के लोग इसके लिए जिम्मेवार है। मैं जिम्मेवार हूं। मैं उसको मुंह छुपाने वाला व्यक्ति नहीं हूं। मेरे नेता की संस्कार ये नहीं है। हम उसको समस्या को जड़ तक जाके समझने वाले लोग हैं। इसीलिए सारे रचना बनाई गई है, ये कोशिश है। और शिक्षा ऐसा एक विषय है, इसको निरंतर प्रयास करने से आज कोई जाति उति की कई प्रकार की रचना की जाती है। मैंने तो आज शिक्षा की एक स्टैटिस्टिक दिया जिसमें हमारी कार्यकाल में SC, ST, OBC, वंचित वर्ग के लोगों की पढ़ाई की पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है। आज तो देश में 4 ही जाति है, 4 जाति है। गरीब है वो एक जाति है, किसान एक जाति है, महिला एक जाति है, युवा एक जाति है। विकसित भारत के लिए 4 जातियों की शिक्षा आज की समका सारक का सेंट्रल यूनिवर्सिटी की निवेदन लेके हम आए हैं। इस पवित्र गृह अनुमोदन करेगा। आज हम भारत को 2047 तक एक विश्व की ताकतवर देश बनाएंगे।
इसी संकल्पना के साथ सभी की समर्थन चाहता हूं। धन्यवाद। प्रश्न है कि विधेयक पर विचार करने हेतु प्रस्ताव। प्रश्न है कि विधेयक पर विचार किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ। विधेयक पर विचार करने हेतु प्रस्ताव को स्वीकृत किया गया। अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी। श्री आलोक कुमार सुमन, संशोधन संख्या 1। Sir, I am moving the amendment. Amendment number 1, sir, in page 1, line 8, the word body corporate should be substituted by the words run by the central government. प्रश्न ये है कि श्री आलोक कुमार सुमन द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 1 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्ष में संशोधन अस्वीकृत हुआ। श्री सौगत राय जी, संशोधन संख्या 2। नोट में श्री आलोक कुमार सुमन, संशोधन संख्या 3 से 5। Sir, amendment number 3 in page 1, line 11, after the words avenues of, please insert and scholarship. And प्रश्न ये है कि आलोक कुमार सुमन द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 2 से 5 को स्वीकृत किया जाए। 3 से 5। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्ष में संशोधन अस्वीकृत हुआ। श्रीमती सुमन लता अमरीश, संशोधन संख्या 6। श्री एम के राघवन, संशोधन संख्या 7। श्री अब्दुल खलीक, संशोधन संख्या 8। श्री अधीर रंजन चौधरी जी, संशोधन संख्या 13। सर, मुर्शिदाबाद जिला में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को पैसा दिया करो, मर रहे हैं और कुछ नहीं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कैंपस बने हैं मुर्शिदाबाद जिला में, उसको पैसा दिया करो और कुछ नहीं चाहते। नो मूविंग, मूव कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं सर। नहीं, ठीक है सर, यही हम मांग कर रहे हैं सर। श्री डीन कुरियाकोस, संशोधन संख्या 14। प्रश्न है कि श्री डीन कुरियाकोस द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 14 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्ष में संशोधन अस्वीकृत हुआ। प्रश्न है कि श्री ईबी डन द्वारा प्रस्तुत श्री ईबी डन, संशोधन संख्या 17। प्रश्न है कि खंड 2 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में खंड 2 विधेयक का अंग बना। श्री अब्दुल खालिक जी, संशोधन संख्या 9। श्रीमती सुमन लता अमरीश, श्री एम के राघवन, श्री एन के प्रेमचंद्र, संशोधन संख्या 12। Sir, I am moving the amendment. This is amendment to establish a central marine university in the any of the coastal state. That is my amendment. Sir, प्रश्न ये कि श्री एन के प्रेमचंद्र द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 12 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य के पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए। मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्ष में संशोधन अस्वीकृत हुआ। श्री डीन कुरियाकोस, संशोधन संख्या 15। प्रश्न है कि श्री डीन कुरियाकोस द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 15 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य के पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए। मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्ष में संशोधन अस्वीकृत हुआ। श्री अधीर रंजन चौधरी जी, संशोधन संख्या 16। सर भाई वही मांग है मेरा सर, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी मुर्शिदाबाद कैंपस को पैसा दिया करो। श्री ईबीडन जी, संशोधन संख्या 18।
प्रश्न है कि खंड 3 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य के पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में खंड 3 विधेयक का अंग बना। प्रश्न ये है कि खंड 1 अधिनियम सूत्र विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में खंड 1 अधिनियम सूत्र विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने। मंत्री जी अब प्रस्ताव करें कि विधेयक को पारित किया जाए। अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 में संशोधन करने के लिए विधेयक को पारित किए जाने की अनुरोध करता हूं। प्रश्न है कि विधेयक को पारित किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, विधेयक पारित हुआ। सभा की कार्रवाई शुक्रवार दिनांक 8 दिसंबर 2023 को प्राप्त 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। Rajya Sabha Chairman Jagdeep Dhankar has reconstituted the panel of vice chairpersons with 50% women parliamentarians. Many parliamentarians have been nominated for the first time. I have to inform honorable members that the panel of vice chairpersons has been reconstituted with effect from 4 December 2023 with the following honorable members: Shrimati Fulo Devi Netam, Shrimati S. Fognan Konyak, Shrimati Darshana Singh, Dr. Sonal Man Singh, Dr. Sasmit Patra, Shri V. Vijay Sai Reddy, Shri Sukhendu Sekhar Rai, and Shri Kartikesh Sharma. All the nominated members have expressed gratitude to Chairman Dhankar for the opportunity. इतना बड़ा मौका देने के लिए मैं माननीय सभापति जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूं और बहुत आभार प्रकट करती हूं कि उन्होंने एक महिला को ये सम्मान और अवसर प्रदान किया है और ये मौका दिया है, तो निश्चित तौर पे
इस काम को मैं अच्छी तरीके से करूँगी। This is my last year of the term, and I'm looking forward to understanding a little more on the other side, sitting on the other side. And I suppose to be seated in that grand seat, that chair, would definitely mean something in my entire career, not only of as a MP, in my life. देखिए, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जो मेरे को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है। निश्चित तौर पर इस जिम्मेदारी को बेखूबी से निभाने का पूरा कोशिश करूँगी। I'm very grateful to the chairman for giving me this opportunity. It's a big responsibility. I would like to thank the honorable chairman for giving me this opportunity, and I think it's fantastic that youngsters like myself who have been in the parliament for a little more than a year have got opportunities to understand the system and also be a part of the system. It's a very big responsibility, and I intend on taking it very seriously as well. So my basic priority will be that the House should function in a manner that it's supposed to. And it took me almost a year to make my maiden speech. I hope that doesn't happen to the others because of the disruptions by the opposition party. I think the main mandate of all members of parliament when they are elected by people is that they put out their opinion and voice their opinion of people who they represent. And it's extremely important to give them a chance to speak. I think that will be my main priority, that people should get an opportunity to voice their opinion. I'm profusely thankful to the Vice President of India and Chairman Rajya Sabha for nominating me as a panel of Vice Chairmen. I will discharge my responsibility as per the rules, regulations, and with utmost care and integrity. I'm extremely grateful to Honorable Chairman Rajya Sabha Shri Jagdeep Dhankar ji, because his dynamism, his leadership and his mentorship has always been a blessing for me. And in that sense, Honorable Chairman has always looked out and especially promoted and encouraged young parliamentarians like me. And in 2022, when he came to office initially, at the first time, he immediately had appointed me to the panel of Vice Chairman. And thereafter, there were two the members from my party who were also appointed to the panel of Vice Chairman. And today, by reappointing me, I'm deeply grateful to Honorable Chairman Shri Jagdeep Dhankar ji. According to the rules, the chairman shall, from time to time, nominate from amongst the members of the council a panel of vice chairmen, any one of whom may preside over the council in the absence of the chairman and the deputy chairman, when so requested by the chairman, or in his absence by the deputy chairman. Namaskar. Welcome to the Gateway of Transformation, where pixels have the path to progress and connectivity becomes a catalyst for change. Join us on a riveting journey where we will talk about the government's flagship program, Digital India Revolution. Launched on July 1st, 2015 by Prime Minister Narendra Modi, this ambitious program aims to transform India into a knowledge-based economy and a digitally empowered society. Venture with us into the realm of digital services, access, inclusion and empowerment, all aimed at bridging the digital divide. Amidst the diverse landscapes of India, a silent revolution is unfolding. Prime Minister Narendra Modi's vision of a digitally empowered nation has given rise to an extraordinary journey. Welcome to Prime Minister Narendra Modi's Digital India Revolution. Launched on July 1st, 2015, the Digital India program stands as a testament to the transformative power of technology. Its ripple effects have reached every corner of the nation, leaving no one untouched by the winds of change. एक कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ भारत के भविष्य को
बदलने का एक खाका खींचा है और जिस बारीकी से सारी योजना की रचना की है, मुझे विश्वास है कि करोड़ों देशवासी जिन सपनों को संजो रहे हैं, वे सपने साकार होके रहेंगे। In the heart of rural India, the echoes of change resonate through the Pradhan Mantri Gramin Digital Saksharta Abhiyan, the world's largest digital literacy program. Over 6.1 crore citizens in rural areas have been empowered, their lives forever altered as they step into the realm of digital literacy. Imagine a world where physical presence is no longer a barrier to accessing essential services. Jeevan Praman has shattered this barrier, generating over 7.18 crore digital life certificates and ushering in a new era of efficiency and convenience for our pensioners. कुछ लोग समझते हैं कि ये सिर्फ सरकारी एक योजना है, लेकिन डिजिटल इंडिया सिर्फ एक नाम नहीं है, ये देश के विकास का बहुत बड़ा विजन है। इस विजन का लक्ष्य है उस टेक्नोलॉजी को आम लोगों तक पहुंचाना जो लोगों के लिए काम करे और लोगों के साथ जुड़कर काम करे। The beating heart of the Digital India revolution lies in the success of public digital platforms Aadhaar, UPI, DigiLocker, Umang, Jeevan Praman and others. These platforms are not just tools, they are enablers of ease of living, transforming the lives of ordinary citizens across the nation. The initiatives born from this revolution embody the spirit of minimum government, maximum governance. As a result, India stands at the cusp of international recognition for its groundbreaking contributions to the digital world. हमारी अप्रोच टुकड़ों टुकड़ों में नहीं होनी चाहिए, बल्कि होलिस्टिक होनी चाहिए। डिजिटल इंडिया की सफलता के लिए जरूरी था कि वो इस सेक्टर के सभी आयामों को एक साथ कवर करें। Witness the birth of India Stack Global, a platform designed to showcase India's digital prowess to the world. A digital atlas featuring 12 key projects including Aadhaar, UPI, CoWIN and more, available in all UN languages. It's not just a portal, it's an invitation to the world to partake in the advancements of the world's largest democracy. The Digital India initiative was launched in 2015, laying the foundation for a comprehensive overhaul of our digital ecosystem. Let's explore the major initiatives that have not only shaped but revolutionized India's digital landscape over the past 9 years. In the span of these 9 years, the internet subscription has surged by 150% in both rural and urban areas. Today, India stands as the world's largest connected democracy with over 80 crore people accessing the internet. Digital transactions have soared from 127 crore